हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सर ये क्वेश्चन मत पूछो इस टाइम पे। मुझे पता है कि तुम लोगों के माइंड में बहुत कुछ चल रहा होगा कि सर बहुत डर लग रहा है। सबसे बड़ा डर तो ये लग रहा है कि हम कर तो सब कुछ रहे हैं लेकिन कुछ याद रहेगा नहीं रहेगा, याद हो भी रहा है या नहीं हो रहा। और अगर कोई नया क्वेश्चन एकदम से दिख जाए तो फिर तो सर एक बारी के लिए ऐसा लगता है कि हमें कुछ नहीं आता। ये सारे डर मैं वो बोल रहा हूँ जो मेरे को लगे थे मेरे टाइम पे, ठीक है। तो तुम कुछ अलग नहीं हो, ठीक है। अगर मैं आज इस पोजीशन पे बैठा हूं कि मेरे आगे टाइटल लगा है, मेरे आगे इतना प्यारा सा एक सीए लगा हुआ है, तो ट्रस्ट मी दैट डे इज नॉट सो फार कि आप लोगों के नाम के आगे भी वो डेफिनेटली टाइटल लगने वाला है। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट बी पॉजिटिव एंड जस्ट कीप गोइंग। दैट्स द टू थिंग्स राइट नाउ यू कैन डू विच इज इन योर लिमिट्स। अगर तुम इसके ऊपर जाके ओवर थिंकिंग में चले जाते हो या खुद को इवेल्युएट करने लगते हो या जज करने लगोगे, ओनली यू गोना डू इज गोना वेस्ट योर टाइम, वेरी वेरी क्रूशियल टाइम जो तुम वेस्ट कर दोगे। तो इस टाइम पे रिजल्ट की परवाह नहीं करनी। इस टाइम पे परवाह करनी है कि मैं मेहनत उतने मन से करूं, उतने दिल से करूं कि बस मेरी मेहनत अच्छी लगे मुझे, और मुझे ये लगे कि मैंने लास्ट टाइम्स पे जब मैंने पढ़ा था, जो मैंने रिवीजन करी थी, वो जितना मेरे पास था मैंने सब लगा के रिवीजन करी। आई वॉज ऑल इन। दैट्स द ओनली प्रॉमिस आई नीड फ्रॉम यू ऑल कि तुम मुझे अभी करोगे इस वीडियो के अंदर, और ट्राई करना कमेंट में लिखना कि सर आई एम ऑल इन फॉर द जनवरी 26 एग्जाम्स। उसके बाद जो भी रिजल्ट होगा देखा जाएगा। अगर तुम इस अप्रोच से चलोगे तो ट्रस्ट में रिजल्ट भी उतना ही अच्छा होगा जितनी तुम्हारी इस टाइम की मेहनत अच्छी होगी। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। अब मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं, मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूं कि बहुत सारे मैसेजेस को मैं पढ़ने के बाद फाइनली मुझे लगा कि ये तो बहुत ही कॉमन सा एरिया आ रहा है कि सर कैरो करवा दो, कैरो करवा दो। यही नहीं पता क्वेश्चन कैसा आएगा, क्वेश्चंस भी ज्यादा नहीं है। हाँ, डेफिनेटली नहीं है। तो मैंने कुछ ना कुछ क्वेश्चंस को लिया है जिसके लिए मैं अराउंड तुम्हारे को 10-12 क्वेश्चन, जिसमें थोड़ा सा कुछ हाई लेवल के क्वेश्चंस भी हैं जो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग टू कम इन योर एग्जाम्स, बट एक आधा क्वेश्चन मैं वैसा भी करवा दूंगा ताकि तुम लोगों को ये लगे कि इससे ऊपर तो नहीं आ सकता। तो हम एक विंडो को कैप कर देंगे कि दिस इज द मैक्सिमम लेवल आई सी कैन रीच इन योर एग्जाम, ठीक है। तो उससे तुम्हारे को क्या लग जाएगा कि तुम्हें पता लग जाएगा कि ठीक है सर, अब हम थोड़े से कॉन्फिडेंट हैं अगर हमने इस लेवल के क्वेश्चंस कर लिए। और बेसिक लेवल के क्वेश्चंस तुम लोग को आएंगे जिसके अंदर एप्लीकेबिलिटी पूछता है। देखो, दो लेवल होते हैं कैरो के। पहला एप्लीकेबिलिटी जानना कि कैरो की रिपोर्टिंग के हिसाब से क्लॉजेस की एप्लीकेबिलिटी क्या है, और वो जो क्लॉज जो बोलता है उसको हिसाब से केस स्टडी पे लगा के बताना कि ये जो क्लॉज ने बोला ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा, और नहीं हो रहा तो क्या करना पड़ेगा क्लॉज के लिए। लेकिन अगर मैं इससे ऊपर जाऊं, फाइनल्स लेवल की बात करूं, तो कैरो के अंदर फिर आ जाता है कि ऑडिट का प्रोसीजर क्या रहेगा जब उसे कैरो के अंदर कुछ ऐसा मिलता है जो कैरो के हिसाब से नहीं होता। तो वहां पे वो उस क्वेश्चन को थोड़ा दूसरी तरफ क्या करता है, ड्रैग करता है, और ऑडिटर से ऑडिटर का प्रोसीजर जानना चाहता है उस पर्टिकुलर एजर्शन या आइटम के बारे में। तो कहीं ना कहीं उसमें बहुत ज्यादा शेड्यूल 3 मिक्स करना पड़ता है हमें। हमारे को स्टैंडर्ड्स, अगर कोई मान लो गोइंग कंसर्न वाला क्लॉज आ गया तो उसके स्टैंडर्ड के बेसिस पे उसका ऑडिट प्रोसीजर बताना पड़ता है, या इन्वेंटरी के बेसिस पे ऐसे 501 लगाना पड़ता है। तो दैट इज अ क्लबिंग ऑफ इंटरलिंकिंग ऑफ स्टैंडर्ड्स प्लस कैरो प्लस हमारी जो कंपनीज एक्ट की रेगुलेशंस है, उन सब को मिक्स करके कहीं ना कहीं हमारे पास क्या आता है, फिर आंसर बनता है। और ये हमारा फाइनल का लेवल हो जाता है जो तुम बाद में सीखोगे, ठीक है। तो तुम्हें अभी क्या आएगा, कैरो पता है, उसके अंदर क्या लिखा है पता है, ये क्वेश्चन के ऊपर लगा के बताओ कुछ भी ऐसा है जो ब्रीच हो रहा है तो लिख दो ब्रीच होगा, कैरो में रिपोर्ट होगा या कैरो में रिपोर्ट नहीं होगा, सिंपल। हाँ, कभी कभी तुम्हारे को थोड़ा सा एक्सटेंडेड एंगल करने के लिए क्या आ जाता है, जैसे अगर हम पढ़ेंगे अभी जो हमारा फिक्स एसेट वाला पॉइंट आएगा उसमें वो बताता है कि हमें एक थोड़ी बहुत डिटेल्स देनी पड़ती हैं। वो डिटेल्स तुमसे मैक्सिमम मेरे को एक्सपेक्टेशन है कि वहां तक पूछेगा कि मान लो टाइटल डीड्स की डिटेल है, अगर किसी लैंडर की डिटेल्स आपने देनी है, लैंडर वाइज डिटेल्स, तो आप लैंडर वाइज डिटेल्स उनको प्रोवाइड कर दो कि ये लैंडर है जी, इतने का सामान, इतने का फिक्स एसेट है, इतना थर्ड पार्टी के पास है ये। तो वो बेसिकली जो उसने डिटेल्स के कॉलम्स दिए हैं, 2-3 के अंदर ही वो लगते हैं, तो आपको वो थोड़े बहुत पता होने चाहिए। दैट्स द मैक्सिमम लेवल जो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। ये तुम्हारे एग्जाम का स्कोप है इंटर लेवल पे। क्या बात क्लियर है मेरी? क्लियर है सर। सर अब पॉइंट आता है दूसरा वाला जो तुम लोगों को परेशान करता है, वो ये है सर, ये याद नहीं होता। देखो, याद करना थोड़ा सा मुश्किल तो है। क्यों? क्योंकि क्लॉजेस बहुत सारे हैं, तो इतने सारे 21 क्लॉजेस को कहीं ना कहीं अगर हम सम अप करना चाहें और ऐसे टर्म्स में कुछ ऐसा कोई टेक्निक बनाना चाहें या कोई तुक्का लगाना चाहें तो बहुत मुश्किल है, ठीक है। लेकिन यूजुअली क्या होता है, जब आप इसको बार बार रीड करते हो ना तो यूजुअली याद हो जाते हैं। मुझे तो याद है कि मैंने ऐसी कोई पर्टिकुलर टेक्निक तो नहीं रखी थी, मतलब मुझे ऐसे भी याद होता है। सिक्स मुझे पता है कॉस्ट रिकॉर्ड होता है ऊपर नीचे का, मैं उसके हिसाब से कहीं ना कहीं बना लेता था। तो ऐसे था, पर मेरे टाइम पे 2016 था, चलो 2020 आ गया, ज्यादा बड़ा उसमें भी चेंज नहीं आया है, ठीक है। तो सिंपल सी कहानी है। तो अब मैंने इसको क्या करा है, जो मैं स्टोरी अच्छी लगती है मुझे, जो मैं खुद पढ़ना चाहता हूं, जो मुझे मजा आता है, वो होता है कि मैंने इन 4 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करा। सर कैसे? अब आपको ये याद रखना है, देखो ये यही एक तरीका नहीं है, यू हैव योर ओन वे, जस्ट यू हैव टू रिमेंबर कि कौन से वाले क्लॉज किससे रिलेटेड है। इतना पता है तो हमारा पर्पस सॉल्व है, सिंपल सी बात है। अगर तुम्हें नहीं पता है, तुम्हारे पास कोई स्टोरी नहीं है, तो तुम ये वाली स्टोरी ले सकते हो, ठीक है जी। क्लियर है? हाँ जी सर, बताओ।
तो मैंने क्या करा, मैंने पहले 5 क्लॉजेस को एक पॉइंट में डाला, क्या, फिक्स्ड इन्वेंटरीज गिव्स लोन्स एंड डिपॉजिट्स। तो मैं तो पहले यहां से पढ़ना शुरू करता हूं, मेरे को बस मैंने एक लाइन याद रखनी है पहले वाली, पहले क्या, कि फिक्स्ड इन्वेंटरीज क्या करती हैं, गिव करती हैं लोन्स एंड डिपॉजिट्स को। इससे मेरे पहले 5 क्लॉजेस क्या हो जाते हैं, कवर हो जाते हैं। पहला हमारा आएगा फिक्स एसेट के ऊपर, दूसरा हमारा आएगा इन्वेंटरीज के ऊपर, तीसरा हमारा आएगा गिव लोन्स, मतलब कहीं ना कहीं मैं लोन्स को क्या कर रहा हूं, बाहर दे रहा हूं। फिर उसके बाद एक लोन्स के ऊपर एक पर्टिकुलर पॉइंट है जो मेरा चौथा आता है, और 5वें नंबर पे आता है डिपॉजिट। 5वें नंबर से मैं वॉल्ट से याद रखता था, 5 इज VAULT फॉर मी इज 5 से मैं वॉल्ट मतलब डिपॉजिट होता है, जैसे मर्जी याद रख लो, मतलब दैट्स वन ऑफ द वे। तो मैं ऐसे याद रखता हूं, लेकिन इस लाइन से आपको ये पांचों पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। यहां पे ध्यान रखना है बस थोड़ा सा, गिव लोन्स के अंदर 2 पॉइंट्स कवर हो रहे हैं, 3B और 4B, एंड 3 इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्लॉज फॉर CA इंटर। ठीक है, अगर मैं यहां से बात करूं तो मेरे को ऐसा लगता है कि फिक्स इन्वेंटरी शुड बी योर नंबर 1 विच इज इंपॉर्टेंट क्लॉज, देन नंबर 3 शुड बी योर इंपॉर्टेंट क्लॉज, देन नंबर 5 शुड बी योर इंपॉर्टेंट क्लॉज। 4 को मैं ज्यादा नहीं करता कंसीडर। इन्वेंटरीज के ऊपर इतना कुछ है पूछने को, तो कैरो में उसको पूछना ऐसा हो सकता है कि हाँ पहले सब पूछ लिया हो, तो इस बार इन्वेंटरी कैरो में टारगेट होगी, विच इज द लीस्ट चांस। 501 में पूछ सकते हो। उसके बाद हमारे पास ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इन्वेंटरी आ सकता है, तो वहां भी है, और ऐसे ही फिक्स एसेट का भी है, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि इंपॉर्टेंट इज, और जो हमारा ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हमारा चैप्टर नंबर 5 है, उसमें जो PPE के बारे में कहानी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू कैरो। तो इस वजह से यूजुअली लोन्स वाले एरियाज यहां पे टारगेट हो सकते हैं। क्लियर है? ठीक है सर, मैं ये नहीं कह रहा हूं कुछ और इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट गिविंग यू कि कौन सा इंपॉर्टेंट किस तरीके से सोचा जा सकता है। ठीक है जी, चलें आगे। यस सर, चलो। तो पहले इतना ही पढ़ेंगे, सिर्फ आगे पढ़ के आते हैं, पहले ये 5 पॉइंट क्लियर करके आते हैं, फिर वापस आएंगे स्टोरी के ऊपर। तो सर अब इसके अंदर आता है सर सबसे पहला क्वेश्चन जो पिछली बार आया भी था पेपर के अंदर, क्या सर, यूजुअली आपको सिंपल ही आता है, तो एप्लीकेबिलिटी बता दो कैरो की। सर एप्लीकेबिलिटी क्या होती है कैरो की? तो बेसिकली सिंपल सी बात है, ये एडिशनल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट ऑर्डर होता है, ये एडिशनल रिपोर्टिंग है। ऑडिटर इसके बिना ऑडिट रिपोर्ट देता है, बिल्कुल देता है, उसके साथ में एडिशनली कैरो की रिपोर्ट लगाता है वो, विच इज इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द कंसल्टेशन विद द ICAI एक्ट सेक्शन 143(11) ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। अगर तुम लोग मेरे बच्चे हो, अगर तुम लोग मेरे वाले बच्चे हो, मुझे पता है वो तो तुम्हें फिर भी नहीं याद होगा, लेकिन अगर तुमने मेरे नोट से पढ़ा है और तुम्हें मेरे 700 की सीरीज याद है, तो उसमें बता दो क्या हमने ऐसी कुछ बात करी थी कैरो की वहां पे, कि कहीं ना कहीं वहां पे आएगा या नहीं आएगा। सर कुछ नहीं याद हमारे को, इतना याद रहता तो बात ही क्या थी। अगर आप मेरे 700 के नोट्स में जाते हैं, तो 700 का ये मेरे 700 के नोट्स हैं, ठीक है। जब आप इसमें जाओगे तो इसमें जाने के बाद जब हमने यहां पे हमने बात करी थी ना अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, उसके अंदर हमारा एक सेक्शन होता है रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। इसमें वो 2 तरह की बातें करने को कहता है, ये है नंबर 1। इसमें वो कहता है एज रिक्वायर्ड बाय द कंपनीज ऑडिटर रिपोर्ट्स ऑर्डर, पहले 16 2020 हो गया, इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट 143(11) में। तो यहां पे ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट के साथ में कैरो की रिपोर्टिंग को ऐड करके अपनी उस फाइल में क्लब करके क्या करना पड़ता है, सबमिट करना पड़ता है, जिसमें क्लॉजेस जो कैरो के हिसाब से जो चीजें गलत हुई हैं वो भी क्लियर हो जाती हैं, कि ये कैरो के हिसाब से इन्होंने सही तरीके से रिपोर्ट नहीं करा, कंपनी मतलब बेसिकली डिस्क्लोजर्स जो हैं वो सही तरीके से नहीं करे, ये कैरो भी बताता है और शेड्यूल 3 भी बताता है। तो शेड्यूल 3 आइटम्स के बेसिस पे बताता है, कैरो और सारे एरियाज में भी बता देता है। और दूसरा 143(3) में हमारे A to J तक पॉइंट्स है, जिसमें हमने बात करी थी वो कहीं ना कहीं कौन से वाले याद है, वो जो हमने फाइनेंशियल कंट्रोल्स की बात करी थी कहीं ना कहीं, कि उसके ऊपर कि वो कहीं सही तरीके से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है उनका या नहीं हो रहा है। तो एक वो वाला पॉइंट भी आता है, आई वाला पॉइंट है इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स वाला, तो उसकी वाली कहानी भी हमें एक बार हम पढ़ते हैं, पर वो है हमारा लॉ वाला सेक्शन। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि ये 2 बातें भी हमें क्या करनी पड़ती हैं, रिपोर्ट में देनी पड़ती हैं, दैट वी हैव टू रिमेंबर कि ये यहाँ पे आता है, ताकि आपको क्लैरिटी रहे ये जाता कहाँ है। तो ये ऑडिट रिपोर्ट में यहाँ पे आके ऐड हो जाता है। ठीक है, तो ये मैंने कर दिया तैयार कि आपको पता चल गया ये कहां से जाके कहां जा रहा है, ये 143(11) अब कहां लेके जाएगा, ऑडिट रिपोर्ट में लेके जाएगा। ठीक है जी, तो इसमें वो कहता है सिंपल सी बात है, ये किसके ऊपर लगता है सर, एवरी कंपनी के ऊपर लगता है। पहले तो कभी भी गलती मत करना ये लिख के कि पर्टिकुलर किसी कंपनी पे लगता नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर इज कि हर किसी कंपनी पे लगता है, इंक्लूडिंग अगर कोई फॉरेन कंपनी भी होती है जिसे हम 242 के अंदर डिफाइन करते हैं, उन कंपनीज को भी इंक्लूड किया जाता है, इवन फॉरेन पे भी एप्लीकेबल है। ठीक है ना। हाउएवर द ऑर्डर स्पेसिफिकली एग्जम्प्ट, लेकिन ऑर्डर है जो स्पेसिफिकली कुछ कंपनीज को एग्जम्प्ट करता है, जिसके ऊपर नहीं लगेगा अगर वो कंडीशंस को वो सेटिस्फाई करके रखे, या फिर वो उस रेगुलेशन एक्ट के अंदर आती हैं तो चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। ठीक है जी, तो कौन सी होगी सर, बैंकिंग कंपनी होगी। बैंकिंग कंपनी के ऊपर नहीं लगता क्योंकि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट इसको गवर्न करता है, तो इसके ऊपर हम लोग अपना कैरो नहीं लगाएंगे, बैंकिंग का कुछ होगा तो लग जाएगा। ऐसे ही इंश्योरेंस को भी हमने स्कोप से बाहर रखा हुआ है। फिर उसके बाद आता है हमारा सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनीज कौन सी होती है हमारी, जो सेक्शन 8 NPOs वाली,
नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, उनको भी अपने बाहर रखा हुआ है क्योंकि उनकी रेगुलेशंस कहीं ना कहीं अलग तरीके से देखी जाती हैं, कैरो से नहीं देखी जाती। फिर उसके बाद हमारा आ गया सर 1% कंपनी और स्मॉल कंपनी। 1% के साथ ही स्मॉल जुड़ जाता है क्योंकि 1% अपने आप में कौन सी कंपनी होगी, स्मॉल कंपनी होगी। तो 1% कंपनी जो 262 में आती है और स्मॉल कंपनी जो 285 में आती है, ये भी हमारे किसके अंदर नहीं आती, स्कोप के अंदर नहीं आती। जो इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, या तो पूरा क्वेश्चन आता है हमेशा कि सारी एप्लीकेबिलिटी बता दो। अब सारी एप्लीकेबिलिटी अगर आ चुका हो तो एक ही क्वेश्चन आ सकता है विच इज कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं आती। अब होता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं आती सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशंस। उसमें कुछ ना कुछ आपको समझना पड़ेगा क्यों नहीं आती, कौन सी नहीं आती और कौन सी आ सकती हैं। ये 3 पैरामीटर्स में डिवाइड कर लेना। तो हमने बोला वो वाली प्राइवेट कंपनीज जो क्या नहीं होनी चाहिए, सब्सिडरी या होल्डिंग कंपनी नहीं होनी चाहिए किसी भी पब्लिक कंपनी की। मतलब सिंपल सी बात है, प्राइवेट अगर बीच में है तो उसके ऊपर और उसके नीचे कोई भी क्या नहीं होनी चाहिए, कोई भी पब्लिक कंपनी नहीं होनी चाहिए पहले तो, क्योंकि पब्लिक कंपनी के रूल्स अलग से गवर्न होते हैं, उसके अंदर सेबी वगैरह सब कुछ आ जाएगा। हमें पब्लिक पे नहीं जाना, हमें प्राइवेट तक रिस्ट्रिक्टेड रहना है। तो अगर तो क्वेश्चन के अंदर क्लियरली पहली लाइन में लिख दिया था कि प्राइवेट कंपनी है जो कहीं ना कहीं सब्सिडरी है किसी पब्लिक कंपनी की, तो कैरो लग जाएगा। एज सिंपल एज दैट। ठीक है ना। फिर हमने कैरो को आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, फिर ये सारी कंडीशंस को भी मिलाने की जरूरत नहीं है। ये नहीं होगा तो इसका मतलब अभी भी बाहर है। फिर आगे बताओ। अब आगे बताते हैं, जिसकी पेड अप कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, मतलब पीयूसी प्लस रिजर्व एंड सरप्लस क्या होगा, नॉट मोर देन ₹1 करोड़। तो मतलब बेसिकली इसके अंदर टर्म्स कौन कौन सी है, 1, 1 और 10 है, ऐसे याद रख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर उसका पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस का मिला के 1 करोड़ या उससे कम होगा, नॉट मोर देन, ठीक है ना, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, उससे जितना हो सकता है। तो लेस देन और इक्वल्स टू की कहानी आती है यहाँ पे। तो मतलब लेस देन और इक्वल्स टू क्या हो सकता है, 1 करोड़ होगा तो एज ऑन द बैलेंस शीट डेट। तो पेड अप कैपिटल आप हमेशा 31 मार्च को चेक करते हो, इसमें कोई भूलने वाली चीज नहीं है ये। ठीक है सर। एंड अब एक बार जो लास्ट टाइम हुआ वो क्या हुआ, लास्ट टाइम एक बच्चे ने मुझे आंसर भी शेयर किया एंड उसने क्या किया था, उसने तीनों कंडीशन सही लिखी प्राइवेट कंपनी के केस में। लेकिन क्या हुआ, उसने प्राइवेट कंपनी के केस में एंड नहीं लिखा, उसने तीनों कंडीशंस को अलग अलग बता दिया। और अलग अलग से लगता है कि ये कंडीशन अगर पहले लग गई या फिर बाद में इनमें से कोई एक लगेगी, नहीं, इसको आपको पर्टिकुलर ऑर्डर में ही करना है। अगर यही होगा तो खत्म ही हो जाएगी। मतलब अगर मैं पेड अप कैपिटल चेक करने निकला और वही मुझे 1 करोड़ से ज्यादा मिल गई तो अपने आप कैरो लग जाएगा। मुझे बोरिंग्स देखने की जरूरत ही नहीं है, मुझे टर्नओवर देखने की जरूरत ही नहीं है। इसीलिए यहाँ पे एंड आया कि आपको ऑर्डर वाइज ऑर्डर चलना है जब तक इसकी एग्जम्पशन क्या नहीं होती, ब्रीच नहीं होती। ब्रीच हो गई तो वहीं खत्म, वहीं पे कैरो लगा दो। तीनों चेक करना जरूरी नहीं है साथ में। क्या बात क्लियर है? इसलिए क्या कंपलसरी है लिखना, एंड। ठीक है सर। और फिर आता है सर टोटल बोरिंग्स। टोटल बोरिंग्स भी हमारी क्या नहीं होनी चाहिए, 1 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 1, 1। लेकिन इसमें कंडीशन क्या आती है कि जब भी आप बोरिंग्स को चेक करते हो तो कंपनी क्या करने लगी, कंपनी कहेगी अच्छा बोरिंग्स की बात करी है, ये भी बैलेंस शीट डेट पे ही होगा, तो हम क्या करेंगे, लोन पूरे साल चलाएंगे और एकदम से क्या करेंगे, जितना भी 1 करोड़ से ऊपर होगा उतना 29 मार्च को पैसा वापस कर देंगे, रीपेमेंट कर देंगे, ताकि 31 को हमारी बुक में दिखेगा ही नहीं 1 करोड़ से ऊपर, और फिर 1 अप्रैल को वापस ले लेंगे उतना पैसा। तो इस तरीके से घपला हो सकता है। तो इसलिए क्या बोला कि आपने ऐसा नहीं करना है, बैलेंस शीट डेट पे मुझे तेरी फिगर चेक नहीं करनी है, ड्यूरिंग द ईयर, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। अगर तूने 1 करोड़ क्रॉस कर लिया ना तो तेरे ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। अब कंपनी क्या नहीं कर सकती, अब कंपनी लेना देना वाला रीपेमेंट वाला हिसाब नहीं कर सकती। इसलिए कंपनी को क्या करना पड़ेगा, या तो 1 करोड़ से कम रखना पड़ेगा या 1 करोड़ से ज्यादा करना पड़ेगा। तो कैरो लगेगा या नहीं लगेगा, बहुत सिंपल है। और लास्ट में क्या गया कि टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू हमेशा क्या होता है, जो पेड अप कैपिटल होता है, रेवेन्यूज हमेशा ज्यादा टर्म्स में होते हैं, रेवेन्यूज हमेशा मल्टीप्लीकेशन में माने जाते हैं। तो पेड अप कैपिटल का कुछ ना कुछ गुना ही होगा रेवेन्यू। तो वो कितना होता है, 10 टाइम्स। तो इस वाले केस में कितना है, 10 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए। और तो उतने से कम रहेगा तो कैरो नहीं लगेगा, उससे ज्यादा हो गया तो कैरो लग जाएगा। इनमें से कोई भी एक कंडीशन, एनी वन कंडीशन अगर किसी को भी क्या क्या हो गई, हिट हो गई या फिर उसके ऊपर एक्सीड हो गई, तो हमारा कैरो एप्लीकेबल हो जाता है। क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है? यस सर, क्लियर है। बहुत बढ़िया। चलिए जी, इसके ऊपर पेपर के अंदर क्वेश्चन आने के चांसेस पूरे पूरे हैं। जैसे कि 2-3 मैं तुम्हें सिनेरियोस दिखा देता हूं कैसा क्वेश्चन आ सकता है। आ जाओ मेरे साथ। इसने बोला क्या, एवोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ने बोरोड करा सम ऑफ रुपीज 110 लाख, बोरोड है, ठीक है, फ्रॉम द बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। एक चीज और याद रखना कि यहां पे जो हमने बोरिंग वाली बात करी है, विच इज कि वहां पे बोरिंग्स ना किसी भी थर्ड पार्टी से अलाउ नहीं करी है, उसको काउंट नहीं किया है। क्या चेक करते हुए, कैरो की एप्लीकेबिलिटी चेक करते हुए, क्योंकि उसके लिए अपने क्लॉजेस बने हैं। तो कैरो की एप्लीकेबिलिटी चेक करते हुए क्या बात करी है, सिर्फ और सिर्फ कि आपने जो भी बोरिंग्स करी होगी वो बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ही होगी, नॉट एनी अदर थर्ड पार्टी। कोई और नाम नहीं लिखा है। बैंक प्लस एफआई से मिलकर उसकी जो बोरिंग्स है वो 1 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है। उसके अलावा वाली कोई बोरिंग आपने ली है उसको मिला के बोरिंग्स काउंट नहीं करनी है, सिर्फ बैंक और एफआई वाली लेनी है। वो हो सकता है क्वेश्चन के अंदर आपको 3 तरह की बोरिंग्स दे दे, बोरिंग्स फ्रॉम डिबेंचर्स, बोरिंग फ्रॉम एक्स वाई जेड लिमिटेड, बोरिंग्स फ्रॉम बैंक्स, बोरिंग्स फ्रॉम एफआई। तो एफआई और बैंक सिर्फ इसको चेक करना है एप्लीकेबिलिटी के लिए, अदरवाइज आपने और कोई लेना नहीं है। क्या मेरा पॉइंट क्लियर है? यस सर।
ठीक है जी। तो इसने बोला इसने बोरिंग ली है, बैंक और एफआई से ली है, चलो जी ये कंडीशन भी फुलफिल हो गई। सब्सिक्वेंटली द कंपनी डिफॉल्टेड इन द रीपेमेंट ऑफ इट्स लोन टू द एक्सटेंट ऑफ 50%, और कहीं ना कहीं इसने बोला कि 50% तक उनसे क्या हो गया, जब उन्होंने डिफॉल्ट हो गया रीपेमेंट में, वो रीपेमेंट नहीं कर पाए पूरी, मतलब 110 लाख लिए थे तो 55 लाख के आसपास ही उन्होंने दिया होगा वापस। द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी कंटेंट दैट इट्स बीइंग अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द कैरो इज नॉट एप्लीकेबल। वो कह रहे हैं हम तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है भाई, हम पे तो कैरो लगता ही नहीं है, पहली लाइन में तो यही लिखा है। हमने कहा बिल्कुल सही बात कह रहे हो आप। You are required to state the list of the companies to which Caro is not applicable and whether it is applicable to evolution or not। तो आपने पहले इसने पूरा क्वेश्चन पूछ लिया, तो पहले आप एप्लीकेबिलिटी में क्या लिख के आओगे कि कैरो क्या हमें करनी पड़ती है, एक क्या है एडिशनल रिपोर्टिंग ऑर्डर। एडिशनल वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एडिशनल रिपोर्टिंग ऑर्डर है जिसको कौन इशू करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करता है। कंसल्टेशन किसके साथ, आईसीआई के साथ। अंडर कौन सा सेक्शन है, 143(11)। अगर आपने कभी भी चीज को अच्छे तरीके से सीखना हो तो उसका बेस फॉर्मेट बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। ये लाइन वेरी इंपॉर्टेंट है एनीवेयर यू राइट अबाउट द कैरो। ऐसा नहीं है कि सर ये क्यों ही लिखनी है, कैरो में किसके बिना नंबर मिलेंगे कटेंगे, इसका रेलेवेंस ही नहीं है। ये पता होना ही आपका कॉन्फिडेंस दिखाता है कहीं ना कहीं आंसर के अंदर, ठीक है। तो लिखेंगे कि कैरो क्या है, एक एडिशनल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द आईसीएआई, और वो कौन से सेक्शन में आता है, कंपनीज एक्ट के 143(11) के अंदर आता है। फिर लिखेंगे ये एवरी कंपनी को लगता है, जिसको नहीं लगता उसके लिए एक स्पेसिफिक ऑर्डर है, जिसमें हमने सारी की बारी बात कर ली जो अब तक हम करते आए हैं। ये पूरी कहानी आप एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद हम बात करते हैं इन द गिवन केस। इसमें वो कह रहे हैं आउटस्टैंडिंग कितना हो गया, 110 लाख का हो गया। क्या 110 लाख 1 करोड़ से ऊपर होता है? बिल्कुल सर, 1.1 सीआर होता है वो। तो ये देखो क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए वो आपको ये टर्म देगा लैक्स में, करोड़ में नहीं देगा, क्योंकि पता है करोड़ तो आपको पता ही है, तो इसलिए लैक्स में आएगा। तो प्लीज अच्छे से, ठीक है ना, वहां पे ऐसी सिली मिस्टेक नहीं करनी है। तो बैंक से तो इस वजह से एक्सीड कर रहा है वो लिमिट को, और कहीं ना कहीं हमारे लिए क्या हो जाएगा, एप्लीकेबल हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस हैं दोबारा से पेपर में। क्या मेरी बात क्लियर है? क्लियर है सर, चलो। फिर वो कह रहा है मैंने पेड अप कैपिटल मेरी 135 लाख है कंपनी की। कंपनी ने बोरो कर रखी है कितने, 15 लाख ईच फ्रॉम द बैंक एंड एफआई, मतलब 15-15 उन्होंने 30 लाख रुपए ले रखे हैं, मतलब ये 30 लाख हो जाएंगे। ये भी गलती मत करना, वहां पे ईच वगैरह वाले वर्ड से बच्चा पढ़ता ही नहीं है जल्दी जल्दी में। बैंक्स ई फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट इंडिपेंडेंटली, ईच है, ठीक है। ईच का मतलब है दोनों से ले रखे होंगे, तो ये 30 लाख बनेंगे, ठीक है। तो 30 लाख बन रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है सर। उसके बाद टर्नओवर कितनी है, नेट ऑफ एक्साइज 50 लाख रुपए की नेट ऑफ एक्साइज है जो अलग अकाउंट में पड़ी है, और रुपीज 475 लाख की हमारी टर्नओवर है। तो ये भी अगर मोटा मोटा करूं तो 4.75 सीआर ही बनती है। विल द कंपनीज एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। कहीं ना कहीं 135 लाख क्या है, 1 करोड़ से हमारी ज्यादा हो गई है, तो 1.35 करोड़ हो गई है पेड अप कैपिटल, वो नहीं होनी चाहिए थी, इस वजह से कैरो इसके ऊपर भी एप्लीकेबल हो जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? यस सर। चलिए जी, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। Tata Private Limited has an aggregate outstanding loan of rupees 20 lakhs from banks and 30 lakhs from the financial institutions, जिसमें उन्होंने डिफॉल्ट कर दिया रीपेमेंट में 50% तक की। तो 20 और 30 मिला के कितना होता है, टोटल 50 लाख का लोन है। 1 करोड़ से मेरा कम है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दैट इज बिंग द कंपनी बिंग द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, बहुत बढ़िया। ऑर्डर इज नॉट एप्लीकेबल, वो कह रहे हैं हमारे ऊपर तो ऑर्डर एप्लीकेबल होगा ही नहीं। यू आर रिक्वायर्ड टू सिट द लिस्ट ऑफ द कंपनी, पूरी कहानी बता दें क्या इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। नहीं सर, 1 करोड़ से कम है, 50 लाख रुपए की है, 1 करोड़ से कम रहेगा तो बिल्कुल एप्लीकेबल नहीं होता, तो नॉट एप्लीकेबल की कैटेगरी में चला जाएगा। आपने यही आंसर करना होता है। क्या इतनी बात क्लियर है? क्लियर है। ऐसे क्वेश्चन आपको केस स्टडी वाइज आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं। डन, डन सर। चलो जी, आ जाओ आगे। लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक जिसमें हमारे आते हैं क्लॉजेस। चलो सर, हमने क्लॉजेस के लिए पहली लाइन क्या पढ़ी थी सर, फिक्स्ड इन्वेंटरीज गिव्स लोन्स एंड डिपॉजिट। तो पहले आते हैं फिक्स्ड के ऊपर। अब फिक्स्ड में क्या कह रहा है, ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, अगर आपके पास नहीं है तो प्लीज आप मैसेज कर देना मेरे को। ग्रुप में नहीं हो तो ग्रुप में ऐड हो जाना, मैं लिंक डाल दूंगा ग्रुप का डिस्क्रिप्शन के अंदर। वरना आप ये वाले नोट्स मेरे को, मेरा पर्सनल जो नंबर है वो आपके पास नहीं है तो वो ले लो, 9034518458, आप इस पे व्हाट्सएप कर दीजिए, इसके नोट्स आपको पहुंच जाएंगे। क्या बात क्लियर है? क्लियर है, चलो। तो सर अब पहले देखो मैंने क्या करा हुआ है, मैंने क्लॉजेस को एक साथ लाइन में नहीं लिखा हुआ। ये तब है जब मैं इसको कंसेप्ट को पूरे तरीके से क्लास में एक्सप्लेन करके पढ़ाता हूँ, ये उसके हिसाब से मैंने बनाया कि कैसे लिंक किया जाता है इनको आपस में। अभी हमारे पास उतना टाइम नहीं है तो हम क्लॉज बाय क्लॉज को समझने की ट्राई करेंगे। ये नोट से आपको कहीं ना कहीं ये देख सकते हो कि मैंने ऊपर एक ने एक रेफरल रखा है जिसके बेसिस पे आप इनको क्लबिंग भी कर सकते हो। फिजिकल वेरिफिकेशन में 2 क्लॉज आते हैं, 1 और 2, ये इसी के साथ जुड़े हैं, बाकी इसमें एडिशनल पॉइंट्स होंगे। ऐसे मैंने क्लब करा तो मेरे आपको ऑर्डर नहीं मिलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं मिलेगा, अलग अलग ऑर्डर मिलेगा, लेकिन मैं आपको करा ऑर्डर वाइज दूंगा ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए। बेसिकली हमारा पर्पस है क्लॉज को सीखना और क्लॉज में क्या लिखना है ये समझना और आंसर कैसे करना है ये देखना। क्लियर? क्लियर सर, चलो जी। तो वो कहता है क्लॉज नंबर 1, तो हमने क्या लिखना है, कौन सा वाला पैरा होता है हमारा, पैरा 3 हमारा हो जाएगा। तो हमने क्या लिखना है, कहीं ना कहीं पैरा 3 क्लॉज 1 ऑफ द कैरो 2020। सिंपल सी बात है, यहां से शुरू करना है अकॉर्डिंग टू, मैं आंसर दिखाऊंगा अभी, उसमें पता चल जाएगा। तो वो क्या कहता है फिक्स एसेट के बारे में। अब फिक्स एसेट के बारे में क्वेश्चन मिलेगा आपको, फिक्स एसेट के बारे में क्या लिखना है देख लो। तो पहले नंबर पर तो अगर बेसिक क्वेश्चन आता है तो फिक्स एसेट के बारे में सिंपल पूछे क्या क्या होता है फिक्स एसेट में, एज एन कैरो में क्या चेक करते हो, विच इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दैट टू कम। उसमें आपको सारा कुछ बताना होता है, जितना आपको पता हो ट्राई करना कि जितने एटलीस्ट
जितने भी पॉइंट्स हैं उसके बारे में हल्का फुल्का आपको पता होना चाहिए, बहुत ग्रेनुलरिटी में नहीं पता चलेगा, लेकिन अगर कोई पॉइंट पर्टिकुलर किसी पॉइंट पे आता है तो फिर उसकी पूरी कहानी आपको पता होनी चाहिए। क्लियर? तो पहले तो बोलते हैं कि भाई प्रॉपर रिकॉर्ड्स आपको क्या करने पड़ते हैं, मेंटेन करने पड़ते हैं पीपी के सच, और इसके अंदर इंटेंजिबल एसेट भी इंक्लूड होता है, तो पीपी के अंदर इंटेंजिबल भी आएगा ही आएगा। सच एज आपको फुल पर्टिकुलर्स चाहिए, पूरे के पूरे जो भी एसेट है उसके पूरे पर्टिकुलर्स आपके पास होने चाहिए, और क्वांटिटेटिव डिटेल्स, और क्या होना चाहिए, सिचुएशन होनी चाहिए कि वो कौन से सिचुएशन में है हमारा जो एसेट है, उसकी क्वांटिटेटिव डिटेल्स क्या है, वो नंबर्स में कितना है, और उसके फुल पर्टिकुलर्स आपके पास एसेट के होने चाहिए, वो कौन सा वाला एसेट है। ये सारे आपको प्रॉपर रिकॉर्ड्स होने चाहिए आपके पास इसके पीपी के, जिसके अंदर प्रॉपर बाइफर्केशन हो, ताकि हमें डेप्रिसिएशन वगैरह लगाने में सारी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। ठीक है सर। साथ में आता है कि आपको फिजिकल वेरिफिकेशन करनी पड़ती है कि रीजनेबल इंटरवल के ऊपर पीपीई की, और अगर आपको लगता है कोई भी मटेरियल डिस्क्रिपेंसीज हैं इसके अंदर, तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या उसे प्रॉपरली सही तरीके से डील किया या नहीं किया बुक्स के अंदर। अगर कर लिया तो ऑडिटर को कुछ नहीं करना है। ठीक है, यहां समझ के चलेंगे। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ निकालना नहीं है जबरदस्ती, ऑडिटर को कहना है कि भाई ऐसा होना चाहिए था, आपने किया, बहुत बढ़िया, नहीं किया तो मुझे कैरो में लिखना पड़ेगा, बात खत्म। ठीक है, तो होना है, जो किया या नहीं किया पे क्वेश्चन करना है ऑडिटर ने सिर्फ। ठीक है, तो पहला क्या आ गया हमारा, जल्दी से सर प्रॉपर रिकॉर्ड्स हमने चेक करने होते हैं पीपी के, उसके अंदर हम क्या चेक करते हैं, फुल पर्टिकुलर्स होने चाहिए, कितनी क्वांटिटी में होना चाहिए, क्या सिचुएशन है उनकी, वो चेक करनी चाहिए। फिर दूसरे नंबर में फिजिकल वेरिफिकेशन हमें कब करनी होती है, हमें सबको पता है रीजनेबल इंटरवल पे करनी होती है। अगर हमें कोई भी मटीरियल डिस्क्रिपेंसी मिलती है, वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, मटीरियल मटीरियल डिस्क्रिपेंसी नजर आ रही है, तो आपको देखना पड़ता है उसे सही तरीके से डील किया या नहीं किया, सिंपल। उसके बाद आता है हमारा वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं पेपर के अंदर, दैट इज टाइटल डीड्स। कंपनी की राइट्स एंड ऑब्लिगेशन वाला पॉइंट है जो हमारा एजर्शन में, वो यहां से आता है कि क्या जो डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो भी टाइटल डीड्स है वो डिस्क्लोज होनी चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, कि सर ये कंपनी, ये जो एसेट है वो हमारे नाम पे ही, हमें वो चेक करना होता है। एंड इन द नेम ऑफ द कंपनी के डिस्क्लोज होना चाहिए वो एसेट, डेफिनेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो एसेट दिखना चाहिए, और दिख रहा है तो वही दिखे जो आपके नाम पे होना चाहिए, वरना नहीं दिखना चाहिए, वरना उसको हमें अलग से दिखाना पड़ता है कि थर्ड पार्टी वाला एसेट है या नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली क्या कहने का मतलब है कि वो फिक्स एसेट आपकी बुक्स में दिखना चाहिए, जो फिक्स एसेट आपके नाम पे होना चाहिए, उसके आपके पास प्रॉपर रिकॉर्ड्स होने चाहिए। इफ नॉट, प्रोवाइड द डिटेल्स इन द फॉर्मेट बिलो। अगर ऐसा नहीं है, आपके नाम पे नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको अलग से दिखाना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉपर्टी, क्या प्रॉपर्टी है जो आपके नाम पे नहीं है, उसकी कैरिंग वैल्यू क्या है, हेल्ड इन द नेम ऑफ, किसके नाम पे है वो जो आपने अपने पास रख रखी है, क्या वो प्रमोटर डायरेक्टर या रिलेटिव के नाम पे है किसी की जो आपको कंपनी में पड़ी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिलेटेड पार्टी में कवर होगा। फिर पीरियड हेल्ड इंडिकेट द रेंज वेयर एप्रोप्रिएट, कितने पीरियड तक की प्रॉपर्टी कब से आपके पास है, और रीजंस फॉर नॉट बीइंग इन द नेम ऑफ द कंपनी, कोई ऐसा कोई रीजन भी हो सकता है, मान लो कोई डिस्प्यूट चल रहा हो या कोई ऐसा रीजन है पर्टिकुलर जो आपके नाम पे नहीं है, तो ठीक है, फिर आप मुझे बता दो, वो रीजन आपको क्या करना पड़ता है, अगर डिस्प्यूट भी है तो भी उसका रीजन आपको क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, प्रॉपर्टी आपकी है तो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखनी भी चाहिए, और उसका आपके पास रिकॉर्ड भी होना चाहिए, सिंपल कि ये मेरे नाम पे आपकी डीड होनी चाहिए। नहीं है, आप बोलते हो सर मेरी तो नहीं है, इसी वजह से मेरे पास रिकॉर्ड नहीं है, हमने कहा बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, तो फिर हम मेरे को डिटेल्स दे दे एक्स्ट्रा, कौन सी डिटेल्स दे दे, ये सारी डिटेल्स दे दे। ठीक है, क्योंकि मुझे जानना है कि प्रॉपर्टी किसकी है, किस वैल्यू पे है, कब से तेरे पास है, क्यों तेरे पास है। ये क्वेश्चन का आंसर कर देगा, आई एम हैप्पी। ठीक है जी। फिर उसके बाद दो पॉइंट्स आते हैं जो थोड़े से हाई लेवल पे चले जाते हैं, यूजुअली फाइनल्स में ज्यादा होने के ट्रिगर है, आपको ट्रिगर नहीं होने के चांसेस है, वेरी वेरी लेस चांसेस है, पर फिर भी पढ़ा होना चाहिए, कभी कभी खुदा ना खास्ता कोई एक चीज हो जाए तो पता हो कि रिवैल्यूएशन। वो कहता है सिंपल सी बात है, अगर पीपी यूजुअली रिवैल्यूड करी जाती है, हाँ सर करी जाती है, तो क्या कंपनी ने रिवैल्यू करी है, अगर तो रिवैल्यू करी ही नहीं है तो खत्म हो गया ये वाला पॉइंट, हाँ सर रिवैल्यू करी है तो रजिस्टर्ड वैल्यूअर ने रिवैल्यू करी होनी चाहिए। ऐसे कोई भी कंपनी का उठ के ये नहीं बोलेगा ये तो 5 लाख की नहीं है 50 लाख की, और आप मान जाओगे, रजिस्टर्ड वैल्यूअर अच्छे सारे पैरामीटर्स को चेक करके चेक करता है, अगर उसने देख लिया तो बहुत बढ़िया। स्पेसिफाई करना पड़ेगा अमाउंट ऑफ द चेंज, कितने अमाउंट से बढ़ी थी, पहले 5 लाख की थी, रजिस्टर्ड वैल्यू में बोले इसकी वैल्यू बढ़ चुकी है, 6 लाख की हो गई, तो 1 लाख से इंक्रीज हुई है, वो देखना पड़ेगा। और क्या वो चेंज 10% से या उससे ज्यादा है फॉर द एग्रीगेट नेट कैरिंग वैल्यू, ध्यान रखना सारे एसेट की बात नहीं कर रहा है, जो उसकी एग्रीगेट नेट कैरिंग वैल्यू है एसेट की, उससे क्या 10% से ज्यादा उसकी वैल्यू बढ़ा दी है रजिस्टर्ड वैल्यू ने, अगर ऐसा है तो आपको क्या करना पड़ता है, उसको स्पेसिफिकली क्या करना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा, और उसको क्या करना है, ऑडिटर को चेक करना है एज पर द कैरो कि क्या अगर 10% ज्यादा थी तो कंपनी ने पर्टिकुलरली वो रिवैल्यूएशन को सही तरीके से डिस्क्लोज करा है या नहीं करा है। तो आपका बेसिकली यहां पे चेक क्या है, डिस्क्लोजर का चेक है। तो क्या देखना है, रिवैल्यूएशन में पहले तो चेक करो रिवैल्यूएशन हुई है, लगेगा पॉइंट। अब लगेगा तो क्या रजिस्टर्ड वैल्यू से हुई है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो सिंपल लिख दो कि एक सही तरीके से नहीं करा कंपनी ने, क्योंकि रजिस्टर्ड वैल्यू से नहीं कराई, बात ही खत्म। हाँ सर रजिस्टर्ड वैल्यू से कराई है, तो आप बताओ कितने अमाउंट रजिस्टर्ड वैल्यू ने चेंज करा, और उस चेंज को आपने किससे कंपेयर करना है, नेट कैरिंग वैल्यू ऑफ द एसेट से चेंज करके देखना है क्या वो 10% ज्यादा है या कम है। कम होगा तो कुछ नहीं करना, ज्यादा होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्पेसिफिकली उसका डिस्क्लोजर दिखाना पड़ेगा कि ये 10% से ज्यादा बढ़ाई गई है। क्लियर? यस सर। उसके बाद आता है कि अगर कोई बेनामी प्रॉपर्टी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये दो में से कहीं एक जगह पे फंसता है, कौन सा, या तो यहां पे आएगा, वैसे लेस चांसेस है यहां पे आने के। ये शेड्यूल 3 जो हमारा चैप्टर नंबर 5 है, उसमें बेनामी प्रॉपर्टी वाले पॉइंट को मत छोड़ के जाना, उसके अंदर 4-5 पॉइंट है जो डिस्क्लोजर्स के लिए चाहिए होते हैं, एडिशनल रिपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन के अंदर आता है वो, उसको प्लीज पढ़ के जाना, डोंट मिस दैट पार्ट। ठीक है, उसके ऊपर क्वेश्चन आया भी है पहले आरटीपी एमटीपी अपने पेपर के अंदर, मिस नहीं करना है उसको। ठीक है,
मैं अपने पार्ट नंबर 2 में उसे कवर भी करूंगा, वहां से देख लेना चाहे। ठीक है सर। तो सिंपल सी बात बोलता है बेनामी प्रॉपर्टी अगर है तो एनी प्रोसीडिंग, तो बेसिकली से बेनामी प्रॉपर्टी है या नहीं है, ऑर्डर को जाके दिखाना, नहीं दिखाओ बेनामी प्रॉपर्टी कौन सी नहीं। अगर उस बेनामी प्रॉपर्टी है उसके ऊपर कोई प्रोसीडिंग चल रही है, मतलब कोई केस चल रहा है, एनी प्रोसीडिंग हैव बीन इनिशिएटेड और पेंडिंग अगेंस्ट द कंपनी फॉर होल्डिंग एनी बेनामी प्रॉपर्टी, मतलब बेनामी प्रॉपर्टी में कंपनी के ऊपर कोई केस चल रहा है, ऑडिटर ने सीधा ये क्वेश्चन पूछना है, वो ये नहीं पूछेगा तुम्हारे पास कोई बेनामी प्रॉपर्टी है, नहीं, क्या तुम्हारी बेनामी प्रॉपर्टी के अंदर तुम्हारे पास कोई कोई ऐसा कोई केस वगैरह चल रहा है, कोई पेंडिंग लिटिगेशन है, या फिर ऑलरेडी ऐसा कोई है जो इनिशिएट हुई है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कंपनी ने अगर ऐसा है तो कंपनी को डिस्क्लोज करके खुद ही बताना पड़ता है कि हमारे ऊपर एक क्या बेनामी का केस चल रहा है। यही जो है जो डिस्क्लोज करना पड़ता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ये डिस्क्लोजर एज पर शेड्यूल 3 जाता है, जिसकी मैं बात कर रहा हूं चैप्टर नंबर 5 के अंदर। उसके अंदर क्या क्या डिटेल्स देनी पड़ती है वो वहां पे है। यहाँ पे ऑर्डर को कोई डिटेल्स नहीं देनी, बस पूछना है क्या तुमने उसे डिस्क्लोज कर दिया, वो कहेंगे डिस्क्लोज कर दिया। तो बेसिकली ये चैप्टर नंबर 5 में आपको इसका डिस्क्लोजर मिल जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं प्रॉपर लिंक्ड कहीं ना कहीं हो जाता है। तो हाई चांसेस है अगर आपने उस और क्वेश्चन अगर ऐसा आया बेनामी प्रॉपर्टी पे कि व्हाट आर द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑडिटर, कुछ नहीं लिखा तो दोनों लिखने पड़ेंगे। पहले कैरो के अंदर ये कहानी लिखो, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होना चाहिए उसको जाके वहां से वो पूरा आंसर लिखो, तब जाके आपका एक अच्छा आंसर बनता है। ठीक है, ऐसे में आप फाइनल में पहुंच गए हो। ठीक है, समझ गए, बड़े हो रहे हो। ठीक है सर, समझ गए समझ गए। तो ये पूरी की पूरी कहानी किसकी थी सर? ये पूरी की पूरी कहानी हमारी बहुत अच्छी सी थी, जिसको हमने समझ लिया जल्दी से। फाइनेंशियल कह रहा हूं क्या, फिक्स एसेट के लिए। तो फिक्स एसेट के लिए पहला पॉइंट्स हैं जो मैंने मार्क कर रखे हैं याद रखने के लिए, प्रॉपर रिकॉर्ड्स चेक करने हैं, सारी डिटेल्स आ गई, फिजिकल वेरिफिकेशन करनी है रीजनेबल इंटरवल के ऊपर, टाइटल डीड्स कंपनी के नाम में होनी चाहिए तो ही डिस्क्लोज होनी चाहिए, नहीं है तो प्रॉपर डिस्क्लोजर बड़ा सारा फॉर्मेट में दे दो। और उसके बाद रिवैल्यूएशन चेक करेंगे, रजिस्टर्ड वैल्यूअर, और अगर है तो 10% ज्यादा नेट कैरिंग वैल्यू ऑफ द एसेट, एग्रीगेट नेट कैरिंग वैल्यू, जितनी भी एग्रीगेट नेट कैरिंग वैल्यू है उससे 10% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए रिवैल्यूएशन। और प्रोसीडिंग बेनामी प्रॉपर्टी की बेसिक सिंपल सी बात है, बेनामी प्रॉपर्टी के ऊपर कोई केस चल रहा है या पेंडिंग है तो बता दो, अगर है तो डिस्क्लोज करा है या नहीं करा है। सिंपल, क्लियर क्लियर सर। तो पहला आया था फिक्स, दूसरा आया था इन्वेंट्री। पर सर फिक्स की बात करी है तो एक क्वेश्चन भी दिखा देता हूं तुम्हें मैं। देखो ज्यादा अभी क्वेश्चन उसके ऊपर तो आपको नहीं मिलेगा, किसके ऊपर, कहीं ना कहीं बेनामी वगैरह के ऊपर, इवैल्यूएशन के ऊपर बहुत लेसी क्वेश्चन अब तक बने नहीं है, वो फ्रेम नहीं होते, होंगे भी तो फाइनल लेवल पे होंगे। तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को उतना डरने की जरूरत है। आपको पहले 3 पॉइंट्स में मेन और स्पेशली टाइटल वाला जो पॉइंट है उसके ऊपर फोकस करने की जरूरत है। द कंपनी इज इन द प्रोसेस ऑफ सेलिंग इट्स ऑफिस अलॉन्ग विद द फ्री होल्ड लैंड। कंपनी क्या कह रहा है, कंपनी इज द प्रोसेस ऑफ सेलिंग, अपना ऑफिस बेचना चाहती है, जो भी लैंड है वो भी अवेलेबल एट द चंडीगढ़ एंड इज एक्टिवली टू द लुक आउट फॉर द पोटेंशियल बायर्स। विल्स द सेम वाज परचेज्ड एट रुपीज 25 लाख इन 2008। वो क्या कहता है, वो 25 लाख का हमने खरीदा था 2008 के अंदर, जिसकी करंट मार्केट वैल्यू 250 लाख रुपए की हो चुकी है। वो अब तक मतलब कि इतना बढ़ चुका है। द प्रॉपर्टी इज पेंडिंग टू बी रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ द कंपनी, लेकिन तब से उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं कराई। वो तब से पड़ी तब ली थी, तब रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती थी। आज जब बेचने की बारी आई है तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं है हमारे पास। ये हो गया जी। ड्यू टू द प्रोसीजरल इश्यूज एसोसिएटेड विद द रजिस्ट्रेशन टू द कंपनी हैविंग अ वैलिड पोजीशन। तो कहीं ना कहीं इशू चल रहा है आरओसी के साथ, इनका जो भी चल रहा होगा रजिस्ट्रेशन वालों के साथ, वैलिड पोजीशन एंड हैज पेड इट्स परचेज कॉस्ट इन द फुल। परचेज कॉस्ट वगैरह इन्होंने बोला हमने सारी पूरी दे रखी है, फिर भी हमारे पास वैलिड पोजीशन नहीं है, हम क्या करें। द कंपनी हैज डिस्क्लोज्ड दिस अमाउंट अंडर फिक्स्ड एसेट थ्रू नो डिस्क्लोजर ऑफ द नॉन रजिस्ट्रेशन इज मेड। कंपनी ने फिक्स्ड एसेट तो दिखा रखा है, लेकिन इसके ऊपर क्या नहीं दिखा रखा कि इसका डिस्क्लोजर नहीं दे रखा कि हमारे पास इसकी रजिस्ट्रेशन नहीं है, आपके पास टाइटल डीड नहीं है। जब आपके पास किसी चीज की टाइटल डीड नहीं होती तब आप उसे डिस्क्लोज नहीं करते हो। डिस्क्लोज उसी को करना जिसके आपके पास टाइटल डीड होगी। तो क्या कंपनी यहाँ पे गलत है? बिल्कुल यहाँ पे कंपनी गलत है। तो आपको एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर आप इसे कैसे रिपोर्ट करोगे? आप सिंपल बताओगे क्लॉज 1 सी याद रहा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रहा तो कोई बात नहीं। एज पर द क्लॉज 1 ऑफ पैरा 3 ऑफ कैरो 2020, ऑडिटर को क्या करना पड़ता है, रिपोर्ट करना पड़ता है वेदर द टाइटल डीड्स। अब देखो इसने यहाँ पे प्रॉपर रिकॉर्ड्स की बात नहीं करी, फिजिकल इंटरवल की बात नहीं करी, फिजिकल वेरिफिकेशन की। तो मैंने क्या बताया, अगर किसी पर्टिकुलर रेस्पेक्ट पे क्वेश्चन है तो आपको सारा कहानी लिखने की जरूरत नहीं है वहां पे। अगर कोई पर्टिकुलर रेस्पेक्ट पे क्वेश्चन नहीं है तब आपको सारे पॉइंट्स लेके आने पड़ेंगे, एज सिंपल एज दैट। ठीक है सर। इमूवेबल प्रॉपर्टीज आर हेल्ड इन द नेम ऑफ द कंपनी, इफ नॉट आपको प्रोवाइड करनी पड़ती है डिटेल्स। इन द प्रेजेंट केस कंपनी के पास ऑफिस है, पूरी कहानी लिख देना। टाइटल डीड इज नॉट इन द नेम ऑफ द कंपनी, ये हमें बता दिया। तो रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी टाइटल डीड्स की, इमूवेबल प्रॉपर्टी की आर नॉट हेल्ड इन द नेम ऑफ द कंपनी, फॉलोइंग डिटेल्स। अब इसमें क्या है, क्या डायरेक्टर वाली कहानी में कुछ लिखेगा? नहीं, इसमें हेल्ड इन द नेम ऑफ द कंपनी ही लिखेगा, लेकिन उसमें क्या नहीं लिखेगा, उसमें उसको क्या नहीं है, लेकिन उसको क्या देना पड़ेगा, रीजन। तो ये डिस्प्यूट का रीजन नहीं देना पड़ेगा, इसे एक्चुअल रीजन देना पड़ेगा कि हमने जब लिया था उसके बाद हमारे पास क्या नहीं आई है, वैलिड पोजेशन नहीं आई है तब के बाद। तो उसे यहाँ पे वो रीजन देना पड़ता है कि किसके। तो ऐसा कहीं नहीं है, ऐसा नहीं आएगा कि प्रमोटर या किसी के नाम पे हो गएगा कि मैंने करवाई थी लेकिन वो मेरे नाम पे पोजेशन कंपनी के नाम पे आया नहीं है। डिस्क्रिप्शन दे देगा, क्रॉस वेरिंग वैल्यू दे देगा और पीरियड बता देगा 2008 से 2025 तक का। क्या क्लियर है? पूरी कहानी इस तरीके से आपको बताना है। क्या आपको यहाँ पे मेंशन करके आने पॉइंट्स? नहीं, आपको सिर्फ ये टेबल बना के आना है कि ऐसे आपको डिटेल्स देनी पड़ती हैं कंपनी को। क्लियर क्लियर सर। चलिए जी, उसके बाद एक क्वेश्चन क्या आया, एक्स लिमिटेड क्लोज इज मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन। एक्स लिमिटेड ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग के ऑपरेशन को क्लोज कर दिया। सोल्ड ऑल इट्स मैन्युफैक्चरिंग फिक्स्ड एसेट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2020। आप ईयर को कंसीडर करके चलो, जहां पे भी 20, 21, 19, 18 लिखा हुआ है आप उसको 24 या 25 लेके चलो, ताकि आपको क्वेश्चन वो लगे सिंपल कि अभी का ही है।
However, it intends continue its operation as a trading company, लेकिन वो अपना ऑपरेशन को एज अ ट्रेडिंग कंपनी एक्सटेंड करना चाहते हैं, फिक्स एसेट वो सेल करना चाहते हैं. इन द रिस्पेक्ट ऑफ द अदर फिक्स एसेट द कंपनी कैरिड आउट अ फिजिकल वेरिफिकेशन एज एट 31 मार्च 2020 एंड फाउंड अ मटीरियल डिस्क्रिपेंसी टू द ट्यून ऑफ ₹1 लाख रुपए की उनको कहीं ना कहीं मटीरियल डिस्क्रिपेंसी नजर आई है फिजिकल वेरिफिकेशन में जो कंपनी ने करी, विच वॉज रिटर्न ऑफ एंड इज डिस्क्लोज सेपरेटली इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट. उन्होंने बोला हमने इसको राइट ऑफ कर दिया और प्रॉपर तरीके से डिस्क्लोज भी कर दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कि हमने इसे पीएनएल में अंदर जाके डिस्क्लोज इसको क्या कर दिया, राइट ऑफ कर दिया है. अब देखो पीएनएल में अगर उन्होंने लिख दिया तो पीएनएल के अंदर कौन से रिजर्व में जाना चाहिए, सही रिजर्व में गया या नहीं गया, वो सारी कहानी हमारी अलग है, वो हमारी अलग चेकिंग है, वो हमारा शेड्यूल 3 में चेक होता है जाके कि इसका प्रॉफिट एंड लॉस क्या आपने इसको प्रॉपर कैपिटल रिजर्व में डाला या नहीं डाला. एंड ऑफ द डे क्या वो सारा का सारा पार्ट बनता स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ही है. तो मान के चल रहे हैं कि इसके अंदर सारे रिजर्व्स उन्होंने लिए होंगे, वो सारे रिजर्व्स आए होंगे, सब सही रिजर्व में डाला होगा. इसके ऊपर कोई इशू रेज नहीं करना है कि रिजर्व का नाम तो लिखा नहीं था, वहां पे इतनी बड़ी गलती नहीं करनी है. ठीक है, तो सिंपल है, बिल्कुल सही है जी. फिजिकल वेरिफिकेशन करनी पड़ती है रीजनेबल इंटरवल पे, और अगर मटीरियल डिस्क्रिपेंसी होती है उसको रिपोर्ट भी करना पड़ता है. कंपनी ने सोल्ड आउट करा, सब कुछ बेचने के बाद राइट ऑफ भी कर दिया, डिस्क्लोज भी कर दिया, तो कंपनी बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है. डिस्क्लोजर चाहिए होता है, डिस्क्लोजर आपने दे दिया है, सिंपल सी बात है. ठीक है, तो ये सही क्वेश्चन है, इसको गलत नहीं बनाना है पेपर में. ठीक है सर, समझ गए. चलिए जी आगे चलते हैं. आई होप आपको भी क्वेश्चंस करने का तरीका पता चल गया होगा और आप कर लोगे अब किसको, फिक्स एसेट को हैंडल. इंपॉर्टेंट कौन सा है, सिर्फ ये वाला. हद मार के बहुत कुछ हो गया तो बेनामी वाला. ठीक है, चलो जी. सर उसके बाद आता है फिजिकल वेरिफिकेशन में ही दूसरा नंबर क्लॉज, पहले फिक्स फिर दूसरा इन्वेंट्री. इन्वेंट्री में तो बिल्कुल सिंपल शुरू ही वहां से होता है. फिजिकल वेरिफिकेशन पॉइंट नंबर 2 रीजनेबल इंटरवल पे होनी चाहिए. अगर कोई भी मटीरियल डिस्क्रिपेंसी है 10% और मोर, यूजुअली यहाँ पे जो वर्ड यूज होता है ना वो डिस्क्रिपेंसी यूज होता है क्योंकि इन्होंने परसेंटेज दे दी. जब यूजुअली परसेंटेज नहीं लिखते तो मटीरियल वर्ड डाल देते ताकि उससे लगे कि वो बहुत बड़ा है, लेकिन 10% यूजुअली मटीरियल माना नहीं जाता. हो भी सकता है डिपेंड अपॉन द कंपनी का वॉल्यूम एंड साइज के ऊपर, लेकिन जो वर्ड नॉर्मल यूज होना चाहिए दैट इज डिस्क्रिपेंसी. तो एनी डिस्क्रिपेंसी ऑफ 10% और मोर इन द एग्रीगेट फॉर ईच क्लास ऑफ द इन्वेंट्री. अब ईच क्लास कौन सी होती है इन्वेंट्री की सर, क्लास ऑफ इन्वेंट्री. यहां पे आप गलती करते हो सर, क्लास ऑफ द इन्वेंट्री में रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी, फिनिश गुड्स, इस तरीके से. मतलब किसी भी एरिया के अंदर क्या हो सकता है इन्वेंटरी के अंदर, वहां पे उसका एग्रीगेट हमें लेना है ईच क्लास का, मतलब इसका एग्रीगेट, इसका एग्रीगेट, इसका एग्रीगेट. वो क्या नहीं होना चाहिए, उसके अंदर 10% से ज्यादा की डिस्क्रिपेंसी नहीं होनी चाहिए. अगर है तो आपने प्रॉपरली उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सही तरीके से डील किया या नहीं किया, ये हमें देखना पड़ता है ऑडिटर को. अदरवाइज नहीं किया होगा, उन्होंने बोला हमने तो कुछ नहीं किया, उसका डिस्क्रिपेंसी थी, तो हमें उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा. ठीक है, तो फिजिकल वेरिफिकेशन बहुत सिंपल है, रीजनेबल इंटरवल पे करना होता है. फिर उसके अंदर डिस्क्रिपेंसी चेक करनी है 10% और मोर, किसके अंदर, द एग्रीगेट ऑफ ईच क्लास ऑफ इन्वेंट्री. ऐसा नहीं है टोटल इन्वेंट्री, नहीं, हर क्लास के अंदर भी 10% हो सकता है, तो उस क्लास का 10% चेक करेंगे. अगर उसके अंदर आपको डिस्क्रिपेंसी मिलती है तो देखो सही तरीके से इन्होंने प्रॉपरली उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डील किया या नहीं किया. और फिर आता है क्या, अगर आपने क्या कर दिया है, एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर कंपनी क्या करती है, एक वर्किंग कैपिटल लोन लेती है 5 करोड़ या उससे ज्यादा का. अगर आप किसी भी सिचुएशन में, कंपनी का लेते हैं वर्किंग कैपिटल लोन, यूजुअली आपको क्या डेली उसके लिए लिया जाता है. ठीक है ना, सीए माइनस सीएल वर्किंग कैपिटल. तो कहीं ना कहीं आपको करंट अपनी वर्किंग्स को चलाने के लिए आपको लोन लेना पड़ता है. अगर ऐसा लोन आपने कंपनी ने पूरे साल के अंदर कभी भी 5 करोड़ से ज्यादा का लिया है इन एग्रीगेट फ्रॉम द बैंक और एफआई, ऐसा नहीं है बैंक से 2 ले लिया उसे 4 ले लिया तो वो अलग अलग हुआ, नहीं, मिला के 5 करोड़ से ऊपर का लिया है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, क्वार्टरली रिटर्न्स और स्टेटमेंट इन द एग्रीमेंट विद द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको क्या करनी पड़ेगी, वेदर कहीं ना कहीं आपको क्वार्टरली रिटर्न्स फाइल करनी पड़ती हैं बैंक के साथ में, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉपर आपको बैंक को क्या करना पड़ता है, क्वार्टरली रिटर्न्स में दिखाना पड़ता है. क्योंकि बैंक को चाहिए फिर आपकी वर्किंग कैपिटल का हिसाब चाहिए भाई, आपने उसके लिए लोन लिया तो फिर बैंक को ये भी देखना है कि आप उसको सही तरीके से यूज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो. एक्चुअली में जो आपने वर्किंग कैपिटल के लिए लिया उसी पर्पज के लिए यूज हो रहा है या नहीं हो रहा, तो उसके लिए वो क्या करनी पड़ती है, क्वार्टरली रिटर्न्स और स्टेटमेंट सबमिट करनी पड़ेगी बैंक को भी विद द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. आपको प्रॉपर कि आपने वो पैसे को कैसे यूटिलाइज कर रहे हो. इफ नॉट, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको फिर क्या करना पड़ता है, डिटेल्स देनी पड़ती है. तो ऑडिटर को प्रॉपर तरीके से रिपोर्ट करनी पड़ेगी कि इन्होंने लोन लिया भी है 5 करोड़ से ऊपर का भी है, लेकिन ये क्या नहीं कर रहे हैं, क्वार्टरली रिपोर्ट्स को सबमिट नहीं कर रहे हैं जो इनको करना चाहिए, जो इनकी ऑब्लिगेशन होती है. ठीक है, तो वो आपको क्या करना पड़ता है, अगर आप नहीं कर रहे हो तो आपको डिटेल्स देनी पड़ेगी. डिटेल्स में क्या आएगा, कितने का लोन लिया, किस पर्पस के लिए लिया, वो सब बता दो, वो सारी कहानी आपको फिर लिखनी पड़ेगी. ठीक है, तो मतलब मैक्सिमम डिटेल्स देनी पड़ती है. क्या ये वाला पॉइंट यहां तक क्लियर है? यस सर, ये वाला हमारा पूरा क्वेश्चन हो जाता है जो हमारा है क्लॉज नंबर 2. आ जाओ जी, क्वेश्चन भी देख लेते हैं. ऐसे मतलब इसके इसी तरीके से क्वेश्चन आता है, तीनों का आंसर एक ही बनता है. तो फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ ओनली 50% ऑफ आइटम इन द इन्वेंटरी हैज बीन कंडक्टेड बाय द कंपनी. पहली बात तो याद रखना कि हमारे को सिंपल सी बात है, जब हम पढ़ते भी हैं, जब हमने स्टैंडर्ड पढ़ते हैं 5 को, तो कहीं ना कहीं फिजिकल वेरिफिकेशन हमें हर एक साल में एक बार तो करना ही चाहिए. दैट इज अ कंप्लीट वेरिफिकेशन. तो 50%, 80%, 60% से ऑडिट नहीं होता. ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी यही फोकस करता है. द बैलेंस 50% विल बी कंडक्टेड इन द नेक्स्ट ईयर कह रहा है, तो वो कह रहा है क्या कैरो कैसे रिपोर्ट करोगे. दूसरे में उसने क्या बोला, फिजिकल वेरिफिकेशन 40% की करी, बैलेंस 60% नेक्स्ट ईयर में करने को कह रहा है, या फिर 30% की करी 70% नेक्स्ट ईयर में करने को कह रहा है. तो बेसिकली अगर उसने 100% ऑडिट ही नहीं करा है तो ये गलत है.
तो हमने सिंपल सी बात बोलनी है, क्लॉज 2 के अंदर आता है कि आपको रीजनेबल इंटरवल पे क्या करनी पड़ती है, फिजिकल वेरिफिकेशन करनी पड़ती है। फिजिकल वेरिफिकेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की होती है, जो ऑल मटेरियल आइटम्स एटलीस्ट वन इन, तो आपने ये लाइन लिखनी है, एटलीस्ट एक साल में एक बार तो करना ही पड़ता है। तो ऑडिटर को तो क्या करना पड़ता है, ऑडिटर और टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ अबाउट वेरिफिकेशन एट रीजनेबल इंटरवल, तभी ऑडिटर देखता है कि भाई फिजिकल वेरिफिकेशन उन्होंने सही तरीके से करी है या नहीं करी, और अगर नहीं करी है, 50% करी है, तो ऑडिटर कभी भी क्या नहीं कर पाएगा, प्रॉपर तरीके से उसका सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस आएंगे ही नहीं। तो सिंपल सी बात है, तो हमें इसे कैरो में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, नॉट टू बी फुलफिल्ड। तो रिक्वायरमेंट ऑफ कैरो हैज नॉट बीन फुलफिल्ड, और हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इसका इंपैक्ट हमें फाइनेंशियल रिपोर्ट में देखना पड़ेगा कि भाई अब आपने करा ही नहीं है, तो फिर किस तरीके से ऑडिट आगे प्रोसीव करना है, एंड उसके हिसाब से हमें रिपोर्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो बेसिकली सिंपल लिखना है कि प्रोसीजर ऑफ द इन्वेंट्री वेरिफिकेशन इज नॉट, तो जो प्रोसीजर लगाएगा ऑडिटर वो रीजनेबल नहीं हो सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्वेंट्री पूरी तरीके से उन्होंने फिजिकल वेरीफाई करी नहीं है। यूजुअली आपको ऑडिट प्रोसीजर पूछा नहीं जाता है, तो आपको सिर्फ कैरो वाले पॉइंट पे ध्यान रखना है, और यहां पे बताना है कैरो सही, कैरो के बेसिस पे क्या करना चाहिए, कैरो के बेसिस पे ये सही नहीं है, कहीं ना कहीं कंपनी उसको क्या करना पड़ेगा, ऑडिटर को अपनी ऑडिट रिपोर्ट में इसको रिपोर्ट करना पड़ेगा। दैट्स इट, इतना आपको लिखना जरूरी है। क्लियर? यस सर। चलो जी, आ जाओ आगे। अब चलते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पे सर, वेरी वेरी गिव फिक्स्ड इन्वेंट्री गिव्स लोन्स एंड डिपॉजिट। तो गिव लोन कहीं ना कहीं 3 और 4 क्लॉज दोनों को कवर कर देता है। ठीक है, तो ये मैंने किस में बांटा है, इसका मेन मैंने बांटा है लोन्स, कहीं ना कहीं गिवन एंड रीपेमेंट में मैंने सारे लोन्स वाले पॉइंट को क्लब कर दिया एक साथ में, तो उसमें क्लॉज नंबर 3 और क्लॉज नंबर 4 साथ में आता है। सच बताऊं तो क्लॉज नंबर 4 पहले होना चाहिए था, जो मेरे को ऐसा लगता है। ठीक है, मैं तुम्हें बताऊंगा भी, तुम्हें भी ऐसा लगेगा तो वैसे याद रख लेना, अगर तुम्हें नहीं लगेगा तो क्लॉज नंबर 3 से याद रख सकते हो। ठीक है, तो क्लॉज नंबर 3 तो सिंपल सी बात बोलता है क्या, देख लो इसको कैसे रीड करना है, अगर आप मेरे नोट से पढ़ोगे तो क्लॉज नंबर 3 के ग्रांट्स लॉन्च टू ए, यहां पे याद रखना है पॉइंट्स जो बड़े बड़े हैं वो मेन है, ए बी सी एंड डी, फिर उसके बाद ई, फिर उसके बाद एफ। ठीक है, ये पॉइंट बनते हैं। चलो जी, वो कहता है अगर किसी कंपनी ने, टू है, टू तो मतलब इस वाले केस में कंपनी लोन दे रही है, कंपनी ने ग्रांट करा लोन, लोन ग्रांट कर सकती है किसको, कंपनीज को, किसी और कंपनी को दिया, मतलब एलएलपी हो सकती है, कोई फर्म हो सकती है, या फिर अदर पार्टीज हो सकती हैं। इफ सो, ऐसा है अगर, तो आपने मतलब किसी भी कंपनी को दिया है, फर्म को दिया है, एलएलपी को दिया है, अदर पार्टी को दिया है, अगर आप कभी लोन देते हो तो आपको क्या करना पड़ता है, तो सिंपल सी बात है, एग्रीगेट अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर, कितना एग्रीगेट लोन आपने बाहर दिया है, एंड बैलेंस आउटस्टैंडिंग एट द बैलेंस शीट डेट, और कितना बैलेंस पड़ा है अभी उसका रिकवरी करने वाला है एट द बैलेंस शीट डेट, ये दो चीजें दिखानी बहुत जरूरी है। तो सिंपल सी बात है, मतलब बैलेंस शीट के अंदर बेसिकली डिस्क्लोजर की बात कर रहा है, अगर कंपनी ने कोई भी लोन बांटा हुआ है बाहर, तो कहीं ना कहीं कंपनी ने क्या होगा, कंपनी के लिए एसेट होगा, कंपनी ने, क्योंकि कंपनी ने दिया हुआ है तो कंपनी का पैसा वापस आना है, तो लोन्स एंड एडवांसेस में खड़ा होगा आपका कहीं ना कहीं। तो कंपनी ने अगर लोन दे रखा है तो उसको कंपनी ने कितना पैसा बाहर दे रखा है कंपनी, क्योंकि वो कंपनी का पैसा है, और उसको कितना आ गया और कितना आना है, ये दो चीजें हमारे को देखनी पड़ती हैं। तो कहीं ना कहीं एग्रीगेट अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर कितना दिया और बैलेंस आउटस्टैंडिंग कितना है, ये क्लियर कर दो। अब ये क्या लोन किसको दे सकती है, अदर पार्टीज के अंदर नाम है, क्या वो अपनी सब्सिडरीज वगैरह को भी दे सकती है, बिल्कुल, सब्सिडरी ज्वाइंट वेंचर, तो बेसिकली एस सब्सिडरी ज्वाइंट वेंचर एंड एसोसिएट। ठीक है ना, तो जेवी कर सकते हो, एसडीवी है, जो भी नाम बोल लो आप, जैसे मर्जी बोल लो, या फिर पार्टीज अदर देन भी हो सकती हैं इसके अंदर। ठीक है, तो पार्टीज अदर देन के अंदर मतलब रिलेटेड पार्टीज वगैरह हो सकती है, मतलब कंपनी के डायरेक्टर्स हो सकते हैं, कंपनी के एम्प्लॉय हो सकते हैं, ये लोग भी हो सकते हैं जिसको कंपनी ने लोन दिया हो। ठीक है, इसलिए मैंने क्यों बोला, मैं तुम्हें बताता हूं, क्योंकि अगर तुम फोर्थ वाला पॉइंट पढ़ोगे ना, तो वो सिंपल सी बात बोलता है, अगर कोई लोन, कोई इन्वेस्टमेंट, कोई गारंटी, कोई सिक्योरिटी कंपनी ने दी है, तो चेक करना पड़ेगा 185 186 की प्रोविजन, एंड अगर ऐसा नहीं उन्होंने प्रोविजन फॉलो कर रखी तो आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी डिटेल्स। अब अगर मैं आपको सच बताऊं तो यहां पे कहीं भी 185 186 नहीं है आपकी, क्योंकि ये कौन सा चैप्टर, ये किस में आता है सर, लॉ में आता है, चैप्टर नंबर 3 में जो डायरेक्टर वाला है हमारा, वहां पे 185 186 देखने को मिलता है आपको। तो सर सीए फाइनल के अंदर, अब उसमें सिंपल सी बात समझना तुम इतनी सी कि 185 के अंदर क्या आती है, 185 कहता है कि भाई हमारे पास ना कुछ प्रोहिबिटेड है, कुछ ना कुछ लोग हैं जो प्रोहिबिटेड है, अदरवाइज अगर कोई उनके लिए स्पेशल पावर्स है जिसमें उनको ये वाला राइट दिया गया कि आप ले लो, वहां पे डायरेक्टर्स, इंप्लॉयज वगैरह सब आ जाते हैं। तो यूजुअली परमिट नहीं है कंपनी को देने के लिए, 185 मना करते हैं ऑन द फेस ऑफ इट, लेकिन आप दे सकते हो अगर कोई स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लो या कोई पावर्स हैं जो उनके बेसिस पे, तो बेसिकली जो कंडीशन फुलफिल कर लोगे तब देना, वरना मत देना। तो ऑन द फेस ऑफ इट आप दे ही नहीं सकते हो। तो मेरे को एक बात बताओ, जब आपने वहां पे लोन में ये लिखा टू अदर पार्टीज, कहां पे ये अदर पार्टीज के बारे में बात करी, इन पार्टीज के बारे में बात करी, तो पहले पॉइंट क्या आएगा, पहले तो इनको ये चेक करना कि ये अलाउड है भी है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ भी है कंपनी ने, वो कंडीशन फुलफिल हुई, अगर हुई होंगी तभी तो नेक्स्ट स्टेप आना चाहिए ना कि हाँ लोन दे सकते हो या नहीं दे सकते हो। सिंपल सी बात है कि नहीं है। तो मेरे को ऐसा लगता है ऑलवेज दैट दिस शुड बी रिमेंबर्ड एज पहले, फोर्थ नंबर पहले याद आएगा तो आपको क्लैरिटी मिलेगी। पहले क्या चेक करना होता है, पहले देखना होता है कि पावर में है भी ये कंपनी की लोन देना नहीं देना, उसके लिए दो सेक्शन याद रखेंगे, 185 186। 185 में वो लोग जिनको मना है देना लेकिन दे सकते हो अगर कुछ कंडीशंस को फुलफिल कर लो, बस इतना याद रखो, पूरा 185 नहीं आपको याद रखना। तो आपको फिर अगर हाँ जी फुलफिल कर लिए कंडीशन, फिर देखो कि कंपनी ने दिया तो बहुत बढ़िया, दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, और बता दो एग्रीगेट में कितना दिया और आउटस्टैंडिंग कितना है। और फिर 186
विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फाइनल्स एज वेल। फाइनल में बच्चे इसके ऊपर तो क्वेश्चन आता है पेपर में पूरा पूरा। उसके अंदर आता है कि उसके अंदर एक फॉर्मूला है, उसके अंदर एक फॉर्मूला है जो एक लिमिट डिसाइड करता है कि किस लिमिट तक का लोन दिया जा सकता है। उसके अंदर ऐसे आता है कि 60% आपको पेड अप कैपिटल प्लस हमारे जो जनरल रिजर्व्स हैं, ठीक है, जितने भी हमारे उन सबको ऐड करके प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट भी लेते हैं हम इसके अंदर, मुझे याद है सर, आपको तो याद होएगा ही, ऐसे मत बोलो यार, मैं भी भूल जाता हूँ, ठीक है ना। तो हमारा पीयूसी प्लस हमारा जो भी जनरल रिजर्व आता है प्लस हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट आता है, इतने का, और मेरी तरफ से 100% ऑफ द जनरल रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम। आई माइट बी मिस्टेकिंग, ठीक है, हो सकता है, थोड़ा टाइम हो गया याद करे हुए, लेकिन ये जितना मुझे याद है 99% यही है। तो इतनी लिमिट तक का ही आप लोन पास कर सकते हो, ऐसा 186 बोलता है। अब आपने जो ऊपर लोन पास किया उसमें कोई लिमिट नहीं लिखी हुई है, तो पहले आप इस लिमिट को चेक करेंगे, फिर आप चेक करेंगे कि उतना ही लोन दिया गया ना। हाँ, अगर उतना लोन दिया गया तो कोई बात नहीं, फिर क्लॉज नंबर 3 में आगे बढ़ जाओ। तो क्या पॉइंट क्लियर है? ठीक है सर। तो जब भी लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी सिक्योरिटी की बात आती है तो 185 186 पहले पिक्चर में आता है, ये चेक करने के लिए कि आपके पास उतना ऑथराइजेशन है भी या नहीं है। तो ये किसके लिए स्टैंडर्ड है? ऑथोराइज हो भी हो या नहीं हो। अगर ऑथोराइज ही नहीं हो तो यही खत्म हो जाएगा, 3 क्लॉज लगाने की तो बात ही छोड़ दो। ठीक है सर। अब आते हैं 4 पास हो गया, मान के चलते हैं 4 पास हो गया है। अगर 4 नहीं पास होता तो वहां पे बोला डिटेल्स दे दो जी, अपने लोगों की दे दीजिए हमने। अब आता है 3 क्लॉज। 3 क्लॉज में सिंपल सी बात बोलता है, अगर आप देना चाहते हो, किसको दे सकते हो? किसी भी कंपनी को, किसी भी फर्म को, किसी भी एलएलपी को, किसी भी अदर पार्टी को दे दो। अगर दिया है तो बता दो एग्रीगेट अमाउंट कितना और आउटस्टैंडिंग बैलेंस 31 मार्च को कितना बचा आपकी बुक्स में है। ये आप इसके अंदर कौन कौन इंक्लूड होते हैं? कोई भी सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर और कोई भी एसोसिएट भी आ सकता है। अदर देन ये लोग भी आ सकते हैं, मतलब कोई भी डायरेक्टर और आपका रिलेटिव्स भी आ सकता है। ठीक है, ये तो हो गया पूरा का पूरा एक पॉइंट ए पूरा यहां से यहां तक है। ये तो हो गया ए हमारा। फिर आता है बी। बी क्या कहता है कि जो भी टर्म्स पे आप लोन दे रहे हो वो कंपनी के हक में होनी चाहिए, प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी नहीं होना चाहिए। मतलब कंपनी को कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा हो, अपने फेवर दे रहे हो किसी डायरेक्टर को, ऐसा नहीं करने का। उतना देना ठीक है, थोड़ा बहुत प्लस माइनस आप रेट में दे रहे हो, ऐसा हो सकता है, लेकिन प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। है तो फिर डिटेल देनी पड़ेगी आपको उसकी। ठीक है जी। उसके बाद सी क्या आता है? अब दे तो चुके हो आप, अब देने के बाद लेने की बात आ गई। तो लेने की बात में क्या कहता है कि पहले तो रीपेमेंट का शेड्यूल हर किसी के लिए तैयार होना चाहिए कि किसको दिया, उसे कैसे पैसे वापस लेने वाले हो, वेदर द रिसीट्स आर रेगुलर, और रेगुलरली पैसा वापस आना चाहिए। ये भी एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि रेगुलरली वापस आ रहा है। वो कहेंगे जी रेगुलरली की क्या बात कर रहे हो, एक तो पैसा ऐसा है जो 90 डेज से ऊपर से वापस ही नहीं आया। तो अगर कोई भी अमाउंट 90 दिन से ऊपर आपके पास वापस नहीं आई है तो रीजनेबल स्टेप्स लेने पड़ते हैं कंपनी को उसे रिकवर करने के। बैठे नहीं रहना है चुपचाप, ठीक है ना। आपको जाके आपको क्या करना पड़ेगा? रिकवरी के लिए क्या लेने पड़ेंगे? स्टेप्स लेने पड़ेंगे आपको। उसके कोई भी तरीके हो सकते हैं, वो हम लॉ में पढ़ते हैं। तो ठीक है, सिंपल सी कहानी क्या है कि आपको स्टेप्स लेने पड़ते हैं, किसके लिए? आपको उसकी रिकवरी करने के लिए। तो ये तो पहले 4 पॉइंट आपको याद रखने। पहले किसी भी कंपनी को, किसी भी फर्म को, किसी भी अदर पार्टी को दे सकते हो बिल्कुल, जिस भी टर्म्स पे दोगे वो प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी नहीं होनी चाहिए। फिर तीसरा नंबर पे रीपेमेंट जो होनी चाहिए वो शेड्यूल तैयार होना चाहिए, और उसके हिसाब से रीपेमेंट क्या होनी चाहिए? आनी चाहिए रेगुलर बेसिस पे। और अगर नहीं आ रही है रेगुलर बेसिस पे तो चेक करो क्या 90 डेज से ऊपर हो गए नहीं आई हुई को। अगर हो गए हैं तो आपको उसकी डिटेल्स आपको बताना पड़ेगा, क्या रीजनेबल स्टेप्स लिए हैं आपने उसको रिकवर करने के लिए। ठीक है, यहां तक क्लियर है? यस सर। ये तो आता है बेसिक वाला जितना होता है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा एक्सटेंसिव जाता है जो मुझे लगता है जहां पे पेपर में आपके पास नहीं आना चाहिए, बट फिर पेपर देख लेते हैं। अगर आपने कोई लोन दिया किसी डायरेक्टर को या इंप्लॉयज को, जब अदर पार्टीज पढ़ा और उसको ये बोला तू रख ले यार, तू रख ले, कोई बात नहीं, जब होगा ना, जब तेरे पास होगा दे दियो। जैसे हम कभी कभी किसी दोस्त यार को लोन देते हो ना, बोलते हैं अरे यार जब होगा तब देख लियो। अगर आप कभी ऐसा लोन देते हो, ये छोटी यारी दोस्ती में तो चलता है, कंपनी लेवल्स पे नहीं चलता है। अगर आप ऐसा देते हो इसका मतलब होता है कि आपने रीपेमेंट की कोई डेट वगैरह, कोई शेड्यूल वगैरह सेट नहीं करा। मतलब रीपेमेंट ऑन डिमांड है कि अब रीपेबल है, डिमांड पे रीपेबल है, जब होगा तब। तो इफ सो तो आपको बताना पड़ता है, या तो ये वाला केस, दोनों केस इकट्ठे ही पढ़ लेते हैं। अगर तो आपने रीपेबल, आपका जो लोन है वो रीपेबल ऑन डिमांड है कि डिमांड पे जब वापस मांगेंगे तब देना पड़ेगा, या फिर कोई भी ऐसा लोन है फॉल ड्यू, रिन्यूड, एक्सटेंडेड और सेटल्ड, या फिर ऐसा कोई लोन है जो या तो ड्यू पड़ा है या फिर रिन्यू कर दिया है आपने, या फिर वो कहीं ना कहीं सेटल हो गया है, या फिर आपने उसको एक्सटेंड कर दिया है जो उसका पीरियड था। अगर ऐसा कुछ भी आप चेंज करते हो, बेसिकली सिंपल सी बात है लोन की टर्म्स में चेंज करना। अगर आप लोन की टर्म्स में कोई भी चेंज कर रहे हो, उसे एक्सटेंड कर रहे हो, या उसे जल्दी सेटल कर दिया है, या वो एक्चुअली में सेटल हो गया है, तो उन दोनों केसेस के अंदर आपको दो चीजें बतानी पड़ती हैं। क्या? एग्रीगेट अमाउंट कितना है उनका, एंड वो परसेंटेज कितना है टोटल लोन्स का कंपनी के। तो कंपनी का जितना भी टोटल लोन है उसका कितना परसेंटेज ऐसा है जो लोन किसी बाहर वाले बंदे के पास है, जो या तो रिपेबल डिमांड पे बैठा है या फिर आपने उसको एक्सटेंड वगैरह कर दिया। तो बेसिकली मैं सिंपल सी बात है, ये कौन है? जब ये किसमें जाएगा? ऑडिट रिपोर्ट में जाएगा। ऑडिट रिपोर्ट को पढ़ने वाले कौन है? की इन्वेस्टर्स। तो की इन्वेस्टर्स को वो इन्फॉर्मेशन देके ये पता चलेगा यार 100 में से कहीं ना कहीं 20% तो कंपनी ने ऐसा पैसा बाहर दे रखा है जिसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, ये पैसा आएगा भी नहीं आएगा, डिमांड पे रिपेबल है।
एक्सटेंड करे जा रही है, इस बार एक्सटेंड करे, हो सकता है अगली बार भी करते, तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ये देखने में कि कंपनी अपने लोन्स के साथ, अपने पैसे के साथ करती क्या है। तो कहीं ना कहीं ये चीज आपको क्या करनी पड़ती है, इसके लिए यहाँ पे डालनी पड़ती है कि कितने परसेंटेज ऑफ एग्रीगेट लोन्स आपने ऐसा कुछ है जो बाहर कर रखा है, ताकि पता चले कितना सिक्योर्ड है और कितना अनसिक्योर्ड। तो ये अनसिक्योर्ड कैटेगरी में चला जाएगा। यही हमारी कहानी है जानने की। क्या पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? आई होप मैंने को जस्टिफाई किया हो पूरे एग्जाम्पल को। तो ये पूरा का पूरा आता है। अब इसके ऊपर एक बहुत ही भारी भड़कम सा क्वेश्चन तुम्हें दिखा देता हूं, तुम्हारे पेपर में नहीं आएगा, लेकिन इस क्वेश्चन को करने से बेनिफिट क्या होता है, इस क्वेश्चन के बाद इस वाले पूरे के पूरे क्लॉज के अंदर कुछ नहीं बचता जो आपको समझ नहीं आता, इसलिए मुझे क्वेश्चन बहुत पसंद है। आ जाओ जी। वो क्या कह रहा है, एक ब्राउन एंटरप्राइज लिमिटेड करके है, एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। देखो जी, पब्लिक कंपनी डाल दिया, अनलिस्टेड तो मतलब प्राइवेट कंपनी, कंपनी वाले तो सारे कहानी पूरे कर दिए, कैरो लगेगा जी। हैज ग्रांटेड लोन्स टू टू ऑफ इट सब्सिडरीज, इसने पहले तो लोन ग्रांट किया, ग्रांट लोन टू, समझ आ गया कौन सा क्लॉज लग रहा है यहीं पे हमारा, कहीं ना कहीं क्लॉज नंबर हमारा 3 लगेगा। क्लियर है यहां तक? यस सर, ठीक है जी। चलो, टू सब्सिडरी को दिया है, स्टूड एज अ गारंटर फॉर द लोन्स टेकन बाय द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, कहीं ना कहीं वो क्या हुआ, एज अ गारंटर ऑफ द लोन्स भी खड़ा हो गया, किसके लिए, हमारी एलएलपी के लिए। और उसने इन्वेस्टमेंट भी करी है किसी स्टार्टअप कंपनी में ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 24-25 में। मतलब भाई साहब इसने बहुत कुछ कर दिया क्वेश्चन के अंदर। क्या लोन भी दिया इसने अपनी सब्सिडरी को, गारंटर भी खड़ा है अपनी एलएलपी के लिए जो उन्होंने लोन लिया है, और कहीं ना कहीं साथ में इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है किसी स्टार्टअप के अंदर। ठीक है जी। द कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोज द फॉलोइंग, उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या दिख रहा है, लोन प्रोवाइडेड 10 करोड़ का सब्सिडरी ए को, 6 करोड़ आउटस्टैंडिंग है एज ऑफ 31 मार्च 25। तो हमारे को, हमने जो पहले पढ़ा था, हमने यही बात करी थी ना कि उन्होंने कितना लोन दिया एग्रीगेट बता दो, और उसके बाद कितना आउटस्टैंडिंग है ये बता दो। तो कहीं ना कहीं 10 करोड़ का दिया, 6 करोड़ का खड़ा है, सही सा लग रहा है। रुपीज 5 करोड़ टू द सब्सिडरी बी फुल्ली रीपेड ड्यूरिंग द ईयर, 5 करोड़ रुपए ने सब्सिडरी को बी को दिए जो फुल्ली रीपेड हो गए ड्यूरिंग द ईयर, मतलब पहला पूरा का पूरा पैसा वापस भी आ गया है। ₹3 करोड़ लोन टू यूआरएन कंपनी, पार्टनरशिप फॉर्म, एक पार्टनरशिप फॉर्म है कोई यूआरएन कंपनी, 3 लोन को दिया है विद ₹1.5 करोड़ ओवर ड्यू फॉर 120 डेज। कौन से वाले डेज से हमें ज्यादा देखने होते हैं, 90 डेज से ज्यादा है तो मुझे उसकी डिटेल्स चाहिए होंगी, 120 दिन से ज्यादा हो गया। यूआर कंपनी इज नॉट अ रिलेटेड पार्टी, मतलब ये कोई अदर कंपनी वगैरह नहीं है जो रिलेटेड पार्टी वगैरह हो, मतलब 185 186 वाली कहानी नहीं है इसकी, नॉर्मल वाली कहानी कहना चाह रहा है, ये रिलेटेड नहीं है। चलो जी, ये तो इसने पूरी लोन की कहानी बता दी हमारे को, बहुत बढ़िया। फिर वो कहता है हमने गारंटी भी दी थी, मैंने कहा हाँ मुझे याद है ऊपर, गारंटी प्रोवाइडेड टू माइलस्टोन एलएलपी फॉर ₹7 करोड़ लोन अवेल्ड फ्रॉम अ बैंक आउटस्टैंडिंग इन फुल, मतलब पूरा का पूरा लोन अभी खड़ा है, 7 करोड़ रुपए इनकी किसी एलएलपी ने उठाए थे, उसके अलावा ये भाई साहब गारंटर बने हुए हैं उसके कि अगर इसने नहीं दिए तो मैं दूंगा, ऐसा बोल के। ठीक है जी। थर्ड, इन्वेस्टमेंट इन्हें करी है 4 करोड़ की इन द केडी स्टार्टअप, एक 4 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट इन्होंने केडी स्टार्टअप के अंदर भी करी है। ये पैसा कंपनी से बाहर गया है, कंपनी का पैसा है, आना वापस चाहिए था, कि बता दो क्या करोगे। वो कह रहा है एडिशनल इन्फॉर्मेशन फॉर द ओवरड्यू लोन, जो ब्राउन हमारी है, एज इनिशिएटेड लीगल प्रोसीडिंग्स फॉर रिकवरी बट नो सेटलमेंट हैज बीन अचीव्ड। उन्होंने कहीं ना कहीं जो नहीं आया पैसा उसके लिए लीगल प्रोसीडिंग करी है। क्या याद है आपको क्या बोला जाता है, स्टेप लेना, अगर आपके पास रिकवरी नहीं हुई है 90 दिन से ज्यादा, तो क्या ये स्टेप इन्होंने लिया? यस सर। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको देना चाह रहा है, स्टेप टेकन जी, हमने तो लिया जी अपने तरीके से, पर अभी कोई सेटलमेंट नहीं हुई है, हमने अपने तरीके से स्टेप ले लिया है। ठीक है जी। ऑल लोन्स एंड गारंटीज हैव बीन डॉक्यूमेंटेड विद टर्म्स एंड कंडीशन, सारे के सारे लोन्स वगैरह के पास इनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है और टर्म्स एंड कंडीशंस जो भी उसमें है सब कुछ लिखी हुई है कि नहीं? एक मजेदार फुल फ्लैट सा क्वेश्चन, मतलब ऐसा पढ़ के लगता है अरे क्या मजेदार क्वेश्चन है। आपको नहीं आएगा, पर आपको जरूरी नहीं है सारा ना आए, सिर्फ लोन आ जाए, सिर्फ गारंटी आ जाए, गारंटी प्लस इन्वेस्टमेंट आ जाए, ऐसा जरूर हो सकता है। ठीक है, ठीक है सर। तो हमें सर सिंपल से हमने बात बोली, कुछ नहीं है, बिल्कुल बेसिक आंसर है। हमने बात क्या बोले, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स आएंगी क्लॉज 3 के अंदर, कैरो 2020 के अंदर। लोन्स एंड एडवांसेस प्रोवाइडेड, जो भी लोन्स एंड एडवांसेस हमने दिए, क्या करना पड़ता है, रिपोर्ट द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ लोन्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर और टू द सब्सिडरीज। तो हमें एग्रीगेट अमाउंट ऑफ लोन निकालना पड़ेगा। यहाँ पे इसने 10 करोड़ का एक को दिया, यहाँ पे इसने 5 करोड़ का एक को दिया। ठीक है, तो एग्रीगेट लोन्स ऑफ द सब्सिडरीज को इसने 15 करोड़ रुपए दिए अपनी सब्सिडरी ए सब्सिडरी बी, एक इसने अपना किसी पार्टनरशिप फॉर्म को दिया, वो हमारी सब्सिडरी नहीं है अभी के लिए। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, सब्सिडरीज को कितना दिया, 15 करोड़ रुपए का, अदर पार्टीज को दिया 3 करोड़ रुपए का। क्लियरली बाइफरकेट करके दिखाएंगे, क्योंकि हमने वहां पे पढ़ा था 2SGAV, या तो सब्सिडरी ज्वाइंट वेंचर और एसोसिएट को दिया हो, या फिर अदर को दिया हो, अदर देन वो। तो हमने दोनों को क्लियर कर दिया, एसजीवी को कितना दिया है और अदर को। इसके अंदर अगर वो एसोसिएट बोलता तो क्लब कर देते, अगर इसके अंदर वो ज्वाइंट वेंचर बोलता तो क्लब कर देते, अदर देन किसी को बोलेगा तो अदर में रखेंगे उसको। क्या क्लियर है इतना? यस सर। तो 15:3 हमने अलग से दिखा दिया, ये पॉइंट डन, डन सर। फिर आता है आउटस्टैंडिंग बैलेंस बताना पड़ता है क्या? बिल्कुल सर, याद है तुम्हारे को जो मैंने क्लॉज पढ़ा के आया हूं? बिल्कुल सर याद है हमारे को, हमें आउटस्टैंडिंग बैलेंस बताना पड़ता है और एग्रीगेट बताना पड़ता है। बिल्कुल, एग्रीगेट बता दिया, आउटस्टैंडिंग बैलेंस। सब्सिडरी का 6 करोड़ का है जी, सब्सिडरी बिल निल है, पूरा रिकवर हो गया पैसा। यूईआर का पूरा 1.5 करोड़ रुपए का, जो 120 दिन से खड़ा है हमारा पैसा। हमने क्लियरली आपको आउटस्टैंडिंग भी बता दी 31 मार्च को। क्या यहां तक कुछ भी मुश्किल था? इस आंसर को लिखने के दो पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। पहला, आप चाहो तो पहले पूरी की पूरी कहानी लिख के आ सकते हो, पूरा का पूरा क्लॉज एक्सप्लेन भी कर सकते हो, विच इज ऑल्सो गुड।
ठीक है, यहाँ पे इसने जो आंसर दिया उसमें इसने क्लॉज नहीं लिखा। क्यों मैं बताऊंगा, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन है और अगर ये 4 मार्क्स का है, 5 मार्क्स का आया, तो इसका अपने आप में आंसर ही इतना बड़ा बनता है कि मुझे 5 मार्क्स की जितनी टाइम लगना चाहिए वो इसी में लग जाएगा, और मैं उसके अंदर पूरा का पूरा क्लॉज भी लिखूं, दैट डजंट मेक एनी सेंस टू मी। तो मैं तो ना लिखता, मैं तो ऐसे ही आंसर लिखता, लेकिन हाँ उसको मैं गलत नहीं बोलूंगा। अगर आप चाहो तो अपना ब्रीफ में क्लॉज एक्सप्लेन कर सकते हो, पर आपको अगर आप क्लॉज एक्सप्लेन करेंगे देन ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू राइट एवरी पॉइंट विच इज रिक्वायर्ड ओवर हियर, जो लग रहा है। ठीक है, वरना नहीं। अगर कोई सब्सिडरी वगैरह के लिए लोन वगैरह वो जो पॉइंट है नीचे वाले नहीं लग रहे तो ना लिखो, लेकिन जितना लग रहा है उतना लिखना पड़ेगा। अगर लिखना है, नहीं लिखना तो नहीं लिखना। ठीक है, ध्यान रखना। फिर आता है सर गारंटी एंड सिक्योरिटी की, डिस्क्लोज द गारंटी ऑफ ₹7 crore प्रोवाइड टू माइलस्टोन एंड कंफर्म वेदर इट वाज प्रेजुडिशियल टू द कंपनीज इंटरेस्ट। तो क्या हमने गारंटी वगैरह आपने दे रखी है तो देखो, बस ध्यान रखना कि वो कंपनी के प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट में नहीं होनी चाहिए। यही हमें क्या करना है, बताना, डिस्क्लोज करके चलना है कि हाँ जी हमने क्या कर रखी है, 7 करोड़ की गारंटी दे रखी है, एंड हम कंफर्म कर रहे हैं कंपनी के कोई भी क्या नहीं है, प्रेजुडिशियल नहीं है, कोई भी इंटरेस्ट कंपनी का खतरे में नहीं आएगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर तो इन्वेस्टमेंट मेड, रिपोर्ट 4 करोड़ इक्विटी इन्वेस्टमेंट एंड एंश्योर कंप्लायंस विद द टर्म्स एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। तो अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है 4 करोड़ रुपए की, तो ध्यान रखना वो भी कंपनी के प्रेजुडिशियल नहीं होनी चाहिए। सिंपल सी बात है। और कंप्लायंस वगैरह जो भी टर्म्स कंडीशन उनकी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने बोला लिखी हुई है, उसको अपने कंप्लाई करके चलना है, कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी है। ठीक है, कुछ निकालना नहीं है, ध्यान रखना सारे पॉइंट्स के अंदर से कुछ स्पेसिफिक होगा इसके अंदर, ऐसा नहीं है। सिंपल सा पॉइंट है, 4 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करेंगे, डिस्क्लोज करना है, एज सिंपल एज दैट। जो भी हमारे टर्म्स एंड कंडीशन होंगी वो ध्यान में रख के चलना, यही हमने लिख दिया। ओवरड्यू लोन का क्या करें जी, अब वो कह रहे हैं इन केस ऑफ ये डिस्क्लोज द ओवरड्यू अमाउंट ऑफ ₹1.5 करोड़ फॉर मोर देन 90 डेज। अब ये 90 डेज से ज्यादा हो गया तो इसका प्रॉपर डिस्क्लोजर बनता है। एंड असेस द कंपनीज रिकवरी एक्शन, मतलब कंपनी क्या स्टेप ले रही है उसको रिकवर करने के लिए। मेंशन इफ लीगल प्रोसीडिंग्स आर प्रोग्रेसिंग एडिक्वेटली, तो बताना पड़ेगा आपको। तो आपको सिंपल है कि हाँ जी कंपनी कहीं ना कहीं क्या कर रही है, कहीं ना कहीं अपने प्रॉपर तरीके से स्टेप ले लिया, उन्होंने लीगल एक्शन कर दिया है, प्रोसीड। अभी उसके आगे जो उसका होना है वो बाकी है, अभी कुछ रिकवरी नहीं हुई है लेकिन लीगल एक्शन वो ले चुकी है। ठीक है जी। लोन रिन्यूअल, लोन रिन्यूअल का पॉइंट था क्या कोई? लोन रिन्यूअल का तो कोई पॉइंट नहीं था। आई थिंक कुछ गड़बड़ आंसर के अंदर। लोन रिन्यूअल का हमारा कोई पॉइंट नहीं है। रिपोर्ट द रिन्यूअल ऑफ 2 करोड़ लोन टू सब्सिडरी एज अ फ्रेश लोन गारंटी टू सेटल एक्जिस्टिंग ड्यूज। तो हो सकता है कोई पॉइंट हो क्वेश्चन के अंदर जो क्वेश्चन के अंदर मिस हो गया हो, कि कंपनी कहीं ना कहीं क्या कर रही है, लोन रिन्यूअल करने की बात करी कि 2 करोड़ का लोन सब्सिडरी ने रिन्यू करने के लिए मांगा एज अ फ्रेश लोन ग्रांटेड टू सेटल एक्जिस्टिंग ड्यूज। को एक्जिस्टिंग ड्यूज है सब्सिडरी के अंदर, उसको उन्होंने क्या करना चाहती है, वो अपने वो पूरा करना चाहती है। उसके लिए वो कंपनी से लोन लेना चाहती है, अपनी पेरेंट कंपनी से 2 करोड़ रुपए का। तो अगर आप कभी भी रिन्यूअल की बात करते हो, पढ़ा, अगर कोई फ्रेश लोन दे रहे हो, कोई न्यू लोन दे रहे हो, या कोई एक्सटेंड कर रहे हो किसी बात को, तो उसके लिए आपको अलग से क्या करनी पड़ती है, डिटेल्स देनी पड़ती हैं। इंक्लूड दिस अमाउंट एंड द प्रोपोर्शन इन द टोटल लोन्स, मतलब आपको परसेंटेज बतानी पड़ेगी इस लोन का डिवाइडेड बाय टोटल लोन का, वो बहुत जरूरी है। तो फिर सेकंड, इन द व्यू इट कैन बी कंक्लूडेड दैट द कंटेंशन ऑफ बनाउन लिमिटेड इज नॉट करेक्ट, द ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट द ओवरड्यू लोन इन रिस्पेक्ट ऑफ यूर कंपनी। अब इन्होंने क्या करा था, इन्होंने बोला हमने सब कुछ सही करा है, वो कह रहे हैं कि हमने लीगल प्रोसीडिंग सब कुछ तो सही करा, तो हमें तो रिपोर्टिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसा नहीं है, आपको आपने क्या नहीं करा, आपने जो ओवरड्यू था 90 दिन वाला, उसको आपने प्रॉपर तरीके से क्या करना चाहिए था, वो करेक्ट नहीं है, क्योंकि रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट द ओवरड्यू लोन अमाउंट। आपको ओवरड्यू लोन अमाउंट को अलग से दिखाना चाहिए था। इन्होंने ओवरड्यू को नहीं, इन्होंने बोल दिया कि हमने बस लीगल एक्शन ले रखा है, लेकिन ऐसा लीगल एक्शन नहीं होता। आपको ओवरड्यू अमाउंट के बारे में डिस्क्लोजर देना पड़ता है कि भाई वो 90 दिन से ऊपर चला गया है, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, ये भी डिस्क्लोज करना पड़ता है। तो यही इसने बता दिया सब्सिडरी है पैराग्राफ 3 के अंदर, आप क्या करोगे, वो करेक्ट नहीं है, इनको उसको डिस्क्लोज भी करना चाहिए था। ये समझ के ने कुछ नहीं करना चाहिए था, नहीं कि हमने लीगल एक्शन ले लिया तो हमारे पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बची। नहीं, लीगल एक्शन लेना आपका क्या है, राइट है, लेकिन अब उसके ऊपर आपको क्या डिस्क्लोजर देना भी बहुत जरूरी है। क्या क्लियर है मेरा पॉइंट? ये वाला ये कंक्लूजन इस तरीके से आएगा पेपर में। अब तक आपको कंक्लूजन तक का क्वेश्चन आएगा नहीं, सिंपल सी बात आएगी, बस ये बता दोगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो। आ जाओ आगे। ठीक है, 90 डेज से ऊपर होता है तो रीजनेबल चेक आपको डिस्क्लोज करने पड़ते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट। फिर हमने ये रिन्यूअल वाला पॉइंट भी पढ़ लिया, इसमें एग्रीगेट अमाउंट बतानी पड़ती है और परसेंटेज बतानी पड़ती है, ये भी हमने समझ लिया। ठीक है, अब वो हो सकता है पेपर के अंदर आपको रिन्यूअल की बात ना करे, वो बोलते हैं रिपेबल ऑन डिमांड है, लाइन लिखनी आसान होती है, तो इस केस में भी आपको याद रखना यही करना है हमारे को। जहां नॉर्मल क्वेश्चन होगा वहां पे आपको सिर्फ टर्म्स चेक करनी है, वो प्रेजुडिशियल नहीं होनी चाहिए। अगर कुछ भी गड़बड़ नहीं है, बहुत बढ़िया। क्या क्लियर है? यस सर, चलिए जी। फिक्स्ड इन्वेंट्री गिव्स लोन, लोन की बात आ गई। लोन में क्या आ गया हमारा, लोन के अंदर सिंपल 185 186 का प्रोविजन चेक करना होता है, जो उसके बाद क्लॉज 3 लगता है यूजुअली। चलिए जी, उसके बाद क्या है हमारा, फिक्स इन्वेंटरी ग्रांट्स लोन, उसकी फिक्स इन्वेंटरी गिव लोन्स एंड डिपॉजिट। अब डिपॉजिट की बात करते हैं, क्लॉज नंबर 5 की। अब अगर आप देखोगे तो यहां पे आपको मेरा क्लॉज नंबर 9 दिखेगा मेरे नोट्स के अंदर। क्यों? क्योंकि ये भी लोन की बात करता है। अभी तक हमने ऊपर देने की बात करी थी, अब लेने की बात आएगी, तो उसके साथ में यूजुअली क्लॉज नंबर 9 को पढ़ना ज्यादा बेटर होता है। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, आपको क्लियर समझ आ जाता है कि लोन देने के अंदर क्या क्या बातें करनी है, और लोन लेने के अगर आपने लिया होता है तो फिर क्या क्या बातें करनी होती हैं। तो ये दोनों क्लोजेस को साथ में पढ़ने से ज्यादा बेटर क्लैरिटी मिलती है एज पर मी। लेकिन आप लोगों को अगर लाइन वाइज पढ़ना है तो आप लाइन वाइज भी पढ़ सकते हो। ठीक है,
मैं डिपॉजिट भी करा देता हूं साथ के साथ। तो डिपॉजिट के अंदर तो बहुत सिंपल सी बात बोलता है, अगर क्या कंपनी ने कोई डिपॉजिट एक्सेप्ट किए हैं, मतलब कुछ पैसा लिया है, हाँ जी सर लिया है। रिपोर्ट वेदर, सिंपल सी बात है, आरबीआई ने जो भी आपकी आरबीआई की क्या है, आरबीआई की डायरेक्शंस होती हैं, आपने उसको फॉलो करना है। ठीक है, एंड प्रोविजन ऑफ किसकी, सेक्शन 73 टू 76, याद रखना है ये दोनों, ये सेक्शन 73 टू 76 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 हैज बीन कंप्लाइड विद, आपको उसके साथ कंप्लाई करके चलना पड़ता है। तो दो बातें, अगर आपने डिपॉजिट लिया होता है, तो अगर आपने एक्सेप्ट करे हैं डिपॉजिट, तो आपको आरबीआई ने जो इशू करी है गाइडलाइंस, उसको फॉलो करना है, डायरेक्शंस को, और साथ में सेक्शन 73 टू 76 ऑफ द कंपनीज एक्ट को क्या करना है, कंप्लाई करके चलना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, नेचर ऑफ द कॉन्ट्रावेंशन बतानी पड़ेगी, किसी कॉन्ट्रावेंशन, आपने कोई डायरेक्शन वगैरह आरबीआई की मिस करी है, या 70 टू 76 को आपने कंप्लायंस नहीं करा, और कंप्लायंस ऑफ एनी ऑर्डर पास बाय एनसीएलटी और आरबीआई, और अगर कोई भी एनसीएलटी या आरबीआई का कोई ऑर्डर आता है आपके ऊपर, तो वो भी आपको क्लियरली डिस्क्लोज करके चलना पड़ता है कि उसका भी कंप्लायंस करके चलना पड़ेगा। मतलब इस यूजुअली अगर आप डिपॉजिट लेते हो तो उसकी एक अलग बहुत पूरी कहानी, पूरी दुनिया डिपॉजिट लेने के ऊपर, कौन कौन से क्या लगते हैं आपके, कौन कौन सी डायरेक्शंस लगती हैं, कौन कौन से एरियाज के अंदर आप नहीं ले सकते, तो वो सारी बातों को कंप्लायंस करके चलना, और अगर कंप्लायंस से मिस होता है तो आपको उसे क्लियरली डिस्क्लोज करना पड़ता है ताकि ऑडिटर उसको रिपोर्ट कर पाए। क्लियर है, क्लियर है, इंपॉर्टेंट है, ज्यादा नहीं है, बट ठीक है, पता होना चाहिए बस। 70 टू 76 इज इंपॉर्टेंट एंड आरबीआई इज इंपॉर्टेंट। ठीक है सर, आरबीआई याद रखेंगे और प्लस ये याद रखेंगे 73 टू 76। क्लियर है जी, क्लियर है सर। चलो अब उसके ऊपर मैं एक और, वैसे ये वाला पहले 9 ही कराऊंगा। चलो सर, पहले आप ना एक बारी 5 हो गए तो ऊपर से मेरे को अगली लाइन पढ़ा के आओ, पहले वो पढ़ा लेता हूँ, चलो आ जाओ। पहला डन है जी, बिल्कुल सर, फिक्स इन्वेंटरीज गिव्स लोन्स एंड डिपॉजिट, बहुत बढ़िया। अब आता है क्या, सेकंड, कॉस्टली ड्यूज। अब जो मेरे कॉस्टली वाले मेरे जो ड्यूज हैं, वो या तो मेरे अनरिकॉर्डेड हैं या फिर मैंने रीपेड कर दिए। क्यों, क्योंकि कंपनी आजकल आपने देखा होगा कुछ वैल्यूएशंस, अगर आपने आज आईपीओ के लिए आप थोड़े से भी अगर आप न्यूज में हैं, तो कुछ कंपनीज क्या कर रही हैं, अगले इस वाले साल का, जिस साल में आईपीओ इशू करना होता है, उसे पिछले साल का प्रॉफिट इतना ज्यादा दिखा देती हैं कि ताकि कंपनी की वैल्यूएशन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल पे दिखे। मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा, बट हम सबको पता है मैं किसकी बात करूं, नहीं पता तो मार्केट में रहो, जाओ न्यूज पढ़ो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अपनी बुक्स को अच्छा दिखाया जाता है, वाई, ताकि मेरी आईपीओ जब आए तो कहीं ना कहीं मेरी वैल्यूएशन एक्चुअली में जस्टिफाइड लगे। तो उसके लिए कंपनी क्या कर रही है, तो वही वाले पॉइंट्स अगर आप समझना चाहते हो, क्या कॉस्टली ड्यूज या तो अनरिकॉर्डेड कर दिए या रीपेड कर दिए, जल्दी रीपेड कर दिया ताकि कोई लोन वगैरह हटा दो, मेरी कंपनी में सब कुछ अच्छा अच्छा दिखना चाहिए फॉर आईपीओ फ्रॉड, मेरे को आईपीओ का फ्रॉड जो करना है। ठीक है, तो ऐसे में याद रखूंगा। तो पहले वाला क्या मैंने लाइन याद रखी थी, फिक्स इन्वेंटरीज गिव्स लोन एंड डिपॉजिट 1 to 5 डन। फिर आया मेरा 6 to 11, कैसे याद रखूंगा मैं, कॉस्टली ड्यूज जो भी मेरे अनरिकॉर्डेड थे या फिर मैंने रीपेड कर दिए, फॉर किसके लिए करे मैंने, आईपीओ फ्रॉड के लिए। ठीक है, तो क्लॉज नंबर फिर मेरा आ गया 6 कॉस्टली वाला, फिर उसके बाद 7 वाला आ गया मेरा ड्यूज, 8 वाला आ गया मेरा अनरिकॉर्डेड इनकम, 9 वाला आ गया रीपेमेंट, और फिर हो गया मेरा 10 वाला आईपीओ, और 11th वाला मेरा आ गया फ्रॉड। तो ये मेरे 8 6 7 8 9 10 11th क्लॉजेस खत्म हो गए। क्लियर है, यस। चलो स्माइल कर दो अच्छी सी, सर याद हो रहा है अब तो, अरे वाह। चलिए जी, कहां से पढ़ेंगे, पहले लोन ही खत्म कर लेते हैं ताकि लोन आपका एक बारी के लिए पूरा खत्म हो जाए। सर अब लोन में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन भी आ सकता है। सर अब बात आती है रीपेमेंट ऑफ लोन की। कंपनी ने लोन ले रखा है, मेरे को रीपेमेंट करनी थी, मैंने कर दिया डिफॉल्ट, मतलब अब कंपनी डिफॉल्टर है। तो कंपनी ने लोन का डिफॉल्ट कर रखा है। जैसे किसी कंपनी ने मेरे को लोन दिया, मैंने किसी अदर कंपनी को लोन दे रहा था, उस कंपनी के हिसाब से सोचो, उस कंपनी ने मुझे ग्रांट लोन कर रखा है, लेकिन मैं उसको वापस पैसा नहीं दे रहा हूं उसका। ठीक है, तो अ डिफॉल्ट टू एनी, पर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा क्या, आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले सकते हो, उसका डिफॉल्ट कर सकते हो, यस। बैंक से लोन ले सकते हो, उसका डिफॉल्ट कर सकते हो, यस। आपने गवर्नमेंट से कोई पैसा लिया किसी चीज के लिए, आपने सब्सिडी वगैरह उठाई होगी, आपको चाहिए होगा, आपने डिफॉल्ट कर दिया, यस। ड्यूज टू डिबेंचर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। उसे पता होता है, आपको बैंक पता होगा, उसे पता होता है आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पता होगा, आप जल्दी से लगा लो एक क्लॉज कौन सा है, लेकिन वो डिबेंचर्स का नाम देता है ताकि आप कंफ्यूज हो, आपको पता ही ना चले कौन सा वाला क्लॉज लगाना है। तो याद रखेंगे, रीपेमेंट के केस में डिबेंचर यूज होता है। जब भी आपने मान लो किसी डिबेंचर्स थे आपके और आपने उनसे लोन ले रखा है कि भाई हम आपको अपने डिबेंचर, आप मुझे डिबेंचर इशू करके थोड़ा बहुत पैसा दे दो, मैं आपको अपनी कंपनी का डिबेंचर दे देता हूं ताकि आप बाद में मैं आपको पूरा कर दूंगा। आपने उनसे लोन उठा लिया, लेकिन अब आप उनका पैसा वापस नहीं दे रहे हो, अगर ऐसी सिचुएशन होती है, ये फीएस अगर आपने इन चारों में से किसी से भी लेके डिफॉल्ट करा है जी, तो रिपोर्ट करो कौन से पीरियड का डिफॉल्ट है, कितनी अमाउंट का डिफॉल्ट है, और आपको प्रॉपर लेंडर वाइज डिटेल्स देनी पड़ेंगी। प्रॉपर लेंडर वाइज डिटेल का मतलब किससे लोन लिया, कितने का लोन लिया, कितने परसेंट पे लिया, ये पूरी कहानी आपको क्या करनी पड़ती है, बतानी पड़ती है। तो लेंडर वाइज डिटेल्स आप बिल्कुल कॉमन वर्ड जो आप यूज कर सकते हो कि लेंडर वाइज डिटेल्स आपको प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। उसके अंदर बेसिक वर्ड्स क्या है, कौन सा पीरियड था और कितने अमाउंट का लोन था, ये तो बताना ही पड़ेगा। क्लियर है, यस सर।
जब कंपनी कभी भी डिफॉल्ट करती है उसके नाम के आगे क्या लग जाता है, डिफॉल्टर लग जाता है। तो वो डिफॉल्टर कौन से वाली होती है, विलफुल डिफॉल्टर है। अब जा देख, पैसा तो है कंपनी के पास, देना नहीं चाह रही है, मतलब विलिंगनेस है कंपनी की, विलिंगनेस ही नहीं है मतलब देने की, तो विलफुल डिफॉल्टर हो जाती है कंपनी। मतलब सिंपल सी बात है, ये कौन बोलता है, ये कंपनी खुद से कभी नहीं क्लेम करती मैं विलफुल डिफॉल्टर हूं, सामने वाले ताना मारते हैं यार ये कंपनी तो विलफुल डिफॉल्टर है, पैसा नहीं देती। अगर किसी भी, बोला क्या, डिक्लेयर्ड विलफुल डिफॉल्टर बाय एनी लेंडर, अगर किसी भी लेंडर ने आपको विलफुल डिफॉल्टर डिक्लेयर कर दिया है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसको क्या स्पेशली डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ताकि पूरी दुनिया के की इन्वेस्टर्स को पता चल जाए कि आप विलफुल डिफॉल्टर हो बाय डिबेंचर्स, आपके डिबेंचर ने आपको विलफुल डिफॉल्टर घोषित कर रखा है। ठीक है, तो आपको अगर ऐसा है, आप विलफुल डिफॉल्टर बन चुके हो लेकिन आप डिस्क्लोज नहीं कर रहे हो, यहां पे मैं आ जाऊंगा, मैं कैरो के अंदर डाल के कर दूंगा। फिर तो आया तो बेटर आप खुद से कर दो, वरना मेरी कैरो की रिपोर्ट में लोगों को दिख जाएगा। तो दोनों जगह से कंपनी कर सकती है। ठीक है जी। फिर आता है, आपने टर्म लोन ऑब्टेन किया था, मतलब आपने जो पैसा लिया वो टर्म लोन के नाम से लिया था। हाँ सर मैंने टर्म लोन उठाया था। अगर आपने टर्म लोन उठाया था तो टर्म लोन के अंदर हमेशा साथ में एक वर्ड जुड़ा होता है कि टर्म लोन एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिलता है। अगर आपने टर्म लोन लिया और उसके अंदर जो पर्पस था उस पर्पस के लिए यूज करा तो बहुत अच्छी बात है जी, लेकिन अगर आपने उस पर्पस के लिए यूज नहीं करा, इफ नॉट, तो आपको अमाउंट ऑफ लोन जितना भी आपने इस पर्पस के लिए यूज नहीं करा, 10 लाख लिया था, 2 लाख आपने उस काम के लिए नहीं लगाया, कहीं और लगा दिया, अपने लिए गाड़ी ले ली, अपने लिए किसी एसेट में डाल दिया, तो आपको उसके लिए डाइवर्ट करना पड़ेगा कितना पैसा गया, उसका क्या पर्पस ऑफ यूज है, आपने किस पैसे के किस पर्पस के लिए डाला है और कितना पैसा डाइवर्ट करा है, ये आपको क्लियरली क्या करना पड़ता है, डिस्क्लोज करना पड़ता है। फिर अगर आपने बोल के लिया था कि मुझे तो यार अरे वो वर्किंग कैपिटल के लिए ना यार 3-4 महीने के लिए छोटा मोटा लोन चाहिए, देख लेते हो सकता है तो, और बैंक ने बोला ठीक है यार कोई बात नहीं, मैं वर्किंग कैपिटल लोन देने के लिए खुशी से देता हूं, आप अपना धंधा करो अच्छे से करो, और आपने उसको किसी लॉन्ग टर्म फंड के लिए यूज कर लिया, आप उसे बिल्डिंग में लगा के बैठ गए पैसे को कि ये बिल्डिंग मुझे लैंड वगैरह लेना है, मैंने कल उसके लिए अपने पैसा यूज कर लिया। अगर आप अपने शॉर्ट टर्म पैसे को लॉन्ग टर्म किसी चीज के लिए यूज करते हो तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको नेचर एंड अमाउंट प्रॉपर्ली डिस्क्लोज करनी पड़ती है कि मैंने पैसा उठाया था शॉर्ट टर्म, अब मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए यूज कर रहा हूं। अगर ऐसा है तो आपने उस पर्पस के लिए यूज नहीं करा तो आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा फिर उस चीज का। तो ये तो पहले हमारी बातें आ जाती हैं चार। ठीक है, पहले अगर आपने लोन लिया है चार पार्टी में से किसी से भी, इंक्लूडिंग डिवेंचर्स, जो डिवेंचर वाले मेन है, अगर आपने उनसे पैसा लिया है तो आपको, और आपने डिफॉल्ट कर दिया है तो आप क्लियरली क्या कर दीजिए, रिपोर्टिंग का पीरियड बता दीजिए, अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट बता दीजिए और लेंडर की डिटेल दे दो मुझे। अगर आपको किसी लेंडर ने घोषित साबित कर दिया विलफुल डिफॉल्टर, तो क्लियरली खुद को डिस्क्लोज कर दो विलफुल डिफॉल्टर हो बाय दिस पर्सन। उसके बाद अगर आपने लोन टर्म लोन लिया है तो टर्म लोन अगर आपने जिस पर्पस के लिए यूज करना था बढ़िया नहीं किया तो मुझे क्या चाहिए होंगी, आपसे डिटेल्स चाहिए होंगी, कितना लोन आपने डाइवर्ट करा है, किस पर्पस के लिए डाइवर्ट करा है। चौथा, शॉर्ट टर्म को लॉन्ग टर्म के लिए यूज करो तो किस पर्पस के लिए यूज करो, क्या नेचर थी उसकी, क्या अमाउंट था वो बता दो। अब आता है दो, इसके अंदर इन्होंने क्या घुसाई, आपकी वाली जो आपके पास वाले लोग होते हैं, तो इन्होंने बोला अगर आपने फंड ऑब्टेन करा है अपनी ऑब्लिगेशंस को मीट करने के लिए, अब जरूरी नहीं है ना कि हर केस में मैं ही एज अ पेरेंट अपनी छोटी वाली कंपनी उसको लोन दूं, ऊपर वाले थर्ड में दे रहा था अपनी सब्सिडरी को, अपने जॉइंट वेंचर को, अपने एसेट को, उनसे ले भी तो सकता हूं, मैंने उनसे लोन ले लिया। मैंने अगर अपनी किसी भी ऑब्लिगेशन को मीट करने के लिए उनसे कोई लोन लिया है तो मुझे डिटेल्स देनी पड़ेंगी, द नेचर ऑफ सच ट्रांजैक्शन, किस ट्रांजैक्शन के लिए मुझे लोन लेना पड़ा एंड कितना अमाउंट मैंने हर केस के लिए लोन लिया, किस किस से लोन लिया, अगर जॉइंट वेंचर से लिया तो वो अलग, अगर सब्सिडरी से लिया अलग, तो मुझे पूरा पर डिटेल्स देनी पड़ती है किस पर्पस के लिए लोन लिया है मैंने अपनी सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर या एसोसिएट से। अब एक और कहानी हो सकती है, मैंने लोन लिया बाहर से और गिरवी रख दी सिक्योरिटी में अपनी किसी ने कोई ना कोई अपनी जॉइंट वेंचर, अपनी एसोसिएट या अपनी अपनी सब्सिडरी, मैंने बोला कि मैं लोन लूंगा और ये मेरी कंपनी आप गिरवी रख लो, मतलब मैंने पेपर्स में कंपनी को ही गिरवी रख दिया। सोचो कितना बड़ा डिसीजन होगा। ठीक है, तो लोन रेज्ड ऑन द प्लेज ऑफ सिक्योरिटीज हेल्ड इन द सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर या एसोसिएट, मतलब आप अपनी किसी छोटे वाले बच्चे को गिरवी रख के लोन ले रहे हो। अगर आप ऐसे वाला सिनेरियो में आते हो तो उसके लिए केस में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डिटेल्स देनी पड़ेगी कि क्यों करना पड़ा, किस चीज के लिए करना पड़ा, ऐसा क्या पर्पस था जिसके लिए करना पड़ा, एंड ऑल्सो रिपोर्ट इफ द कंपनी हैज डिफॉल्टेड इन द रिपेमेंट। और इसके लिए तो आपको स्पेशली बताना पड़ेगा कि अगर आपने कोई भी डिफॉल्ट किया होगा ना तो बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि उसी टाइम पे वो कंपनी किसकी हो जाएगी, सामने वाले की हो जाएगी। अगर वो डिफॉल्ट 90 डेज से ऊपर का या ओवरड्यू हो गया, लीगल केस लग गया, तो उसका रीपेमेंट ना जाना तो बहुत ज्यादा जरूरी है आपको क्लियरली डिस्क्लोज करना। बाकी तो फिर चाहे सर जाए, ये नहीं सरेगा। तो अगर आप किसी को गिरवी रख के अपनी किसी छोटी कंपनी को आप लोन लेते हैं तो प्रॉपर डिटेल्स देनी पड़ती हैं और क्लियर कर आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा कि कंपनी ने कोई भी डिफॉल्ट किया है, उसके अंदर कोई भी एक भी मिस्टेक मिस हुई है, कोई इंस्टॉलमेंट, तो भी क्लियरली आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, डन है। ये वाले सारे पॉइंट हमारे किसके आ जाते हैं, रीपेमेंट ऑफ लोन्स के। इसके ऊपर आई थिंक क्वेश्चन होगा मेरे पास एक आधा। हाँ, चलो अब आर लिमिटेड 31 मार्च को डिफॉल्ट करा है इन द रीपेमेंट, किसके अंदर उन्होंने, रीपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल में दोनों में रिपेमेंट क्या कर दिया, डिफॉल्ट कर दिया, ड्यू टू अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा उठाया, डिफॉल्ट कर दिया। द ड्यू डेट वाज 28 फरवरी थी 2025 से 2024 की, हाउएवर द डिफॉल्टेड अमाउंट वाज पेड ऑन 5 अप्रैल 2020। अब मैंने क्या करा, 28 फरवरी की उसकी मेरी ड्यू डेट थी, लेकिन मैं कब पे कर रहा हूँ उसको, 5 अप्रैल को जाके पे कर रहा हूँ, मतलब मैंने पूरा का पूरा मार्च पे नहीं करा, अप्रैल में जाके मैंने पे करा, मतलब 31 मार्च तो निकल चुकी है उसकी। द कंपनीज मैनेजमेंट इज ऑफ द ओपिनियन दैट सिंस द डिफॉल्ट इज सेट राइट बिफोर द ऑडिट कंप्लीशन, दीज नीड नॉट टू बी रिपोर्टेड इन द कैरो
2020। तो कंपनी कुछ अपनी ही बातें कर रही है, वो कह रहे कहीं ना कहीं ये तो कहीं ना कहीं राइट बिफोर द ऑडिट कंप्लीशन, ऑडिट कंप्लीशन से पहले ही मैंने कर दिया। आपने तो ऑडिट रिपोर्ट मान लो अगले महीने मतलब अप्रैल में जाके 20-25 को इशू करी होगी, मैंने तो 4 को ही दे दिया था, 5 को दे दिया था। तो उन्होंने बोला ऐसा नहीं है, 31 मार्च होती है, वो वाली कहानी आपने मिस कर दी है। दूसरा, डिफॉल्ट करा है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में ड्यूरिंग द ईयर, सेम रिमेंड आउटस्टैंडिंग, और आउटस्टैंडिंग रह गया कहीं ना कहीं 31 मार्च 2020 तक। हाउएवर द कंपनी सेटल्ड द टोटल आउटस्टैंडिंग ड्यूज इंक्लूडिंग इंटरेस्ट इन अप्रैल। वही है, आपने मार्च से पहले जो करना था उसको सेटल ना करके आप उसे कहीं ना कहीं अप्रैल में सेटल कर रहे हो जाके। क्या इस केस के अंदर कंपनी गलत है? बिल्कुल जी गलत है, कहीं ना कहीं बताएंगे, क्लॉज 9 के अंदर आता है हमारा। अगर आप डिफॉल्ट करते हो किसी भी रीपेमेंट में, किसको? टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक, गवर्नमेंट, और ड्यूज टू द डिवेंचर होल्डर्स, इफ यस, पीरियड एंड अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट आपको प्रॉपरली रिपोर्ट करना पड़ता है कि कौन से पीरियड का और कितनी अमाउंट आपने क्या करी है, डिफॉल्ट करी है। ठीक है ना? तो इस वाले केस में भी एज पर द कंपनीज एक्ट छोड़ देंगे यहाँ पे, टर्म्स ऑफ द रीपेमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज, कि टर्म्स ऑफ रीपेमेंट आपको क्लियरली क्या करनी पड़ती है, डिस्क्लोज करनी पड़ती है। ये हमारे को शेड्यूल 3 भी बोलता है। ठीक है, वो साथ में आपको डिस्क्लोज करना पड़ता है पीरियड एंड अमाउंट ऑफ द कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट, कितना पीरियड और कितना अमाउंट आपने क्या कर रखा है, डिफॉल्ट कर रखा है। तो इस वाले केस में इन द गिवन केस अप्रैल में कर रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कितना आउटस्टैंडिंग है 31 मार्च 2020 को, हमारे लिए वो जरूरी है जानना। तो ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू स्टेट इन हिज रिपोर्ट द डिफॉल्ट, ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट में डिफॉल्ट दिखाना पड़ेगा कि कंपनी ने डिफॉल्ट करा है, चाहे उन्होंने अप्रैल में पे करा है, लेकिन कंपनी 31 मार्च 2025 या 24 तक उस टाइम पे डिफॉल्ट में थी। कितना पीरियड और कितना अमाउंट डिफॉल्ट में थे, ये भी क्लियरली आप क्या कर दोगे, लिख दोगे। क्या क्लियर है? यस सर, बढ़िया। उसके बाद एक और क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। सीए रवि पटनायक इज कंडक्टिंग ऑडिट ऑफ अ कंपनी फॉर विच रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट अंडर कैर 2020 आर एप्लीकेबल। पटनायक साहब है हमारे जो रेड मारते हैं, ठीक है। ही फाइंड्स दैट द कैश क्रेडिट फैसिलिटीज, मूवी वाला पटनायक, ठीक है ना, अजय देवगन, ठीक है। ही फाइंड्स दैट कैश क्रेडिट फैसिलिटीज अमाउंटिंग टू ₹4 करोड़ वर रिलीज टू द कंपनी। कोई कैश क्रेडिट फैसिलिटी 4 करोड़ रुपए की कंपनी को रिलीज हुई है, मतलब कंपनी ने कहीं ना कहीं लोन लिया है जी, बाय ब्रांच ऑफ अ बैंक फॉर मीटिंग इट्स वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए लिया, वो टर्म लोन सा ले लिया उठा के, क्या मेरे को वर्किंग कैपिटल के लिए चाहिए, ठीक है जी। ही फाइंड्स दैट अबाउट फंड्स में से 1 करोड़ हैव बीन यूज्ड बाय द कंपनी फॉर इंस्टॉलिंग एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट टू मीट स्टेट पॉपुलेशन कंट्रोल बोर्ड रिक्वायरमेंट्स। आपने वर्किंग कैपिटल के लिए लोन लिया और साथ में अब उसमें अपने लोन को किसी बोर्ड की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कोई प्लांट लगाने के लिए यूज कर रहे हो आप, ठीक है। चाहे कंपनी का पर्पस जेन्युइन है, लेकिन जिस पर्पस के लिए लिया था वो पर्पस से मैच कर रहा है, नहीं कर रहा, आपको रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन बतानी है। तो सिंपल सी बात बताएंगे, आपने शॉर्ट टर्म बेसिस पे अगर लोन लिया होता है और आप उसे लॉन्ग टर्म के लिए यूज कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म आपने लोन लिया था वर्किंग कैपिटल के लिए, आपने उसे लॉन्ग टर्म किसी प्रोजेक्ट में एफिलिएंट किसी प्लांट के लिए यूज कर दिया। अगर ऐसा करा है तो नेचर एंड अमाउंट ऑफ भी इंडिकेटेड करनी पड़ेगी। तो 4 करोड़ में से 1 करोड़ कहीं और यूज कर लिया, द मैटर नीड्स टू बी रिपोर्टेड इन अकॉर्डेंस विद कैरो क्लॉज 9। क्या सिंपल है? यस सर, सिंपल है। इसी तरीके का क्वेश्चन आपको पेपर में आने के पूरे पूरे चांसेस है। ओके सर, ओके सर, ओके। अब हमें इतना कॉन्फिडेंस आ गया ना, हमारी देखो वर्डिंग्स में भी आपको लगेगा कॉन्फिडेंस। ठीक है जी। 5 के बाद हमारा वैसे कौन सा था? 6 था सर। 6 हमारा बिल्कुल सिंपल सा है। क्या सर? कॉस्ट वाला। आओ जल्दी से पढ़ लेते हैं, इसको मैंने अदर क्लॉसेस में डाल रखा है, मेरे को इंपॉर्टेंट नहीं लगता। तो 6 में मैंने कहा था कॉस्टली। कॉस्टली, कॉस्टली में क्या है? कॉस्ट। कॉस्ट रिकॉर्ड में सिंपल सी बात क्या बोलता है, क्या वेदर मेंटेनेंस ऑफ द कॉस्ट रिकॉर्ड्स। अगर कंपनी, एक सेक्शन होता है, सेक्शन कौन सा सर? 180 148। अगर तो कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है एज पर सेक्शन 148 ऑफ वन ऑफ द कंपनीज एक्ट कि कंपनी को कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, तो वेदर मेंटेनेंस ऑफ द कॉस्ट रिकॉर्ड स्पेसिफाई कर रखा है। अगर कर रखा है, इफ यस, तो अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स क्या होने चाहिए? हैव बीन मेड एंड मेंटेन। तो कंपनी को मेंटेन करके रखने, बना के रखने। तो सिंपल सी बात है, सेक्शन 148(1) बताता है आपको किस कंपनी को मेंटेन और बना के रखने कॉस्ट रिकॉर्ड्स। अगर ऐसा है, आपके ऊपर एप्लीकेबल है, तो आपको उसे बना के रखने पड़ेंगे। ये ऑर्डर क्या पूछता है कि भाई तुम्हारे पास कॉस्ट रिकॉर्ड की वो लगती है एप्लीकेबिलिटी, वो कहेगा हाँ सर कंप्लायंस लगता है, तो बना रखे? हाँ बना रखे, ठीक है चलो। नहीं बना रखे, लाओ मैं तुम्हारे को, मैं कह रहा हूं मैं रिपोर्ट कर देता हूं उसको। एज सिंपल एज दैट। क्लियर है? ठीक है सर, तो ज्यादा मुश्किल नहीं है। फिर आया हमारे पास कॉस्टली, और क्या था उसके बाद? सर जल्दी से आ जाओ मेरे साथ, जल्दी जल्दी। कॉस्टली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ड्यूज। चलिए जी, चलते हैं ड्यूज के ऊपर। ड्यूज आप लोगों का फेवरेट भी है, आप लोगों को आता भी होता है वैसे, मुझे पता है, क्योंकि आप लोगों को इजीली सबसे ज्यादा समझ ड्यूज ही आता है। मेरे को ड्यूज कम इंपॉर्टेंट लगता है फॉर दिस पर्पस। वाई? क्योंकि ये तब इंपॉर्टेंट बनता है जब आपको एसए 250 का स्टैंडर्ड भी हो। आपको एसए 250 का स्टैंडर्ड नहीं है आपके सिलेबस में। यूजुअली वो जो लॉज एंड रेगुलेशन की बात करता है, जब एसए का 250 का स्टैंडर्ड उसको रिपोर्ट करने की, वो जुड़ता है किसके साथ में? इस कैरो के साथ में। तो हमेशा एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन हमेशा तब बनता है जब आप किसी स्टैट्यूटरी ड्यूज की बात करो और वो नहीं पे हो रहे हैं या ओवरड्यू हो रहे हैं, साथ में ऑडिटर को कुछ ऑडिट प्रोसीजर बताना है जो उसे एसए 250 से लेके आना है। वो कंप्लीट आंसर बनना चाहिए, ये फाइनल लेवल पे आपको आएगा। ठीक है, तब मुझे अब ये थोड़ा सा कम लगता है, लेकिन ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि इसमें एक छोटा सा पॉइंट है जिसके ऊपर क्वेश्चन बनाना बहुत आसान है। चलिए जी, तो कॉस्टली ड्यूज। ड्यूज में क्या याद रखेंगे? ड्यूज से स्टैट्यूटरी ड्यूज की बात कर रहे हैं, क्लॉज नंबर 7।
और 7 का एस और 7 का स्टैट्यूटरी यहां से भी याद रख सकते हो, जैसे आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसमें दो तरीके के ड्यूज हो सकते हैं, एक तो अनडिस्प्यूटेड है जिसके अंदर कोई डिस्प्यूट नहीं है, एक ऐसे ड्यूज हो सकते हैं जो डिस्प्यूटेड खड़े हैं। तो पहले तो बहुत क्लैरिटी रखेंगे, बच्चे आंसर लिखते हुए यही गलती कर देते हैं, क्वेश्चन डिस्प्यूटेड का है वो अनडिस्प्यूटेड ही कहानी लिख रहे हैं, अनडिस्प्यूटेड का है डिस्प्यूटेड ही कहानी लिख रहे हैं। ऐसा नहीं करना, पहले समझो कि वो डिस्प्यूटेड वाला ड्यूज है या डिस्प्यूटेड वाला ड्यूज नहीं है क्वेश्चन के अंदर। तो अगर तो वो अनडिस्प्यूटेड है, उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं चल रहा है, सिंपल सा ड्यू है, जो अनडिस्प्यूटेड सा ड्यू है, ड्यूज खड़े हैं हमारे, रेगुलर इन डिपॉजिटिंग टू एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज, और आपने उसको देखना है क्या आप उसे रेगुलरली एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज को दे रहे हो ना। इसके अंदर सब कुछ आता है, जीएसटी, ये टैक्स, वो टैक्स, पूरा का पूरा सब कुछ कहानी हमारे किसके अंदर आते हैं, ड्यूज के अंदर आते हैं। तो कंपनी बेसिकली कंप्लायंस को फॉलो कर रही है, जो उन्हें जहां जैसे देना चाहिए, तो बेसिकली रेगुलर होने चाहिए आप डिपॉजिट करने में। इफ नॉट, तो एक्सटेंट ऑफ अरियर्स आउटस्टैंडिंग ऑन द लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, तो आपने दिखाना पड़ेगा, अगर आप ऐसा नहीं करते हो, आप अरियर्स को लिए रेगुलर नहीं हो डिपॉजिट करने में, तो आपको क्या बताना पड़ेगा, कितने आउटस्टैंडिंग अरियर्स आपके खड़े हैं ऑन द लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, आपके फाइनेंशियल ईयर के लास्ट डे पे, मतलब 31 मार्च को, फॉर मोर देन 6 months फ्रॉम द डेट दे बिकम पेबल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो बोले नहीं बता देने जो एवं ही है, जो पिछले जिनको 6 महीने हो भी चुके हो आपके लास्ट डेट से पहले, मतलब अगर मैं बात करूं 31 मार्च की, तो 1 सितंबर, जो मेरा 30 सितंबर, मेरा जो अप्रैल से वो 6 महीने खत्म हो जाते हैं, फिर मेरा नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो यहाँ पे मेरे 5 महीने, तो 1 सितंबर, तो 1 सितंबर से पहले वाला कोई ड्यूज खड़ा होगा आपका, उसको 6 महीने हुए होंगे कहीं ना कहीं, तो वो वाला ड्यूज मुझे बताना है। अगर मेरा जनवरी का ड्यूज हो तो 6 महीने नहीं हुए 31 मार्च को, तो मुझे उसको कुछ भी नहीं करने की जरूरत। आई एम क्लियर। वो क्वेश्चन में वो कंफ्यूज करने के लिए डेट देगा, आपको डेट से ध्यान रखना है कि ये डेट कब की है, क्या ये सितंबर से पहले फॉल कर रही है, तो मतलब 6 महीने से ज्यादा हो गए हैं, फिर तो करना है इसको, अगर ऐसा नहीं है तो नहीं करने की जरूरत। क्या क्लियर है माइंड में? ठीक है सर, तो सिंपल है, रेगुलर डिपॉजिट कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, तो वो वाले ड्यूज के बारे में मुझे बता दो जिनको 6 महीने हो गए लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर से, और वो अभी भी अरियर्स में खड़े हैं, तो वो मुझे आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा क्लियरली। ठीक है, अगर तो वो डिस्प्यूट जो ये था अनडिस्प्यूटेड है, बस अनडिस्प्यूटेड में ये याद रखना है कि 6 महीने पहले वो क्या करना होता है, डिस्क्लोज करना होता है। अगर किसी चीज के अंदर वो डिस्प्यूट चल रहा है, उसकी वजह से वो खड़ा है अरियर, ऐसा सिचुएशन है, तो अमाउंट क्या है उस डिस्प्यूट का और कौन सी फोरम के अंदर वो डिस्प्यूट पेंडिंग है, मुझे ये इन्फॉर्मेशन दे दो, ताकि मेरे पास रहे कि आपने क्यों नहीं डाला। ठीक है जी, डिस्प्यूट चल रहा है, डिस्प्यूट क्लोज होगा तो वो आपको फाइनेंशियल में आप उसे डिस्क्लोज भी कर दोगे। तब मुझे क्या डिस्क्लोज करना पड़ेगा, कितनी अमाउंट है और कौन सा फॉरम है जिसके पास ये मेरा डिस्प्यूट खड़ा है। ये आपका पूरा का पूरा क्या होता है, क्लॉज नंबर 7 क्लियर करता है। आ जाओ क्वेश्चन देखेंगे। XYZ प्राइवेट लिमिटेड सबमिटेड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 कर लो फॉर ऑडिट। द ऑडिट असिस्टेंट ऑब्जर्व्स एंड ब्रिंग्स टू योर नोटिस दैट द कंपनीज रिकॉर्ड शो फॉलोइंग ड्यूज। कंपनी के फॉलोइंग ड्यूज उसे कहीं ना कहीं नजर आए, कौन से वाले, इनकम टैक्स, कस्टम्स ड्यूटी। ठीक है ना, यहाँ पे आप जीएसटी कर सकते हो। इनकम टैक्स रिलेटेड टू असेसमेंट ईयर 2020, असेसमेंट ये 2020-21 कर लो या 24-25 जो भी कर लो, फॉर रुपीज 125 लाख। क्वेश्चन देखो ईयर्स पे मत जाना, थोड़े क्वेश्चन थोड़े पुराने टाइप्स के हैं बट क्रिएटेड हुए हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर योर एग्जाम्स। ठीक है, अपील इज पेंडिंग बिफोर द ऑनरेबल ITAT, मतलब कहीं ना कहीं अपील उसके ऊपर पेंडिंग चल रही है। इनकम टैक्स की मेरी असेसमेंट आई हुई 125 लाख रुपए की, जिसके ऊपर कहीं ना कहीं अपील पेंडिंग है। किसके पास पेंडिंग है? ITAT के पास पेंडिंग पड़ी है। एक मेरा जीएसटी या फिर कस्टम ड्यूटी 85 लाख रुपए की डिमांड नोटिस रिसीव हुआ था मुझे 15/9 को, बट नो एक्शन हैज बीन टेकन टू पे और अपील। अभी उसके ऊपर कोई भी एक्शन वगैरह नहीं लिया है, ना ही वो किसी डिस्प्यूट में, किसी फॉरम वगैरह में कहीं नहीं गया। एज एन ऑडिटर हाउ वुड यू ब्रिंग दिस फैक्ट टू द मेंबर्स? आप एज एन ऑडिटर इस मेंबर्स की फैक्ट में कैसे, क्योंकि मैं रिपोर्ट करता हूं मेंबर शेयर होल्डर्स के लिए भी, की इन्वेस्टर्स के लिए भी, तो उनको मुझे ये इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है, तो कौन सी इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए और कैसे जानी चाहिए उनके पास, ये पूछना चाह रहा है। तो सिंपल है, लिखेंगे पैरा नंबर क्लॉज 7 के बारे में बात कर रहा है जी। कंपनी रेगुलर होनी चाहिए डिपॉजिट करने में अपने अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज को। इसमें देख लो कौन कौन से आते हैं, यहां से पढ़ लो, क्वेश्चन में कोई भी वर्ड आ जाएगा कल। कौन कौन से आते हैं सर? प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, सर्विस टैक्स, ड्यूटी ऑफ द कस्टमर, ड्यूटी ऑफ द एक्साइज, वैल्यू एडेड एंड अदर स्टैट्यूटरी ड्यूज। मतलब कोई ना कोई, अगर आप जैसे ये सारा कुछ कंपल्ट होकर जीएसटी में होगा तो अब यूजुअली जीएसटी वर्ड देखने को मिलता है। तो ये सारे के सारे इनमें से कोई भी अगर कहीं ना कहीं रेगुलर आप नहीं हो, कहीं ना कहीं आपने क्या करने में, डिपॉजिट करने में, तो विद द एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज को आपने नहीं करा, एंड इफ नॉट तो आपको एक्सटेंड बताना पड़ेगा अरियर्स कितने हैं, आउटस्टैंडिंग ड्यूज एज द लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर कंसर्न फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 6 months फ्रॉम द डेट दे बिकम पेबल शैल बी इंडिकेटेड। तो वही वाले बताने हैं जिनको 6 महीने से ज्यादा हो गए हैं, उनको आप क्लियरली एक्सप्लेन कर दो अनडिस्प्यूटेड के केस में। अगर वो कहता है इन द केस ड्यूज, अगर वो डिस्प्यूट जो सारे के सारे हैं वो किसी डिस्प्यूट के अंदर आते हैं, तो आपको अमाउंट और फोरम बतानी पड़ती है। ये तो आपने पूरा का पूरा क्लॉज एक्सप्लेन कर दिया सर। अब कहता है रिपोर्टिंग कैसे करोगे जी, बता दो। मैंने कहा भाई जो इनकम टैक्स वाला केस था मेरा, उसमें 125 करोड़ रुपए की जो मेरे पास अपील आ रखी थी, ये मैंने ऑलरेडी क्या कर रखी है, कहीं ना कहीं इनकम टैक्स को कहीं ना कहीं ITAT के पास गई हुई है। तो वो मेरा डिस्प्यूट चल रहा है, तो डिस्प्यूट चल रहा है तो मैंने डिस्प्यूट बता दिया किसके पास है, फोरम के पास, ITAT के पास है। कौन से पीरियड के अंदर आता है वो ये बता दिया मैंने। कितनी अमाउंट का था? 125 लाख का था। नेचर क्या था? इनकम टैक्स था। नेम ऑफ द स्टेट इनकम टैक्स 1961 से मेरे पास नोटिस आया होगा। तो बेसिकली मेरे को उसकी क्या देनी है, ये इन्फॉर्मेशन देनी है। उस इन्फॉर्मेशन में मुझे क्या देना होता है, बेसिकली अमाउंट और फोरम। तो मुझे अमाउंट और फोरम इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मी, ये मुझे दोनों बताने हैं। यूजुअली आप साथ में पीरियड तो बताओगे किस पीरियड
पीरियड की बात हो रही है तो वो बता देना, दैट इज सफिशिएंट कि आपने बता दिया इस ईयर में इतना पैसा इतना ज्यादा पे ये डिस्प्यूट में खड़ा है मेरा। और दूसरा, जिसके लिए डिमांड नोटिस आया था अभी उसके लिए कोई स्टेप नहीं लिए गए हैं, ठीक है, लेकिन वो 15/9 को आया, 15/9/2019, क्या ये 6 महीने हो जाते हैं यहां से, आउटस्टैंडिंग एंड इज आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 6 मंथ, इट लीड्स टू द इरेगुलरिटी विच शुड बी ब्रॉट टू द नोटिस। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो 15/9 कब की डेट थी उसकी क्वेश्चन की, 31/3/20 की बात कर रहा है वो, 31/3/20 की बात कर रहा है, 15/9 से लगा लेना, अगर 6 मंथ्स का टाइम हो जाता है आपका तो आपको डेफिनेटली क्या करना पड़ेगा, आपको उसे बताना पड़ेगा कि ये भी मुझे क्या करना पड़ेगा, रिपोर्ट करना पड़ेगा टू द नॉलेज ऑफ द शेयर होल्डर्स, या फिर आपका जो भी आपने कंपनी के बंदे बोले उनको मेंबर्स को, उसको ये क्या करना पड़ता है, मुझे रिपोर्ट करना पड़ता है इरेगुलरिटी, क्योंकि सर यहाँ पे आप इरेगुलर हो, ये अनडिस्प्यूटेड तो है लेकिन आपको 6 महीने से अगर ज्यादा हो गए हैं तो ये आपको पता होना चाहिए, इसको डिस्क्लोजर मांगता है ये। क्या क्लियर है? यस सर, बहुत बढ़िया। चलिए जी आगे चलते हैं। इसके ऊपर और कोई क्वेश्चन है? ठीक है, एक क्वेश्चन के अंदर मैंने दोनों पॉइंट क्लियर कर दिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था वो। चलो जी, अब उसके बाद क्या आता है, अब मैंने क्या पढ़ाया था जल्दी से, कॉस्टली, कॉस्टली के बाद हमारे पास आया ड्यूज, ड्यूज के बाद हमारे पास क्या आता है, अब या तो वो अनरिकॉर्डेड होंगे या फिर रीपेबल होंगे, ठीक है, तो अनरिकॉर्डेड और रीपेड, रीपेमेंट हमने ऑलरेडी कवर कर लिया, रीपेमेंट ऑफ लोन को। अब आता है अनरिकॉर्डेड, अनरिकॉर्डेड वेरी सिंपल, 8 नंबर क्लॉज, सिंपल सी बात बोलता है अनरिकॉर्डेड इनकम की। क्या कहता है, अगर एनी ट्रांजेक्शन कोई भी रिकॉर्ड नहीं हुई है, बीओए का मतलब है बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अगर कोई भी ट्रांजेक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं हुई है, हैव बीन सरेंडर्ड और डिस्क्लोज एज इनकम ड्यूरिंग द ईयर एक्ट 1961, तो बेसिकली सिंपल सी बात है, क्या कोई वेदर एनी ट्रांजेक्शन नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ऐसी कोई ट्रांजेक्शन है जो इनकम आपने रिकॉर्ड नहीं करी है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, तो उसे क्या करना पड़ेगा, कोई डिस्क्लोज करना पड़ेगा। इनकम टैक्स बोलता है आपको अपनी सारी अनरिकॉर्डेड इनकम को डिस्क्लोज करना पड़ता है। इफ सो वेदर द प्रीवियसली अनरिकॉर्डेड इनकम हैज बीन प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ड्यूरिंग द ईयर, और अगर ऐसा है तो कोई प्रीवियसली अनरिकॉर्डेड इनकम थी जिसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इंक्लूड करना था, तो वो भी आपको क्या करना पड़ेगा, क्लियरली दिखाना पड़ेगा। तो बेसिकली सिंपल सी बात है, अनरिकॉर्डेड इनकम चाहे करंट ईयर की जो प्रीवियस ईयर की हो उसको आपको क्लियरली डिस्क्लोज करना चाहिए एज कम इनकम टैक्स एक्ट 1961। अगर आपने नहीं किया है तो आप कर दीजिए, वरना ऑडिटर को वो वाली इन्फॉर्मेशन को क्या करना पड़ेगा, कैरो में बताना पड़ेगा कि कोई ना कोई अनडिस्क्लोज इनकम मुझे नजर आई है, अनरिकॉर्डेड इनकम नजर आई है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, जो इस साल रिकॉर्ड हुई है शायद पिछले साल की, तो वो भी ऑडिटर को फिर बतानी पड़ती है। तो बेटर है आप ही डिस्क्लोज कर दो, सिंपल है, ज्यादा ध्यान नहीं लगाना। क्या क्लियर है? यस सर। तो अनरिकॉर्डेड इनकम की बात करते हैं, डिस्क्लोजर नहीं करा है तो डिस्क्लोज कर दो, और कोई प्रीवियसली अनरिकॉर्डेड इनकम है तो क्या उसे प्रॉपर्ली तरीके से आपने रिकॉर्ड कर दिया बुक्स ऑफ अकाउंट्स में या नहीं करा, ये भी बता दो। ठीक है, ठीक है सर, इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं है। चलिए उसके बाद चलते हैं आगे, 8 के बाद 9th हो गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो उसके बाद आता है वो आता है 10th वाला क्लॉज। 10th वाला क्लॉज के ऊपर क्वेश्चंस बन जाते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अभी तक जो मैंने बताया उसके अंदर 3rd वाला क्लॉज, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं ड्यूज वाला क्लॉज, उस पर क्वेश्चन अच्छा बन जाता है। उसके बाद 9th वाला क्लॉज जिसके ऊपर रीपेमेंट की बात कर रहा है, अब 10th वाला क्लॉज, अब तक इतना ही इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। ठीक है सर, तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें सिंपल सी बात बोलता है कौन सी वाली, 10th के अंदर, अगर कोई भी टर्म लोन है, आईपीओ है या फिर वर्ड, तो सर लाइन क्या थी, कॉस्टली ड्यूज या तो फिर या फिर अनरिकॉर्डेड होंगे या फिर क्या होंगे, रीपेड होंगे, यहां तक पढ़ लिया। अब उसके बाद क्या था पॉइंट, कि उसके बाद वो था कि वो आईपीओ फ्रॉड, आईपीओ फ्रॉड, तो मतलब आईपीओ से याद रखेंगे इस वाले सेक्शन को। तो मतलब बेसिकली सिंपल सी बात है, अगर आप कोई भी टर्म लोन करते हो या कोई भी आईपीओ या कोई भी एफपीओ करते हो, वेदर अप्लाइड फॉर द सेम पर्पस, मेन होता है कि आपने सही सेम पर्पस के लिए यूज करा है उसको पैसे को या नहीं करा। मतलब आपने कोई टर्म लोन लिया या आपने कोई आईपीओ निकाला या आपने कोई एफपीओ किया, तो आपने जो भी पैसा इकट्ठा करा क्या वो उसी पर्पस के लिए करा जिस पर्पस के लिए आपने उसको उठाया था या नहीं उठाया। इफ नॉट, डिटेल्स ऑफ द डिलेज और डिफॉल्ट एंड सब्सिक्वेंट रेक्टिफिकेशन, अगर ऐसा नहीं है तो हमें क्या देनी पड़ती है, डिटेल्स देनी पड़ती है कि कितने टाइम कितना डिले हुआ है उसको पैसे को यूज करने में, या फिर अगर कोई डिफॉल्ट है तो डिफॉल्ट की डिटेल्स देनी पड़ेगी, या आपने कोई सब्सिक्वेंट उसके बाद उसकी कोई रेक्टिफिकेशन वगैरह करी है तो उसकी डिटेल्स आपको देनी पड़ती है। ठीक है, तो ये हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाला आ जाता है क्लॉज नंबर 10। इसके अंदर सिर्फ इतनी बात नहीं करता, तो टर्म्स लोन, आईपीओ, एफपीओ, और साथ में किसकी बात करता है, प्लस कोई भी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट है, अगर आपने कोई भी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट वगैरह करी है, या फिर कोई प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स है, चाहे वो फुल्ली और पार्टली कन्वर्टेबल डिवेंचर्स क्यों ना हो, ज्यादा याद नहीं रखना, सिंपल सी बात है। अगर कोई आईपीओ है, एफपीओ है, कोई टर्म लोन है, इसके अंदर यूजुअली क्वेश्चन आता है टर्म लोन का कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि टर्म लोन पहले भी यूज हो रहा था तो आपको थोड़ा सा ट्रिकी करेगा। तो टर्म लोन्स को ध्यान से देखना है कि वो किस बारे में बात कर रहा है। टर्म लोन्स आपने लिया है, वो रीपेमेंट की बात कर रहा है कि आपने डिफॉल्ट करा है, तब 9 पे जाना है, वरना नहीं जाना है। क्लियर? ठीक है सर। तो बेसिकली आपने कोई टर्म लोन उठाया है और उस केस में या फिर आपने कोई प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट करी है या फिर प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स करा है, बस इतने वर्ड याद रखने हैं, टर्म लोन, आईपीओ, एफपीओ, प्राइवेट प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, या अलॉटमेंट का बात है जब आईपीओ वगैरह होता है तो इससे याद रखेंगे, तो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट या फिर प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। तो वेदर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 42 एंड सेक्शन 62 ऑफ द कंपनीज एक्ट, तो एक ये दो सेक्शन के बारे में बात करता है, 42 एंड 62, नॉट सो इंपॉर्टेंट फॉर इंटर एग्जाम्स फॉर मी, बट ठीक है, पता होना चाहिए कि दो सेक्शंस लगते हैं इसके अंदर, सेक्शन 42 एंड सेक्शन 62 ऑफ द कंपनीज एक्ट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। क्वेश्चन यहाँ पे भी सिंपल है, क्या क्या उस पर्पस के लिए यूज करा जिस पर्पस के लिए
आपने लिया था, अगर नहीं है तो अमाउंट कितना इन्वॉल्व था, एंड द नेचर ऑफ द नॉन कंप्लायंस। आपको ये दोनों चीजें क्या बतानी पड़ेंगी, क्लियरली डिस्क्लोज करनी पड़ेंगी, एज सिंपल एज दैट। तो क्या मैं सम अप करूं इसको, तो सिंपल सी बात बोलता है क्या, अगर आप फंड रेज कर रहे हो, अगर आप फंड रेज कर रहे हो, किस तरीके से आप टर्म लोन ले रहे हो, आपने आईपीओ निकाला, आपने एफपीओ निकाला, आपने कोई प्राइवेट प्लेसमेंट करी है, या फिर आपने क्या करा है, आपने कोई प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट करी है। ये 5 तरीके हो सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। आपने बस वर्ड याद रखने, पेपर में दिखते याद आ जाएगा, क्लियर लिखा होगा प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, या फिर प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स, या आईपीओ, या एफपीओ, या फिर टर्म लोन। टर्म लोन ज्यादा देखने को मिलेगा। अगर इनमें से आपने कुछ भी करा है और उसको करने का एक पर्पस होता है जिसके लिए आपने किया होगा, क्या उस पर्पस के लिए यूज करो तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप उस पर्पस के लिए यूज नहीं कर रहे हो तो फिर बहुत क्लियर है कि आपको बताना पड़ेगा कितना अमाउंट था जिस पर्पस के लिए आपने, जो आपने इन्वॉल्व है यहाँ पे, और एक्चुअली मेरे को बताना पड़ेगा साथ में, अगर आपने नॉन कंप्लाइज करा है तो आपने उसे किस पर्पस के लिए यूज करा, उसका नेचर क्या था जहां पे वो पैसा आपने डाला है, ठीक है। अगर कोई डिटेल डिले का, कोई डिटेल आपको देनी पड़ेगी कि आपने किस पर्पस के लिए डाला। अगर कोई डिफॉल्ट है या फिर सब्सिक्वेंट रेक्टिफिकेशन करते हो तो वो भी आपको क्लियरली क्या करनी पड़ती है, डिस्क्लोज करनी पड़ती है। साथ में इसमें सेक्शन 42 एंड 62 कहने को कह लो यही बातें करता है कि डिस्क्लोजर वगैरह मानता है, तो 42 एंड 62 आपको साथ में प्रोविजन कंपनीज एक्ट का फॉलो करके चलना है। क्लियर है, क्लियर है सर। अगर मैं अगर क्वेश्चन दिखाऊं जिसके हाई चांसेस होते हैं आने के, तो वो ऐसा ही क्वेश्चन आता है, क्या, एक टर्म लोन ऑब्टेन करा हमने बैंक से फॉर ₹80 लाख फॉर एक्वायरिंग R&D इक्विपमेंट। एक मुझे R&D इक्विपमेंट के लिए पैसा चाहिए था, मैंने बैंक से उठा लिया। आउट ऑफ विच ₹15 lakhs वर यूज्ड टू बाय अ कार फॉर द यूज ऑफ द कंसर्न डायरेक्टर। मुझे अपने डायरेक्टर के लिए कहीं ना कहीं उसका क्या करना पड़ा, ₹15 लाख से कार के लिए यूज करने पड़ गए। हु वाज ओवर लुकिंग द R&D एक्टिविटीज, जो मेरी कंपनी में R&D एक्टिविटीज वगैरह देखता है। तो एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर आप क्या करोगे, तो यहाँ पे वो क्या लगा, आपने पैसा रेज करा है 10 लाख क्या लोन, टर्म लोन का, और आपने ₹80 लाख उसको उसी पर्पज के लिए अगर आपने नहीं लगाया है। यहाँ पे मैंने क्या कोई रिपेमेंट में कोई ना कोई वो करा है, नहीं। मैं कहीं भी कोई रिपेमेंट की बात नहीं करूँ तो क्लॉज नंबर 9 माइंड में आना ही नहीं चाहिए। बस ये क्लैरिटी आपको चाहिए पेपर में। आप यहाँ 9 लिखाओगे गलत हो जाएगा, 9 नहीं है 10 है। क्यों, पैसा उठाया है कहीं और यूज किया है, रीपेमेंट वाली कहानी कहीं से भी नहीं है। अनटिल एंड अनलेस रीपेमेंट की बात नहीं करता है कुछ, क्लॉज नंबर 9 नहीं लगता है। क्लियर सर। एक टर्म लोन लिया 300 लाख का बैंक से कंस्ट्रक्शन करने के लिए फैक्ट्री की, और द सेड फंड्स वर टेम्परेली इन्वेस्टेड इन द शॉर्ट टर्म डिपॉजिट में डालना पड़ गया मुझे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में डिले आने की वजह से। मतलब मैं अपने पर्पस को भूल रहा हूं, जिस पर्पस के लिए मैंने लोन लिया है, यहाँ पे वही बताना है। अगर आपने किसी भी पर्पस से लोन लिया है, टर्म लोन वगैरह अप्लाइड फॉर द पर्पस, तो देखो तीन बातें इकट्ठी रहती हैं, टर्म लोन, आईपीओ, एफपीओ, ठीक है ना। इतना लिखना ही जरूरी है। अनटिल अनलेस क्वेश्चन के अंदर प्राइवेट प्लेसमेंट या प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट का नाम नहीं दिया, आपको जाना भी नहीं है उस करीब, ठीक है। डिटेल्स टुगेदर विद द डिलेज ऑफ द डिफॉल्ट एंड द सब्सिक्वेंट रेक्टिफिकेशन इफ एनी। तो आपको साथ में क्या देनी पड़ती है इस केस में, कि आपने डिटेल्स दे दो साथ में उसकी, और क्या है डिलेज क्या है, और वो डिफॉल्ट बता दो, एंड सब्सिक्वेंट रेक्टिफिकेशन वगैरह तो बता दो। इंस्टेंट केस में आपने R&D के लिए जो था उसके लिए लोन लिया था, लेकिन आपने पर्पस व्हीकल के लिए यूज कर लिया, कैन नॉट बी कंसिडर एज अ परचेज ऑफ R&D इक्विपमेंट। आप इसे क्या नहीं कर सकते, नहीं यूज कर सकते। ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट द फैक्ट। ऑडिटर को ये फैक्ट क्या दिखाना पड़ेगा, रिपोर्ट करना पड़ेगा, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। बस बेसिकली क्लॉज एक्सप्लेन करना और बोल देना गलत करा है कंपनी ने। चलिए जी, एक और करते हैं इसका, हाँ ये भी है। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ended, LM Private Limited had borrowed from a nationalized bank a term loan of ₹120 लाख। 120 लाख रुपए का टर्म लोन मैंने उठाया, कंसिस्टिंग ऑफ ₹100 लाख फॉर द परचेज ऑफ अ मशीनरी फॉर द न्यू प्लांट एंड 20 lakhs फॉर द इरेक्शन एक्सपेंसेस। कहीं ना कहीं मैंने दो चीजों के लिए लोन लिया। 120 लाख का लिया, 100 लाख मैंने मशीनरी परचेज करने का, 20 लाख रुपए मेरे इरेक्शन एक्सपेंसेस उस पर लगेंगे, इंस्टॉल वगैरह सब कुछ करने के। एज ऑन द डेट ऑफ 31 मार्च 2020 द टोटल ऑफ द कैपिटल एंड फ्री रिजर्व ऑफ द कंपनी वाज ₹50 लाख। तो कहीं ना कहीं उस टाइम पे मैंने बता दिया मेरी कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स का जो टोटल है वो 50 लाख रुपए के आसपास है। टर्नओवर ऑफ द कंपनी 750 लाख के आसपास है। बैंक पेड 100 lakhs टू द वेंडर ऑफ द कंपनी फॉर अ सप्लाई ऑफ मशीनरी ऑन 31 मार्च। तो बैंक ने 100 लाख रुपए वेंडर को पे भी कर दिए, जो कि भाई मेरे को मशीनरी दे दे, मैंने लोन लिया इसके लिए। द मशीनरी हैज रीच्ड द यार्ड, बहुत बढ़िया, आ भी गई है। ऑन दिस 28/2 को द कंपनी है ड्रॉन द बैलेंस ऑफ लोन विद 20 lakhs। कंपनी ने 2,20 लाख रुपए जो और लिए थे, जिसको इरेक्शन के लिए जो चाहिए थे उनको, कि हमें से इरेक्ट करने के टाइम पे काम आएंगे, वो कंपनी ने पहले ड्रॉ कर लिए टू द क्रेडिट ऑफ इट्स करंट अकाउंट मेंटेन्ड विद द बैंक। अपने करंट अकाउंट में पैसा भी ले लिया और उसे यूटिलाइज कर लिया फॉर रेनोवेटिंग इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस बिल्डिंग। लो जी, अपनी ऑफिस बिल्डिंग के लिए उन्होंने वो 20 लाख रुपए ले लिया, जिस पर जो उन्होंने इरेक्शन एक्सपेंसेस के लिए लिया था। तो कहीं ना कहीं पर्पस बिगड़ गया, बिल्कुल बिगड़ गया। द मशीनरी हैज बीन केप्ट एज अ कैपिटल स्टॉक, बढ़िया। ऑडिटर शुड बी कंसर्न्ड विद द फाइनेंशियल ईयर एंडेड। आपको इसके अंदर आंसर करना है। अब एक्चुअली में देखा जाए तो ये जो इन्फॉर्मेशन थी पेड अप कैपिटल की, आपको परेशान करने के लिए थी, या फिर दूसरे तरीके से सोचो तो ये कहना चाहते थे देख लो कहीं एप्लीकेबिलिटी वाला कोई पॉइंट पे ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसे वाले क्वेश्चन में एप्लीकेबिलिटी पे फंसा दे। एप्लीकेबिलिटी हो ही नहीं रही होगी, आप रिपोर्ट कराओगे, तो ध्यान में रखना। ये कह रहा है कहीं ना कहीं 50 लाख है, तो मतलब 1 करोड़ से कम है, बढ़िया, तो कोई दिक्कत नहीं है। और कहीं ना कहीं 750 लाख है, ठीक है। बैंक ने 120 लाख का लोन लिया है, कहीं ना कहीं तो ये तो ज्यादा ही हो गया 1 करोड़ से, तो कहीं ना कहीं एप्लीकेबल तो चलेगा ही चलेगा, ठीक है ना। तो इसको भी याद रख के चलना है, थोड़ा थोड़ा बेसिक भी लगाने हैं। तो रिपोर्टिंग कहीं ना कहीं वो कह रहा है कि देखो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी 1 करोड़ से एक्सीड कर रही है बोरिंग। इसने आपको बाकी जो दोनों चीजें दी वो इसलिए दी ताकि आपको लगे सब कुछ तो लिमिट में है, लेकिन याद रखना बोरिंग की लिमिट होती है 1 करोड़ रुपए, और 120 लाख का मतलब हो गया 1.2
0 CR वो एनी पॉइंट ऑफ टाइम पे होता है ड्यूरिंग द ईयर, इस वजह से वो कंपनी कैरो के ऊपर अंदर एप्लीकेबल हो गई। माइंड बिल्कुल शार्प रखेंगे, ठीक है सर। अब बस क्लॉज नंबर 10 एक्सप्लेन करो, बता दो एफपीओ आईपीओ टर्म लोन के लिए पैसा लेते हो आप तो आपको पर्पस जस्टिफाई करना पड़ता है। अगर आप उसके लिए नहीं करते हो तो आपको डिटेल्स देनी पड़ती है, कोई भी डिले या सब्सिक्वेंट रेक्टिफिकेशन या फिर डिफॉल्ट की बताना पड़ता है। तो आपने यहाँ 120 लाख का लिया, 100 लाख बढ़िया लगाया, 20 लाख गलत लगा दिया, ये 20 लाख आपने क्रेडिट कर दिया करंट अकाउंट में जो आपने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस बिल्डिंग के लिए यूज कर लिया। एज अ कंक्लूजन कहीं ना कहीं अंडर ऑब्लिगेशन टू रिपोर्ट ऑन द मैटर्स, तो ऑडिटर क्या है ऑब्लिगेशन है उसे रिपोर्ट करनी पड़ेगी कैरो के अंदर, क्योंकि बोरिंग एक्सीड कर रही है 1 करोड़ रुपए, जिसकी वजह से एप्लीकेबल हो जाता है और टर्म लोन सही पर्पस के लिए आपने यूटिलाइज नहीं करा। दैट इज वन ऑफ द परफेक्ट आंसर्स जो आप लिख के आ सकते हो पेपर के अंदर। क्या क्लियर है? यस सर, बहुत बढ़िया। अगर आप क्लॉज नंबर 6 पे देखना चाहते हो तो सिंपल सी बात ये देख लो, क्वेश्चन था जो कॉस्ट के ऊपर था कि कैरो 2020 रिक्वायर करता है कंपनी को टू रिपोर्ट वेदर द मेंटेनेंस ऑफ द कॉस्ट रिकॉर्ड्स हैव बीन स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसने पूरा ही दे दिया जो करना होता है, आप बता दो। तो आपने बस पूरा का पूरा क्लॉज एक्सप्लेन कर देना है कि क्लॉज 6 बोलता है कि आपको मेंटेन करने पड़ते हैं कॉस्ट रिकॉर्ड्स एज पर 148(1) एंड वेदर सच अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स हैव बीन मेड एंड मेंटेन्ड। ये बताता है, यहाँ खत्म हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल वाला। अब क्या आया जी? अब क्या आया? हमने क्या बात करी थी? कॉस्टली, हमने बात करी थी कॉस्टली ड्यूज की, वो भी हो गया। फिर हमने बात करी थी कि क्या वो अनरिकॉर्डेड हो सकता है, मतलब अनरिकॉर्डेड इनकम। फिर उसके बाद हमने बात करी थी रीपेड हो सकते हैं, रीपेमेंट ऑफ लोन, सारा कुछ पढ़ लिया। फिर उसके बाद हो सकता है क्या, क्यों कौन सा था वो, आईपीओ, आईपीओ वाला एफपीओ, ये सारी बातें पढ़ ली हमने, रेज करना फंड को। फिर उसके बाद लास्ट में क्या हो गया, फ्रॉड। अब फ्रॉड वाला कौन सा आ जाता है हमारा? 12th, 11th। तो हमारा क्या था? 11th, 11th हमने पढ़ा था 11th तो फ्रॉड रिपोर्टिंग। फ्रॉड रिपोर्टिंग के केस में बिल्कुल सिंपल सी बात है, क्या कोई भी फ्रॉड हुआ हो बाय द कंपनी ऑन द कंपनी, मतलब कंपनी के ऊपर हुआ हो या कंपनी ने किया हो, दोनों केस सिनेरियोज इसी के अंदर कवर होते हैं। इंपॉर्टेंट ये नहीं है बाय और ऑन, इंपॉर्टेंट बच्चा यहाँ पे इंपॉर्टेंट सिर्फ इसको ले जाता है, बाय और ऑन याद रखना है मुझे। रिपोर्टेड अगर ऐसा है तो फ्रॉड बता दो और अमाउंट बता दो। पॉइंट याद रखना क्या, कि ये जो रिपोर्ट जो ये फ्रॉड की बात करता है, ये फ्रॉड किया किसने होना चाहिए? ये किया तो कंपनी के किसी इंप्लॉय ने, ठीक है ना, कंपनी किसी इंप्लॉय ने या फिर कोई डायरेक्टर वगैरह ने, मतलब जो कंपनी का बंदा है, या फिर कंपनी ने इनके ऊपर। अगर ऐसे वाले सिनेरियोज हैं तो मतलब कहीं ना कहीं जो कंपनी को करने वाले कौन लोग हैं, वही वाले लोग हैं जो मतलब कंपनी के पास वाले हैं, उसी को हम फ्रॉड में लेके जाते हैं। कोई और बाहर का बंदा अगर कंपनी के ऊपर फ्रॉड वगैरह कर रहा है तो ऑन द कंपनी, तो वो इसके अंदर कवर नहीं होता है। ये बहुत ज्यादा क्लैरिटी चाहिए जिसपे क्वेश्चन आपको ट्रिक करता है, ठीक है। अगर और एक कौन सा फ्रॉड होता है जो 143(12) हम कभी, अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत अगर आपने लॉ पढ़ी है तो उसके अंदर आता है 143(12) के अंदर भी एक किसकी बात होती है, किसी ना किसी फ्रॉड की बात होती है, जिसकी कंडीशन है अगर 1 करोड़ रुपए से ऊपर होगा तो आपको उसके अंदर रिपोर्ट करना पड़ेगा। वही वाली बात कह रहा है, उसके हिसाब से आपको ADT 4 में वो यूजुअली रिपोर्ट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो वो वाला फ्रॉड भी हो सकता है, मतलब एक्चुअल वाला जो कंपनी के ऊपर ही हो रहा है, क्योंकि वो फ्रॉड भी, तो वो फ्रॉड इसी फ्रॉड में कवर हो जाता है। ऑडिटर हैज टू कंसीडर द विसल ब्लोअर कंप्लेंट इफ एनी रिसीव्ड ड्यूरिंग द, और साथ में अगर ऑडिटर को लगता है कोई भी विसल ब्लोअर कंप्लेंट आई है फ्रॉड की, कहीं से भी कुछ सुनने को मिला है, तो उसको भी वो क्या करके चलेगा, कंसीडर करके चलेगा। तो बेसिकली सिंपल सी बात है, कब रिपोर्ट करना होता है फ्रॉड के बारे में? अगर फ्रॉड हुआ है कंपनी के ऊपर बाय द कंपनी और ऑन द कंपनी, अगर हुआ है, रिपोर्ट हुआ है कोई, हाँ सर रिपोर्ट हुआ है, तो उसका नेचर ऑफ द फ्रॉड और अमाउंट चाहिए कितने का रिपोर्ट हुआ है, चाहे वो विसल ब्लोअर से हुआ हो या फिर वो कंपनीज एक्ट में ADT 4 के थ्रू हमें पता चला हो रिपोर्ट हुआ है। एक्चुअली में हमें नेचर और अमाउंट बताना पड़ता है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं जिससे आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। हमें रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स बतानी है एज पर द कंपनीज एक्ट या कैरो के हिसाब से फॉर द फॉलोइंग सिचुएशंस। अ फ्रॉड हैज बीन कमिटेड अगेंस्ट द कंपनी बाय एन ऑफिसर ऑफ द कंपनी, मेरे कंपनी के ऑफिसर ने मेरे ऊपर करा है। द फ्रॉड हैज बीन कमिटेड अगेंस्ट द कंपनी बाय अ वेंडर ऑफ द कंपनी। अ कंपनी हैज कमिटेड अ मेजर फ्रॉड ऑन इट्स कस्टमर्स एंड द केस इज पेंडिंग इन द कोर्ट। अ फ्रॉड हैज बीन रिपोर्टेड इन द कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट बट नॉट नोटिस्ड बाय द स्टैट्यूटरी ऑडिटर इन हिज ऑडिट। तो 4 तरह के मेरे को फ्रॉड देखने को मिले क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। एक फ्रॉड है जो मैंने क्या हुआ है, अगेंस्ट द कंपनी हुआ है, मेरे ऑफिसर ने करा है, कंपनी के लोगों ने, कंपनी के एम्प्लॉय ने, कंपनी के किसी बड़े ऑफिसर ने मेरे ऊपर बोला। क्या वो मेरे बंदे थे? हाँ सर, इसको रिपोर्ट करना पड़ेगा, बिल्कुल। यहां पे आते हैं। तो अगर एक फ्रॉड हुआ है, ऑफिसर ऑफ द कंपनी ने करा है, बिल्कुल सर, तो कैरो के हिसाब से नेचर और अमाउंट आपको बतानी पड़ेगी, ठीक है ना। कंपनीज एक्ट में कब की बात होती है? कंपनीज एक्ट में तभी बताते हो जब फ्रॉड 1 करोड़ से एक्सीड करता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आप भूल जाओ कि आपने कंपनीज एक्ट वाले आंसर याद रखने भी हैं, पर याद रखना, वैसे याद रखना है 1 करोड़ से ऊपर का ही कंपनी एक्ट में चलता है फ्रॉड, उसके छोटे वालों को रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो पहला। दूसरा था फ्रॉड हैज बीन कमिटेड अगेंस्ट द कंपनी बाय द वेंडर ऑफ द कंपनी। अरे कंपनी का कोई वेंडर है, उस वो कंपनी के ऊपर फ्रॉड कर रहा है, उसने कोई बिल वगैरह नहीं काटे या पैसे नहीं दिए, जो भी करा उसने फ्रॉड, अगर वो फ्रॉड कर रहा है वो मेरे अपने लोग नहीं है, तो नो रिपोर्टिंग रिक्वायर्ड। मुझे कोई रिपोर्ट नहीं करना है भाई, मैं बाहर वालों के लिए रिपोर्ट करने के लिए नहीं बैठा हूं, मैं कंपनी का ऑडिटर हूं, मेरे को कह रहा हूं मैं वही रिकॉर्ड करना है जो कंपनी के लेने देने कंपनी के लोगों से हो रहा होगा। एज सिंपल एज दैट। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है सर, तो ये वाला पॉइंट आप यहां पे भी लिखाओगे क्या, यही वाला पॉइंट ऊपर वाला, और वो गलत हो जाएगा। तो वेंडर की बात आती है, कंपनी के बाहर वाले लोगों की बात आती है, उनके ऊपर आपने ध्यान नहीं देना, कोई रिपोर्टिंग नहीं है मेरी। लास्ट फिर क्या कह रहा है, मेजर फ्रॉड कस्टमर के ऊपर, अगर कंपनी कोई फ्रॉड करती है तो बिल्कुल नेचर ऑफ द फ्रॉड कंपनी ने, बाय द कंपनी फ्रॉड हुआ है कंपनी के कस्टमर्स के ऊपर, वो कंपनी के बिल्कुल क्लोज वाले होते हैं, माइक्रो एनवायरमेंट वाले लोग, अंदर वाले लोग, तो भाई कस्टमर उसके अंदर आते हैं। कंपनी अगर आपने कस्टमर का फ्रॉड करा है, आपको नेचर और अमाउंट बतानी पड़ेगी। लास्ट,
अगर कोई रिपोर्ट हुआ था फ्रॉड कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट के अंदर, बट क्या नहीं करा, नोटिस नहीं करा किसी स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने इन इस ऑडिट रिपोर्ट, तो भी पैरा 3 रिक्वायर्स द रिपोर्टिंग ऑफ द फ्रॉड दैट हैज बीन नोटिस और रिपोर्टेड ड्यूरिंग द ईयर। तो क्या करता है, आपको कहीं ना कहीं पैरा 3 बोलता है कि आपको कोई भी रिपोर्ट जो फ्रॉड पता चलता है तो वो भी आपको क्या करना है, जैसे विसल ब्लोअर वाली कहानी यहाँ पे यूज हो रही है बेसिकली, कि पता चला कोई फ्रॉड के बारे में तो पता चलता है, तो वो भी आपको रिपोर्ट करना होता है कि ऐसा ही फ्रॉड हमारे सामने नजर आया है। ठीक है ना, तो ये भी आपको मतलब इसके अंदर इसको छोड़ दो, कंपनीज एक्ट को अपने ध्यान नहीं रखना, सिर्फ कैरो को याद रखना है। क्या क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? यस सर, चलिए जी। अब एक्चुअली में हमने सारे इंपॉर्टेंट वाले तो कवर कर लिए, ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट थे सारे कवर हो गए हैं। अगर बस सारे के सारों के बाकों को सिर्फ आपने एक बार हल्का फुल्का रीड करना है तो आप कर सकते हो, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर के लिए भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक आधा है वो मैं और भी क्लियर कर देता हूँ, निधि कंपनी जैसे हो गया, कभी कभी आ जाता है, बिल्कुल सीधी से स्ट्रेट फॉरवर्ड से क्लॉज बता दो, अदरवाइज ऐसा कोई ट्रिकी नहीं आएगा। ट्रिकी क्वेश्चन वाला ऑलमोस्ट एरिया हमने कवर कर लिया है, ठीक है। चलिए जी, हमने 2 लाइनें कवर कर ली जल्दी से। पहली लाइन कौन सी थी? फिक्स इन्वेंट्रीज। फिक्स जो इन्वेंट्रीज होती है वो क्या करती है, गिव करती है लोन्स एंड डिपॉजिट को, डन। फिर दूसरा वाला क्या आता है, कॉस्टली ड्यूज। जो मेरे कॉस्टली ड्यूज हैं, चाहे वो मेरे अनरिकॉर्डेड वाले हों या फिर मेरे रीपेड वाले हों, किसके लिए किसके लिए किसके लिए? फॉर आईपीओ फ्रॉड के लिए, ठीक है सर। उसके बाद थर्ड वाली कहानी क्या, निधि है जो रिलेटेड पार्टी है, जो मेरी निधि है, जो निधि है कंपनी में, वो रिलेटेड पार्टी किसकी? एक इंटरनल ऑडिटर की। और वो क्या करती है, वो करती है नॉन कैश ट्रांजेक्शंस को। किसके थ्रू करती है? वो एनबीएफसी के थ्रू करती है, शोइंग कैश लॉसेस, और उसे कैश लॉसेस दिखाती है। भाई साहब देखो, निधि कितनी शातिर है, सीए बनने वाली है निधि। निधि कितनी शातिर है, निधि क्या कर रही है, निधि रिलेटेड पार्टी है किसकी? इंटरनल ऑडिटर की। जो मेरी कंपनी का इंटरनल ऑडिटर है उसकी रिलेटेड पार्टी है निधि। वो क्या करती है, वो नॉन कैश ट्रांजेक्शंस करती है। नॉन कैश ट्रांजेक्शन भी किसके थ्रू कर रही है? किसी एनबीएफसी के थ्रू कर रही है, मतलब जहां पे कैश इन्वॉल्व होता है वहां पे नॉन कैश ट्रांजेक्शंस कर रही है, और शो कर रही है क्या? कैश लॉसेस। देखो ये हाइपोथेटिकल लाइन है, ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ याद रखने के लिए बहुत अच्छी है, ठीक है। और क्या कर रही है, शो कर रही है कैश लॉसेस। उसकी वजह से क्या हुआ, इशू रेज करा किसी ऑडिटर ने, कौन सा वाला, जब उसने ये सारी कहानी देखी स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने, होती वो कह रहा है भाई इंटरनल ऑडिटर भी मिला हुआ है, निधि भी मिली हुई है, अरे बाबा मैं तो रिजाइन कर रहा हूं। तो वो क्या कह रहा है, इशू रेज बाय द ऑडिटर, कौन सा वाला? आउटगोइंग वाला, मतलब जिसने रिजाइन कर दिया है। वो क्या कह रहा है, वो रिजाइन करते हुए जाते हुए बोल के जा रहा है क्या, भाई तुम्हारी गोइंग कंसर्न खतरे में। ये सारा कुछ देख के, घपले देख के मुझे पता चल रहा है तुम्हारी गोइंग कंसर्न जाने वाली है, ऑन गोइंग कंसर्न, बिकॉज जो एक्चुअल कैश ट्रांसफर हो रहा है, जो क्योंकि वो तो नॉन कैश ट्रांजेक्शन कर रही है, तो जो एक्चुअल कैश ट्रांजेक्शन हो रहा है वो सीएसआर में जा रहा है, किसकी? वो भी ग्रुप कंपनी की तुम्हारी, भाई साहब, ठीक है। ऑन विच मैं तुम्हें बता रहा हूं, जो ऑडिटर आने वाला होगा वो कहीं ना कहीं क्वालिफिकेशन और एडवर्स रिमार्क देने वाला है। याद हो गए सारे पॉइंट जल्दी से मेरे साथ। क्लॉज नंबर 11 था मेरा फ्रॉड, 12 आ गया निधि, थर्ड आ गया रिलेटेड पार्टी, चौथा आ गया इंटरनल ऑडिट, पांचवा आ गया नॉन कैश, 15 आ गया नॉन कैश ट्रांजेक्शन, 16 आ गया एनबीएफसी, 17 आ गया कैश लॉसेस, 18 आ गया आउटगोइंग ऑडिटर जो इशू करके जाता है, 19 आ गया गोइंग कंसर्न, 20 आ गया सीएसआर, उसके बाद 21 आ गया ग्रुप कंपनीज, एंड माय ऑल क्लॉजेस आर डन। आई होप तुम लोगों को ये पसंद आएगा, तो नहीं आएगा तो अलग बात है, पर आ जाना चाहिए, ठीक है। अब जल्दी से, निधि कंपनीज 12th, निधि है रिलेटेड पार्टी, निधि है रिलेटेड पार्टी, तो तीन ही बातें याद रखनी है, कोई क्वेश्चन की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। क्लॉज नंबर 13 वो सिंपल सी बात बोलता है, निधि कंपनी के अंदर निधि कंपनी के अपने रूल्स होते हैं, रूल्स 2014, इसकी ये 3 बातें बोलता है, उन 3 बातों का कंप्लायंस आपने चेक करना है। पहला, जो नेट ओन फंड्स होने चाहिए टू द डिपॉजिट जो होने चाहिए वो 1:20 की रेशो में रहने चाहिए। तो अगर आप देखोगे तो क्लॉज नंबर 12 है, 12 से याद रखना 1:20, ताकि आपको याद रहे पहला वाला पॉइंट, तो सिंपल सी बात है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सिंपल सी बात होता है, निधि कंपनी के केस में निधि कंपनी के रूल्स की जो आपने प्रोविजन है वो चेक करनी है, जिसमें पहला बोलता है नेट ओन फंड्स जो है कंपनी के टू द डिपॉजिट की जो रेशो है 1:20 से एक्सीड नहीं करनी चाहिए, उसे कम रहनी चाहिए, चलेगा। फिर उसके बाद मेंटेन करके चलना 10% ऑफ द अनकंबर्ड क्या टर्म डिपॉजिट, तो कहीं ना कहीं अनकंबर्ड टर्म डिपॉजिट्स का 10% से ज्यादा का मेंटेन करके चलना है, 10% से ऊपर नहीं होना चाहिए। डिफॉल्ट इन द रीपेमेंट ऑफ द डिपॉजिट एंड इंटरेस्ट, अगर कोई भी डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए किसमें, रीपेमेंट ऑफ द डिपॉजिट एंड द इंटरेस्ट, अगर कुछ है तो नहीं होना चाहिए, अगर है तो उसकी डिटेल्स कहीं ना कहीं आपको देनी पड़ती है। तो बेसिकली डिफॉल्ट होना नहीं चाहिए, है तो डिटेल्स बता दो क्या है, तो सिंपल है। तो 3 बातें याद रखनी, क्या पहले 1:20 वाली वो क्या है, नेट ओन फंड्स टू डिपॉजिट की रेशो, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, 10% मेंटेन करने किसका, 10% ऑफ द अनकंबर्ड टर्म डिपॉजिट्स टर्म। तो बेसिकली पूरा का पूरा याद रखना, ये बहुत ज्यादा फोकस करता है डिपॉजिट्स के ऊपर, निधि कंपनी में लोन्स की बात ज्यादा कम नहीं करता। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो नेट ऑन फंड टू डिपॉजिट की रेशो है, यहाँ पे भी आप देखोगे तो टर्म डिपॉजिट की बात कर रहा है, और उसकी बात कर रहा है रिपेमेंट में किसकी बात कर रहा है, डिफॉल्ट में डिपॉजिट की बात कर रहा है। तो डिपॉजिट में रिपेमेंट नहीं होनी चाहिए, डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, अगर करा है तो उसकी डिटेल्स आपको देनी पड़ेगी, दैट इज सिंपल। कौन सा वाला, निधि कंपनी। इसके ऊपर अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड ही क्वेश्चन है, आप अपॉइंटेड हो सेक्रेटरी ऑफ द लिमिटेड कंपनी, कंपनी इज रजिस्टर्ड एज निधि कंपनी, व्हाट आर द रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स, आपने यही बातें लिखनी है। कैरा 12 निधि कंपनी 1:20 मेंटेनिंग 10% ऑफ द अनकंबर्ड टर्म डिपॉजिट्स, और लास्ट में देयर आर एनी डिफॉल्ट इन द पेमेंट ऑफ द इंटरेस्ट और डिपॉजिट, देयर एनी पीरियड एंड रेशो डिटेल्स आपको प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। एज सिंपल एज दैट, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन है आपका, जो आपको याद रखना है, ठीक है जी, ठीक है सर। अब उसके बाद 12th के बाद हमारा आता है 13 इज वेरी सिंपल, रिलेटेड पार्टी। क्लॉज नंबर 13 रिलेटेड पार्टी में वो क्या बोलता है, वो कहता है सिंपल सी बात है, क्या ऑल रिलेटेड पार्टीज जो होनी चाहिए वो कंप्लायंस करनी चाहिए, किसका सेक्शन याद रखेंगे बस, सेक्शन 177 सेक्शन 188,
लॉ में घुसने की ज्यादा जरूरत नहीं है। 177 एंड 188 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 का कंप्लायंस पूरा करना होता है, यही आपको लाइन लिख के आनी, कुछ एक्सप्लेन करके नहीं आना, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली क्या होती है, इसके अंदर वही पार्टीज होती है जो कहीं ना कहीं ऊपर पढ़ते हैं कि ये वाली पार्टी को अलाउड है, उसको नहीं है, क्लोज वाली है, रिलेटिव हो गया, ये डायरेक्टर हो गया, ये सारी बातें होती हैं, ठीक है। तो वो सारी बातें कह रहा है। फिर जो भी डिटेल्स हैव बीन डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एप्लीकेबल इंड एस, तो जो भी सारी डिटेल्स होनी चाहिए रिलेटेड पार्टी की, उसे देखो हमने पढ़ा था, पूरी कहानी में पढ़ते हैं। रिलेटेड पार्टी केस में आजकल क्या मांगता है इंड एस कि भाई प्रॉपर डिस्क्लोजर दे देना, तो वही कह रहा है कि क्या आपने उसको डिस्क्लोज कर दिया एज पर इंड एस और शेड्यूल 3। इंड एस 24 लगेगा, ऐसे 550 को आप चेक कर सकते हो साथ में, फाइनल लेवल पे जब जाता है क्वेश्चन तो मर्ज हो जाता है 550 के साथ में, प्लस ऑडिट कमेटी का अप्रूवल भी लगता है इसके लिए अगर रिक्वायर्ड है। तो आपको याद रखना है बस इंड एस 24 याद रख लो या AS 18 याद रख लो, इतना भी लिख दोगे तो चल देगा, ठीक है। तो आपको इनका डिस्क्लोजर चेक करना है, इनके हिसाब से डिस्क्लोज किया होना चाहिए, और किसका किसके प्रोविजन चेक करने हैं, 177 और 188। क्लियर है, क्लियर है सर। चलिए जी, अब क्या था, निधि क्या थी, रिलेटेड पार्टी थी किसकी, इंटरनल ऑडिटर की। इंटरनल ऑडिटर का क्या है जी, इंटरनल ऑडिटर कहाँ है हमारा, ये रहा। इंटरनल ऑडिट का मतलब है इंटरनल ऑडिट सिस्टम, थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा आपको यहाँ पे, लेकिन याद रहेगा, इंटरनल ऑडिट से याद रहेगा। क्लॉज नंबर कौन सा वाला है हमारा, 12 निधि का था, 13 रेटेड पार्टी का, 14 क्लॉज आ गया इंटरनल ऑडिट सिस्टम। तो सिंपल सी बात पूछता है क्या कंपनी के पास क्या है इंटरनल ऑडिट सिस्टम। इंटरनल सिस्टम याद है, हमने सब कुछ पढ़ा था, पूरा का पूरा कंप्लायंस एनवायरमेंट होना, ये होना वो होना, कंट्रोल एक्टिविटीज ब्ला 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 ब्ला, वो सब बातें कह रहा है। तो क्या कंप्लायंस, क्या कंपनी के पास इंटरनल ऑडिट सिस्टम है, वेदर द कमेंसुरेट विद द साइज एंड नेचर ऑफ द बिजनेस। तो ऐसे इंटरनल ऑडिट सिस्टम कोई छोटी सी चीज तो है नहीं, तो वो कंपनी के साइज एंड नेचर के हिसाब से होता है। अगर वो कंपनी का साइज बहुत बड़ा है तो इंटरनल ऑडिट का सिस्टम भी प्रॉपर तरीके से होगा, अगर नहीं है तो मुश्किल ही है इंटरनल ऑडिट सिस्टम होगा। तो मैं देखना क्या वो कमेंसुरेट कर भी रहे साइज एंड नेचर के हिसाब से। वेदर रिपोर्ट ऑफ द इंटरनल ऑडिट फॉर द पीरियड अंडर ऑडिट वर कंसीडर्ड बाय द स्टैट्यूट। तो अगर उसे लगता है तो इसका मतलब फिर वो इंटरनल ऑडिटर भी लेके आते होंगे, जिसके अंदर वो इंटरनल ऑडिट फंक्शंस परफॉर्म करता होगा। फिर मुझे देखना पड़ेगा कि रिपोर्ट ऑफ द इंटरनल ऑडिटर जो मुझे उस पीरियड अंडर ऑडिट के लिए कंसीडर करनी भी है स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने या नहीं करनी है। तो ये क्लॉज किसके लिए है, ये सिंपल सी बात कहता है कि मेरे को अगर, तो ये कहीं ना कहीं पॉइंट भी सोचो, अगर आपने इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट चेक करनी है तो ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है, क्या एक्चुअली में कंपनी के पास इंटरनल ऑडिट सिस्टम है, हाँ है। अगर क्या वो साइज एंड नेचर के हिसाब से कमेंसरेट कर रहा है, मैच कर रहा है, उसके बाद मैं कंसीडर करूंगा कि मुझे इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट को कंसीडर करना है या नहीं करना है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। इतना सही पॉइंट है। तो आपको सिंपल इतना ही डिस्क्लोज करना पड़ता है कि कंपनी का ये आपको डिस्क्लोजर देना पड़ता है, कंपनी के पास है, और अगर इंटरनल ऑडिट है तो वो कमेंसरेट कर रहा है तो ही मैंने इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट यूज करी है, वरना नहीं करी है। क्लियर, क्लियर सर। 14 हो गया। अब 15 क्या था, निधि की रिलेटेड पार्टी थी, अब वो क्या कर रही थी, नॉन कैश ट्रांजेक्शन कर रही थी भाई साहब। 15 क्या है, नॉन कैश ट्रांजेक्शन। तो बेसिकली क्या कहना चाहता है, कंपनी ने कोई भी नॉन कैश ट्रांजेक्शन करी, किसके साथ में करती है यूजुअली कंपनी, अपने पास वाले लोगों के साथ में। तो मतलब कंपनी क्या कर रही है, कोई निधि का है, निधि डायरेक्टर के साथ क्या कर रही है, ट्रांजेक्शंस कर रही है, और पर्संस कनेक्टेड विद हिम, कहीं ना कहीं जो पर्सन कंपनी के साथ कनेक्टेड होते हैं, मतलब बेसिकली सिंपल सी बात है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस ही कर रही है। तो कंपनी अगर कोई भी नॉन कैश ट्रांजेक्शंस कर रही है अपने रिलेटेड वाले लोगों के साथ में, तो आपको क्या करना है, वेदर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 192 ऑफ द कंपनीज एक्ट कंप्लाई हुआ या नहीं हुआ। 192 सेक्शन को गवर्न करता है, तो वो बोलता है कब आप नॉन कैश कर सकते हो, किस केस में नहीं कर सकते हो, ये भी आप फाइनल लॉ में पढ़ोगे। तो वहां पे वो बोलता है, तो बेसिकली हमें उसकी पैरामीटर्स को चेक करना है, क्या आपने उसको कंप्लायंस किया या नहीं किया, एज सिंपल एज दैट। तो मतलब सिंपल सी बात, क्या जो निधि नॉन कैश ट्रांजेक्शंस कर रही थी किसके साथ में, किसी भी रिलेटेड पार्टी के साथ में, क्या उसने 192 को फॉलो किया या नहीं किया, सिंपल, ठीक है। ठीक है सर, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आई थिंक मेरे पास था। यहाँ देखो, R&T लिमिटेड हैज एंटर्ड इनटू अ नॉन कैश ट्रांजैक्शन विद मिस्टर राम, सन ऑफ वन ऑफ द डायरेक्टर। देखो डायरेक्टर के सन के साथ आपने करी है, विच इज एन अरेंजमेंट बाय विच R&T लिमिटेड इज प्रोसेस टू एक्वायर एसेट फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ये क्यों करी है कि वो दिखा रहे हैं कि हम एक एसेट ले रहे हैं अदर देन कैश में, लेकिन एक्चुअली में वो कैश वो किसके थ्रू पे कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने सन के थ्रू उसका वो एसेट वो क्या कर रहे हैं, कंपनी में मूव कर रहे हैं। तो बेसिकली नॉन कैश की तरीके से ट्रांजेक्शन को दिखाया जा रहा है और एसेट एक लिया जा रहा है। अंडर कैरो कैसे रिपोर्ट करोगे, दूसरा भी इसने बोला सन वन ऑफ द डायरेक्टर एक्वायर एसेट, ऐसे क्वेश्चन रिपीट हो गया, बस नाम चेंज आया था, क्वेश्चन सेम ही आया था, ठीक है। तो रिपोर्टिंग अंडर कैरो किस तरीके से होगी, हमें बताना पड़ेगा क्लॉज 15 के अंदर हमें रिपोर्ट करना पड़ता है क्या, वेदर कंपनी हैज एंटर्ड इनटू एनी नॉन कैश ट्रांजैक्शंस विद द डायरेक्टर्स और द पर्सन कनेक्टेड विद हिम। तो मतलब डायरेक्टर के साथ या डायरेक्टर के साथ वाले जो लोग कनेक्टेड है उनके साथ में, अगर तो मतलब डायरेक्टर प्लस उसका रिलेटिव यहां पे लेके चलेंगे, वेदर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 192 हैव बीन कंप्लाइंट विद। अगर ऐसा होता है तो आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। फर्स्ट पार्ट सिंपल है कि कंपनी ने क्या कोई नॉन कैश करा या नहीं करा। सेकंड पार्ट है रिपोर्ट वेदर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 192। तो याद रखना क्या इसमें लिखा हुआ है कि सेकंड पार्ट जो 192 बोला है वो तभी चेक करेंगे ओनली इफ द आंसर टू फर्स्ट पार्ट इज यस, कि एक्चुअली में कोई नॉन कैश ट्रांजैक्शन डायरेक्टर है उसके रिलेटिव के साथ हुई है, पहले तो इसका आंसर दो, हुई नहीं है तो खत्म, अगर हुई है तो 192 चेक करेंगे। ठीक है सर, हो गया, ठीक है। चलो एक ये रिलेटेड पार्टी हमने कर लिया, इसका क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन रह गया।
वो कह रहे हैं अमाउंट ऑफ रुपीज 3.25 लाख इज पेड टू MSWE केयर एसोसिएट अ पार्टनरशिप फॉर्म विच इज अ रिलेटेड पार्टी इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ कंपनी। मतलब एक हमारी कंपनी है WE केयर जो हमारी रिलेटेड पार्टी है, ठीक है, हमने उसको क्या दिया है 3.25 लाख रुपए पर महीने हम उसको देते हैं फॉर द मार्केटिंग सर्विस जो हमारे लिए वो करता है। बेस्ड ऑन द इंडिपेंडेंट असेसमेंट द कंसिडरेशन पेड इज हायर देन द आर्म लेंथ प्राइसिंग ऑफ रुपीज 0.25 लाख। कहीं ना कहीं हम उनको 0.25 लाख रुपए ज्यादा देते हैं, जबकि 3 लाख रुपए का रेट बैठता है इसका मार्केट में, जो है आर्म लेंथ तो 3 लाख है, सबके साथ मार्केट कंपनी और डील करती है 3 लाख में, इनका को देती है 3.25 लाख। तो क्योंकि रिलेटेड पार्टी ऑब्वियसली ये दिखाना चाह रहा है, और इसका इन्होंने कोई सेपरेट डिस्क्लोजर वगैरह भी नहीं करा। रिलेटेड पार्टी के इसमें क्या चाहिए, सेपरेट डिस्क्लोजर चाहिए। यहाँ पे भी इसने कुछ ऐसा ही बोला हुआ है। एक पार्टनरशिप फॉर्म है, डायरेक्टर है जिसका, उसके साथ वो क्या कर रहे हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ 30% बेस्ड ऑन द इंडिपेंडेंट असेसमेंट। वो आर्म लेंथ प्राइस कितना बनता है 1.5 लाख बनता है, तो 4 लाख का 30% 1.20 बनता है। तो ये कह रहे हैं कि कहीं ना आर्म लेंथ प्राइस बाय रुपीज 150 लाख पर मंथ होता है। वाइल द ट्रांजेक्शन इज अकाउंटेड नो सेपरेट डिस्क्लोजर। इसका भी इन्होंने सेपरेट डिस्क्लोजर वगैरह नहीं करा, मतलब इन्होंने खर्चे कम कर दिए हैं, ज्यादा कर दिए हैं, वो दिखाने के चक्कर में इन्होंने बेसिकली क्या करा है, सिर्फ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में झोल करा है। तो अपने सिंपल बोलना है, क्लॉज 13 बोलता है क्या, जब भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन होती है तो आपको 177 188 का क्या करना पड़ता है, कंप्लायंस चेक करना पड़ता है, और आपको डिस्क्लोजर देना पड़ता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। अब इस वाले केस में 3.25 लाख रुपए जो पर मंथ आपने पे कर रहे थे, वो 0.25 लाख रुपए क्या कर रहे हैं, एक्सीड कर रहे हैं आर्म लेंथ प्राइसेस को, तो आपको उसको एज पर इंडियस 24 डिस्क्लोज करना चाहिए। तो इसको ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, रिपोर्ट करना पड़ेगा इसको अकॉर्डिंगली। क्लियर है? क्लियर है सर। चलो जी, ये वाला भी हो गया। अब एक और अच्छा सा क्वेश्चन दिखाता हूं, पेपर में तुम्हारे आएगा नहीं, थोड़ा लेवल हाई है, लेकिन ये है किसके ऊपर, 14 इंटरनल ऑडिट वाले के क्वेश्चन के ऊपर। आ जाओ देखो, वो कह रहे हैं डॉक्स लिमिटेड, सर्विस प्रोवाइडर कंपनी एंगेज इन प्रोवाइडिंग कोरियर सर्विसेज पैन इंडिया एज वेल एज इंटरनेशनली, हैज अपॉइंटेड एन इंटरनल ऑडिटर, और इन्होंने इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट भी कर रखा है, मिस्टर जी, इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनीज एक्ट। तो मतलब इन्होंने क्या करते हैं, कोरियर सर्विसेज वगैरह करते हैं जो पैन इंडिया भी है, इंटरनेशनली भी है, इंटरनल ऑडिटर भी है कंपनी के अंदर, जो कंपनीज एक्ट के हिसाब से इन्होंने लिया। चलो जी, द कंपनीज एनुअल टर्नओवर ड्यूरिंग द दिस ईयर एंड दिस ईयर हैज बीन अबाउट रुपीज 300 करोड़ रुपए ड्यूरिंग ईच ऑफ द अबव ईयर, मतलब दोनों साल में 300 करोड़ के आसपास की टर्नओवर कंपनी की थी। बिजनेस ऑफ द कंपनी हैज बीन प्रॉफिटेबल। मिस्टर जी हेड्स इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट, इंटरनल ऑडिट का डिपार्टमेंट भी कंपनी के अंदर जो मिस्टर जी हेड करते हैं। असेसिंग गवर्नेंस एक्टिविटीज, असिस्टिंग इन इंप्रूविंग रिस्क मैनेजमेंट, ये सारा काम होता है इंटरनल ऑडिट के। बिल्कुल सही कर रहे हो, रिव्यूइंग कंट्रोल्स, बहुत बढ़िया। डिस्कस द रिपोर्टिंग रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ द कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट 2000 स्पेसिफिकली इन रिलेशन टू द इंटरनल ऑडिट एंड रिलेटेड मैटर फॉर द ईयर। तो आपको ये क्लियर कट पूरी कहानी के अंदर क्या बतानी है, अपने रिपोर्टिंग रिस्पांसिबिलिटी बतानी है। अब आप ये देखोगे क्वेश्चन, तो आपको हो सकता है यही ना टैकल कर पाओ। आपको मैं बताता हूँ, आपको ये क्वेश्चन आपसे थोड़ा अबव लेवल का, आपको देने के लिए यहाँ पे कैरो वगैरह कुछ लिख देगा, ताकि आपको पता हो कि कैरो के हिसाब से आपको रिपोर्ट करना है, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात बतानी है कि डॉक्स लिमिटेड जो है हमारा कंपनी का, पहली बात तो वो क्या है कि वो तो स्मॉल कंपनी भी नहीं है, वो प्राइवेट कंपनी भी नहीं है, वो 1% कंपनी भी नहीं आ रहा, उसमें भी नहीं आ रहा, बैंकिंग और इंश्योरेंस में भी नहीं आ रहा, सेक्शन 8 में भी नहीं आ रहा, तो मतलब इसके ऊपर ऐसे कोई रेगुलेटरी नहीं लगी कि इसके ऊपर कैरो ना लगे। देयरफॉर इट डज नॉट क्वालिफाई फॉर द एग्जम्पशन ऑफ द कैरो। तो एग्जम्पशन की क्वालिफाई तो नहीं मिल रही, तो कैरो तो लगेगा भाई। तो हमें कैरो के हिसाब से इसको रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो कुछ सेक्शन के अंदर जाएगा, ये कैरो के अंदर हमारा 14 के अंदर जाएगा, जहां पे हम इंटरनल ऑडिट वाले की बात करते हैं, इंटरनल ऑडिट सिस्टम है या नहीं है। तो वेदर द कंपनी हैज एन इंटरनल ऑडिट सिस्टम जो कमेंसरेट कर रहा है साइज एंड नेचर ऑफ द बिजनेस के साथ, एंड वेदर द रिपोर्ट्स ऑफ द इंटरनल ऑडिटर फॉर द पीरियड अंडर द ऑडिटर कंसीडर बाय द स्टैट्यूटरी ऑडिटर। तो क्या ऑडिटर उसके हिसाब से उसकी रिपोर्ट को क्या करेगा, कंसीडर करेगा या नहीं करेगा, ये दोनों बातें हमारे कैरो में रिपोर्ट करनी होती है। तो ये हमें ऑडिटर को लिखना होता है, सिंपल, ठीक है। तो बेसिकली आंसर सिर्फ इतने से पॉइंट पे था, कहानी इन्होंने पूरी इतनी सारी लंबी सारी आपको दे दी थी। ये जो 300 करोड़ वगैरह देने का था, ये सारी कहानी इसके मतलब यही था कि आप इसमें एप्लीकेबिलिटी वगैरह के बारे में लिख दो, ठीक है। क्या क्लियर है? यस सर। चलो जी, तो हमारा क्या हो गया सर, हमारा 15th हो गया हमारा नॉन कैश ट्रांजेक्शंस। जल्दी से आ जाओ ऊपर, खत्म करते हैं इसको, कुछ नहीं बचा। कहां तक पहुंच गया हम, नॉन कैश ट्रांजेक्शन के ऊपर पहुंच गया। वो किससे कर रहा है, थ्रू एनबीएफसी से कर रहा है, और कैश लॉसेस को शो कर रहा है, ठीक है जी। एनबीएफसी के अंदर देख लेते हैं। एनबीएफसी के अंदर सिर्फ आपको एक सेक्शन याद रखना है, 45IA। आ जाओ। तो बेसिकली क्या कहता है क्लॉज एनबीएफसी के लिए, कि आप अगर एनबीएफसी की बात करते हो, तो आप अगर एनबीएफसी हो तो रजिस्ट्रेशन ली होनी चाहिए आपको अंडर सेक्शन 145A, अंडर सेक्शन 45A ऑफ द आरबीआई एक्ट। याद रखना, यहाँ पे आप गलती क्या करते हैं बच्चे, कंपनीज एक्ट 2013 लिखाते हैं, नहीं करना, ठीक है। एनबीएफसी आरबीआई गवर्न करता है, बैंक किसके अंदर आते हैं, आरबीआई के अंदर आते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर आप एनबीएफसी बनना चाहते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ती है अंडर सेक्शन 45IA और रजिस्ट्रेशन ले जाइए। तो 45IA ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934। अगर ऐसा है तो क्या आपने ऑब्टेन कर लिया है या नहीं कर लिया है, और वेदर द कंपनी कंडक्टेड विदाउट वैलिड सीओआर फ्रॉम द आरबीआई, या फिर कंपनी ने कंडक्ट भी कर लिया लेकिन सर्टिफिकेट ऑफ क्या नहीं लिया, रजिस्ट्रेशन लिया ही नहीं आरबीआई से, तो ये देखना पड़ेगा। तो पहली बात है, अगर आपने एनबीएफसी बनना है तो आपको रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ती है। क्या आपने ली रजिस्ट्रेशन, तो ऑब्टेन कर ली, यस और नो। अगर आप नहीं करिए, क्या आपने सीओआर फिर भी बिना सीओआर लिए भी क्या आपने शुरू कर दिया अपना काम कंडक्ट करना, बिजनेस, हाँ जी कर दिया, तो वो भी रिपोर्ट करना पड़ेगा। और अगर वेदर द कंपनी इज अ कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, ये एनबीएफसी में बहुत सारी फॉर्म्स होती है, उसमें से एक फॉर्म होती है सीआईसी, जो सबसे इंपॉर्टेंट वाली होती है। तो कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी अगर है कंपनी, तो
फुलफिल्स द क्राइटेरिया एज पर आरबीआई। तो आरबीआई के बहुत सारे क्राइटेरियाज है कि इतने परसेंट से ऊपर आपका ये नहीं होना चाहिए, 50% से आपकी लिक्विड एसेट, ये सारी बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं। वो एनबीएफसी में नहीं जाएंगे, वो आप एनबीएफसी के चैप्टर में पढ़ते हो फाइनल के अंदर, ठीक है। तो सिंपल सी बात क्या है, इनवैलिड प्रोविजंस को आपको क्या करके चलना पड़ता है, देखना पड़ता है, कंप्लाई करके चलना है। तो सिंपल बात क्या याद रखनी है, 45 आईवी में रजिस्ट्रेशन लेनी है, ले ली है तो बहुत बढ़िया, नहीं ली और आपने बिजनेस शुरू कर दिया है, आपने कंपनी क्या कर दिया, शुरू कर दिया विदाउट सीओआर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिपोर्ट करना पड़ेगा ऑडिटर को। और साथ में अगर आप सीआईसी हो, एनबीएफसी जो है सीआईसी है, तो साथ में आपको सारी की सारी एज पर द आरबीआई की जितनी भी प्रोविजन है उन गाइडलाइन को फॉलो करना पड़ेगा, सारे क्राइटेरिया को। क्लियर? यस सर। वो क्या कर रही है, साथ में एनबीएफसी कैश लॉसेस को दिखा रही है। तो कैश लॉसेस की बात आती है, तो एक छोटा छोटा सा पॉइंट है वो मैं आपको समझा रहा हूं जो इसके लिए लॉस के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे उसमें 45 आई इंपॉर्टेंट था, सीआईसी इंपॉर्टेंट था, इसमें क्या कह रहा है, क्या कंपनी ने कैश लॉसेस इनकर करे हैं तो बहुत बढ़िया, लेकिन इसके अंदर याद क्या रखना है, करंट ईयर वाले भी हो और इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल, मतलब पिछले साल वाले भी, पिछले सालों वाले नहीं, पिछले साल वाले। तो मतलब करंट ईयर भी और साथ में प्रीवियस ईयर भी, दोनों के अंदर अगर कैश लॉसेस वगैरह अगर कंपनी ने इनकर करे हैं तो अमाउंट ऑफ कैश लॉसेस को क्या करना पड़ता है, डिस्क्लोज करना पड़ता है। ये किसके लिए सोचो इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होती होगी, इन्वेस्टर्स के लिए, कि लास्ट के 2 साल से तो कंपनी को कैश लॉसेस ही हो रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट उनके लिए। तो इसलिए ऑडिटर को डालना पड़ता है अपनी रिपोर्ट के अंदर कि पिछले 2 सालों में, मतलब करंट ईयर और प्रीवियस ईयर में क्या कोई कैश लॉसेस है तो रिपोर्ट करना पड़ेगा। क्लियर? ठीक है जी। तो ये मेरी तीसरी लाइन के सारे 17 तक कवर हो जाते हैं यहाँ पे। तो 11 to 17 डन, 12 to 17 सॉरी। अब क्या आता है, अब एक बंदा है जो पता उसने सारा कुछ देखा, तो वो जो ऑडिटर है वो कह रहा है मैं बाहर जा रहा हूं छोड़ के, तो रेजिग्नेशन जो आउटगोइंग ऑडिटर है वो क्या इशू करेगा, साथ में वो फिर गोइंग कंसर्न पे कंसर्न रेज करके जाता है और बोलता है कि जो आपका पैसा है वो कहां, वो कहता है पैसा जा कहां रहा है, इधर उधर नॉन कैश, तो कैश कहां जा रहा है, वो कहता है सीएसआर में जा रहा है और वहां पे भी अभी अनस्पेंट पड़ा होगा, और साथ में ग्रुप कंपनीज के पास जा रहा है वो कहीं ना कहीं, जिसके ऊपर जिनको रिमार्क मिलने वाला है। चलिए जी, इनके बारे में, चारों के बारे में कहानी छोटी सी सेट कर लेते हैं। पहले तो बात करते हैं क्लॉज नंबर 18 की। ये बंदा क्या है, इश्यूज रेज्ड बाय द आउटगोइंग ऑडिटर। तो बंदा रिजाइन करके बाहर जा रहा है, मतलब एनी रेजिग्नेशन ऑफ द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ड्यूरिंग द ईयर, ऑडिटर को चेक करना पड़ता है क्या कोई स्टैट्यूटरी ऑडिटर की रेजिग्नेशन है ड्यूरिंग द ईयर में, हाँ सर हो रही है, इफ सो वेदर टेकन इनटू कंसीडरेशन द इश्यूज ऑब्जेक्शन और कंसर्न रेज्ड बाय द आउटगोइंग ऑडिटर। तो उसने जो भी कंसर्न्स वगैरह रेज करे हैं, क्या आपने उनको क्या कंसीडर कर लिया है या नहीं कर लिया, मतलब उसने ये निधि के बारे में बताया होगा कंपनी को, तो पूछना चाहता है क्या निधि वाले सारे कंसर्न आपने कंसीडर कर लिए हैं ना, कि वो जो बता के कि आपकी गोइंग कंसर्न वगैरह पे असेसमेंट वगैरह करनी पड़ेगी आपको, तो वो सब कर लेना। तो वही वाली बात कर रहा है। तो क्या चेक करता है ऑडिटर, क्या कोई आउटगोइंग ऑडिटर है जो रिजाइन करके जा रहा हो, अगर जा रहा है तो क्या उसने जो बोली है बातें वो आपने कंसीडर कर ली हैं, जो भी इश्यूज ऑब्जेक्शन उसने रेज करे हैं वो कंसीडर कर लिए होने चाहिए। बिल्कुल सिंपल, हाँ जी सर कर लिए। उसने किसके बारे में रेज करा था सर, उसने रेज करा था गोइंग कंसर्न के बारे में। गोइंग कंसर्न के बारे में रेज करा था क्या, तो बेसिकली एक्जिस्टेंस ऑफ द मटेरियल अनसर्टेनिटी। वो क्या क्या जा रहा है भाई, मटेरियल अनसर्टेनिटी नजर आ रही है जो निधि कर रही है। तो क्लॉज नंबर 19 क्या है, गोइंग कंसर्न के बारे में, कि ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल रेशियोज को देख लो भाई, गड़बड़ हो रही है, एजिंग ऑफ द फाइनेंशियल एसेट पुराने हो जा रहे हैं, पेमेंट ऑफ द फाइनेंशियल लाइबिलिटीज देनी पड़ रही है, ऑडिटर नॉलेज ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड द मैनेजमेंट प्लान्स। तो ये सारी बातें जो ऑडिटर को पता थी, वो जो और स्टैट्यूटरी ऑडिटर था जो आपको ऑर्डर करता उसको ये सारा पता था, उसने फाइनेंशियल रेशियोज चेक करी होंगी, एजिंग करी होगी फाइनेंशियल एसेट की, पेमेंट ऑफ द फाइनेंशियल लाइबिलिटीज को देखा होगा कि भाई ऑब्लिगेशन बहुत ज्यादा, एसेट बहुत कम है, और ऑडिटर की नॉलेज होगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह को लेके कि इनकी इंटेंशन ही खराब है। इसमें कौन आ गई, निधि का जो डायरेक्टर के साथ रिलेटेड पार्टी थी वो पता चल गया उसको। तो ये सारी बातों से वो क्या कहता है, वेदर द ऑडिटर इज ऑफ द ओपिनियन, उसके ओपिनियन में कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट नहीं करती एज ऑफ द डेट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट। दो, कंपनी इज कैपेबल ऑफ मीटिंग इट्स लायबिलिटी एग्जिस्टिंग एट द पीरियड। ये दो आंसर उसको हाँ करने चाहिए अगर वो ना कर रहा है, लेकिन वो इस वाले केस में, क्योंकि उसने निधि का केस देख लिया होगा। तो क्या कहना चाह रहा है कि अगर ऑडिटर को सब कुछ चेक करने के बाद हमें देखना होता है कि ऑडिटर का ओपिनियन क्या है, किसको लेके, मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न को लेके। वो कहता है क्या कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी कोई एग्जिस्ट नहीं करती ऑन द डेट ऑफ द ऑडिटर रिपोर्ट, कंपनी इज कैपेबल ऑफ मीटिंग इट्स लायबिलिटी, क्या कंपनी अपनी लायबिलिटीज को मीट कर लेगी, मतलब कंपनी चलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, तो बहुत बढ़िया। अगर उसने रेज करे हैं कंसर्न कंपनी गोइंग कंसर्न को लेके, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिपोर्ट करना पड़ेगा कैरो में। तो कैरो में रिपोर्टिंग कब आएगी, जब वो गोइंग कंसर्न को लेके क्या करेगा, क्या करेगा, डाउट रेज करेगा। ठीक है, तो सिंपल सा, तो जो निधि वाली कहानी है उसे डाउट रेज होगा तो डेफिनेटली उसे रिपोर्ट करना पड़ेगा। क्लियर? क्लियर सर। चलिए जी, उसके बाद क्या आया सर हमारा 20। वो कहता है वो पैसा गया कहां, नॉन कैश वाला था तो कैश कहां है, वो कहता है उसे बोला ट्रांसफर कर दिया हमने अनस्पेंट सीएसआर अमाउंट के अंदर। सर वो सीएसआर अमाउंट के अंदर उन्होंने डाल दिया है। अच्छा, तो कंपनी ने क्या ट्रांसफर करा है, अनस्पेंट अमाउंट टू अ फंड स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल्स। कुछ नहीं याद रखना, तो क्या उन्होंने एक स्पेसिफिक अकाउंट में डाल दिया अपने फंड को, सीएसआर फंड के अंदर, हाँ सर डाल दिया विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months ऑफ द एक्सपायरी ऑफ द फाइनेंशियल ईयर अंडर सेक्शन 135। तो कितने महीने के अंदर डालना होता है, यहाँ पे एक कौन सा पॉइंट है जो एमसीक्यू में पूछा जाता है, विच इज कंपनी ने क्या ट्रांसफर कर दिया है अनस्पेंट अमाउंट तो फंड के अंदर विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months के अंदर अंदर फंड ट्रांसफर कर देना चाहिए फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। मतलब फाइनेंशियल 31 मार्च को एक्सपायर हुआ तो आपको 6 महीने के अंदर, मतलब सितंबर से पहले आपको फंड अनस्पेंट फंड में डाल देना चाहिए अकाउंट के अंदर। और वेदर एनी अमाउंट रिमेनिंग, अगर कोई पैसा बचता है एज बी ट्रांसफर टू स्पेशल अकाउंट इन कंप्लायंस विद द प्रोविजन ऑफ 135(6), अगर वो पैसा बचता है
क्योंकि आपने किसी पर्पस के लिए बाहर रखा है तो फिर उसको एक स्पेसिफिक अकाउंट में डाल के आपको रखना पड़ता है, जिसे स्पेशल अकाउंट बोलते हैं अंडर सीएसआर। ठीक है, तो बेसिक सिंपल सी कहानी क्या है कि अगर जो अपने पैसा है जो आपने सीएसआर के लिए करना है, तो क्या आपने सीएसआर के अंदर डाल दिया, उसको 135(5) बोलता है विद इन द पीरियड ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। अगर आपने उसको नहीं डाला, तो अगर आपने उसे किसी पर्पस के लिए यूज करने के लिए रखा हुआ है, तो आप उसे स्पेशल अकाउंट में डालोगे एज पर सेक्शन 135(6). सेक्शन याद रखने की जरूरत नहीं है, 135 सेक्शन सीएसआर का होता है, इतना याद रख सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली ट्रांसफर ऑफ फंड की बात कर रहा है कि वो अनस्पेंड वाले फंड में अकाउंट में पड़ा है या स्पेशल अकाउंट में पड़ा है, दैट्स इट। ये अब आपको डालना है। ठीक है, ठीक है सर। और लास्ट में वो क्या कहता है सर, वो जो सीएसआर वाली है वो किसकी है, वो सर वो किसकी है, वो कहीं ना कहीं सर हमारी ग्रुप कंपनीज की है। तो एक बात याद रखना, ग्रुप कंपनीज के ऊपर कोई भी सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होता। ये ऊपर मैं बताना आपको भूल गया क्योंकि मैंने इसी के साथ बताना था क्या, जो पूरा का पूरा ऊपर हमने एप्लीकेबिलिटी पढ़ी थी उसके अंदर याद रखेंगे कि गोइंग कंसर्न के मतलब ग्रुप कंपनीज के ऊपर पूरे के पूरे कैरो के क्लॉज नहीं लगते 1 से 20 तक। एक ही क्लॉज लगता है विच इज क्लॉज नंबर 21, दैट्स इट। ये स्पेसिफिकली ग्रुप कंपनीज के लिए बना है। ग्रुप कंपनीज के ऊपर कोई और क्लॉज नहीं लगेगा, मतलब कहीं पे भी नहीं लगेगा, कंसोलिडेशन के ऊपर कोई क्लॉज नहीं लगेगा, बस ये क्लॉज लगेगा। क्या क्लियर है? यस सर, ठीक है। तो वो कह रहा है क्वालिफिकेशन और एडवर्स मार्क मिलने वाला है आपको इन द कैरो रिपोर्ट ऑफ द ग्रुप कंपनीज। मतलब ग्रुप कंपनीज के क्या किसी को क्या कैरो के अंदर ग्रुप कंपनीज के जो कैरो की रिपोर्ट बनी हुई, क्या उसमें कोई क्वालिफिकेशन या एडवर्स रिमार्क है या नहीं है, हमें ये चेक करना होता है। तो वेदर एनी क्वालिफिकेशन और एडवर्स मार्क विद रिस्पेक्ट टू द ऑडिटर्स इन द कैरो रिपोर्ट ऑफ द कंपनीज इन द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर कोई कैरो मिलता है यस, तो आपको डिटेल्स देनी पड़ती है ऑफ द कंपनीज एंड द पैराग्राफ नंबर। कंपनीज का मतलब क्या है, अब उसको जो कंसोलिडेटेड जब बनी होगी तो वो जो एडवर्स रिमार्क होगा वो किसी के हिसाब से भी हो सकता है। कोई सब्सिडरी 1 भी हो सकती है, सब्सिडरी 2 जेवी हो सकती है, उसकी एसोसिएट हो सकती है, इनमें से किसी को भी मिला होगा तो वो उसकी कंसोलिडेशन में भी आ रहा होगा। तो कंसोलिडेशन में बहुत क्लियर करना पड़ता है कौन सी कंपनी को एडवर्स रिमार्क मिला है या कौन सी कंपनी को क्या मिला है, क्वालिफिकेशन मिली है, ये क्लियर करना बहुत जरूरी है। ऐसे पूरी सीएफएस पे नहीं मान लेंगे, अगर सब्सिडरी 1 को मिला तो सब्सिडरी 1 पे ही क्वालिफिकेशन है, बाकी सब सही है। तो यही बताना पड़ता है द कैरो रिपोर्ट कंटेनिंग द क्यूए रिमार्क कि कौन सी वाली कंपनी को मिला है, उसकी डिटेल दे दो और पैराग्राफ नंबर दे दो, कहां पे बताया गया है कि क्या रीजन क्या है उसका, कि किस वजह से क्वालिफिकेशन दी है। ये हमारे कवर हो जाते हैं सारे के सारे पूरे के पूरे क्लॉजेस नंबर 1 से लेके 21 तक। आई होप मैंने जस्टिफाई किया हो, थोड़ा टाइम लगाया ताकि आप लोगों को समझ आए, और कोई क्वेश्चन भी नहीं है, सारे क्वेश्चंस भी मैंने आपके साथ में इसके कवर करवा दिए। तो आरटीपी एमटीपी सारी आपकी कवर है ऑलमोस्ट, आपको कुछ नया नहीं करना है, बस इतना कर लेना। कुछ भी चाहिए होगा मुझसे तो प्लीज डू आस्क मी, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू ऑल। ठीक है, चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू। अच्छे से पढ़ो ये टॉपिक, एक बार अच्छे से लगा के आप खुद से पढ़ोगे तो मुझे नहीं लगता आपको प्रॉब्लम आएगी। याद रखना मेरी बस इस बात को, सर कौन से वाली सर, बस इसको, ताकि आप कुछ भूले ना, जो मेरी ऊपर की स्टोरी है। ठीक है, उसको मत भूलना, बाकी कुछ भी भूल सकते हो लेकिन इसको मत भूलना। रखेंगे याद? रखेंगे सर, रखेंगे। ठीक है जी, तो बस ये याद रखने की जरूरत है आपको। जल्दी से मेरे साथ एक बारी, फिक्स इन्वेंटरीज क्या करती है, गिव करती है लोन एंड डिपॉजिट को 1 to 5 खत्म। फिर जो हमारे कॉस्टली ड्यूज होते हैं वो तो अनरिकॉर्डेड होंगे या रीपेड होंगे, हमने किस लिए करे होंगे, आईपीओ फ्रॉड को करने के लिए करे होंगे, 11 तक खत्म। फिर जो निधि है वो रिलेटेड कंपनी है किसकी सर, इंटरनल ऑडिटर की, जिससे इंटरनल ऑडिट सिस्टम का हमें पता चलता है। क्या करती है वो, नॉन कैश ट्रांजेक्शन करती है, किसके थ्रू करती है, एनबीएफसी के थ्रू करती है, और दिखाती है क्या, कैश लॉसेस। उसके बेसिस पे क्या हो गया, जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर था जो रिजाइन करके जाना पड़ा बेचारे को, वो जाता जाता क्या बोल के जा रहा है कि आपका जो पैसा है क्या वाला, जो कैश वाला जो उसकी वजह उसको क्या लगा, उसकी वजह से उसने किस पे कंसर्न रेज करा, गोइंग कंसर्न पे। गोइंग कंसर्न पे कंसर्न रेज करने कंपनी ने उसे पूछा तो उसने बताया जो आपका कैश है वो कहां जा रहा है, वो सीएसआर के पास जा रहा है, ग्रुप कंपनीज वाली। तो सीएसआर मतलब सीएसआर की या तो अनस्पेंड वाला जो उनका अमाउंट है वो 6 मंथ्स के अंदर अकाउंट में डाल दो, नहीं है तो स्पेशल अकाउंट में डाल दो। और उसके बाद ग्रुप कंपनीज का कोई भी क्लॉज नहीं लगता, सिर्फ क्लॉज नंबर 21 लगता है। और वो बोलता है कोई भी क्वालिफिकेशन एडवर्स रिमार्क है आपकी रिपोर्ट, आपको पूरी की पूरी रिपोर्ट के अंदर मिला है, वो कहती है मिला है जी। तो वो किस वाली एंटिटी के लिए मिला है, किस कंपनी के लिए मिला और कौन से पैराग्राफ में बता दो, एज सिंपल एज दैट। और यहाँ पे खत्म हो जाता है हमारा कैरो। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, टाटा, सी यू, बाय।